आसन का ये भी सौभाग्य है कि पूरा आसन का अभिवादन अकेले नगेंद्र बाबू को मिला। प्रश्नकाल अल्पसूचित प्रश्न माननीय सदस्य श्री चंद्रदेव महतो। अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्राप्त है और जो उत्तर मिला है और जो सवाल था कि बायोमेडिकल वेस्टेज के निस्तारण के लिए जो एजेंसियां काम कर रही है, वो एजेंसियां धरातल पर सही मायने में काम नहीं कर रही है। पूरे राज्य में 6 जगह रामगढ़, धनबाद, लोहरदगा, पाकुड़ और देवघर में ये काम कर रही है। लेकिन हम लोग जब देखते हैं किसी भी अस्पताल से कचरे का उठाव हम लोग नहीं देख पाते हैं। नियमतः 48 घंटे में कचरे का उठाव होना चाहिए, कहीं नहीं हो रहा है। और एक जिले से जितने माननीय है, एक जिले से जहां नहीं है इसका निस्तारण का यूनिट, वहां से दूसरे जिले तक ले जाने का व्यवस्था कहीं नहीं है। और जहां तक धनबाद की बात है, धनबाद में आज भी न सदर अस्पताल पीएमसीएच में हम लोग डस्टबिन भी 4 रंग का जो डस्टबिन है उसको भी देख पाते हैं। तो सीधा साधा जो जवाब दिया गया है, जब सुपरिटेंडेंट से बात हम लोग करते हैं तो वो बताते हैं कि हम लोग उस कंपनी के खिलाफ नहीं जा सकते हैं, इसलिए कभी कभार हम लोग कचरे को ऐसे ही जला देते हैं। आज भी एसएमसीएच का जो बेसमेंट है उसमें भी कचरा का अंबार है, कहीं उसका निस्तारण नहीं हो रहा है। माननीय मंत्री जी। सुन लीजिए, बोलिए। घड़ी है वो बंद पड़ी हुई है महोदय, घड़ी बंद नहीं रहना चाहिए। सदन की घड़ी है वो बंद है महोदय, घड़ी बंद नहीं रहनी चाहिए महोदय। चलिए माननीय मंत्री दिखवा लेते हैं। सर, माननीय सदस्य जी को सर विस्तार पूर्वक इसलिए लेट हो गया ना, वो जवाब दे दिया गया महोदय। उनका पहला जो पूरक था महोदय, उन्होंने कहा कि धनबाद सहित राज्य के सभी जिलों में सरकारी बायो मेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट नहीं है महोदय। तो सच्चाई ये है महोदय कि अभी पूरे राज्य में 6 बायो मेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित है महोदय। जो मैं बताना चाहता हूँ, बायोलॉजिकल लैब प्राइवेट लिमिटेड धनबाद एवं रामगढ़ में अवस्थित है महोदय। लोहरदगा में मेडिकेयर बायोमेडिकल वेस्ट प्लांट अवस्थित है महोदय। आदित्य वेस्ट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड आदित्यपुर में है महोदय। ग्रीनलैंड वेस्ट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड पाकुड़ में है महोदय। और प्रकृति वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट देवघर में स्थित है महोदय। तो अभी 6 जगह बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट हम लोगों ने लगाया है महोदय। और सब इनका कहना है कि सभी जिलों में और धनबाद मेडिकल कॉलेज में क्यों नहीं है, वहाँ भी है महोदय। और इसके लिए कोई प्रक्रिया है महोदय। तो आपको बताना चाहते हैं महोदय कि पॉल्यूशन से रिलेटेड होता है महोदय। जो पॉल्यूशन से रिलेटेड है तो हमको सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से एनओसी लेना पड़ता है। उसके बाद महोदय जेपीएससीबी से झारखंड स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से भी हमको लेना पड़ता है। उसके बाद सीटीओ लेना पड़ता है महोदय। तो प्रक्रियाधीन है महोदय। तो हम आश्वस्त करते हैं माननीय विधायक को कि हम लोग 6 जहाँ पर बायोमेडिकल वेस्ट प्लांट है उसके माध्यम से हम लोग लिफ्ट भी करते हैं, दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाके वहाँ लिफ्ट करके उसको हम लोग खत्म करने का काम करते हैं वेस्ट को महोदय। और पूरा तो बताइए। माननीय सदस्य। अध्यक्ष महोदय, मेरा ये है कि 6 यूनिट जो है वो 6 यूनिट में भी अभी ठीक से काम नहीं हो रहा है। कचरे का उठाव नहीं हो रहा है और ना उसका निस्तारण किया जा रहा है। जो मॉनिटरिंग एजेंसी है वो आज तक कितना निरीक्षण किया गया उस पर, और निरीक्षण के बाद क्या कार्रवाई हुआ किसी पर, किसी निजी अस्पताल पर, सरकारी में कहीं आज तक यदि कार्रवाई को देखे तो 0 है। तो इसका मतलब है कि पूरा सब काम हो रहा है। यदि काम हो रहा है तो ये सिर्फ कागजों में हो रहा है। सर, मंत्री जी, मेडिकल व्यवस्था है सर, ये कागजों में कार्रवाई नहीं होती है। हम आपको बताना चाहते हैं महोदय
इस पे दो टाइप का जो कचरा होता है महोदय, दो टाइप का वेस्ट हम लोग लगाते हैं। एक होता है महोदय हॉस्पिटल जो वेस्ट होता है, उसके तहत महोदय हम लोग जैसे जो चाय वगैरह पीता है, कप वगैरह फेंक देता है, उसको हम लोग डिस्पोजल करते हैं महोदय। दूसरा है बायोमेडिकल वेस्ट प्लांट, जिसके तहत महोदय ऑर्गन वगैरह जो है, किसी का पैर कट गया, उसको किसी का हाथ कट गया, महोदय किसी का ऑर्गन है, उसको सर हम लोग डिस्पोजल करते हैं। उसके लिए अतिरिक्त मशीनें आती है, जिसके लिए हमको सीटीओ लेना पड़ता है। तो महोदय ये बात सही है कि पूर्व में हम लोगों ने किया था, लेकिन अब महोदय नई टेक्निक आ गई है। मैं आपके माध्यम से माननीय विधायक जी को आश्वस्त करता हूँ महोदय, एक नई टेक्निक आ गई है। इनका कहना था कि मॉनिटरिंग होता है कि नहीं होता है, हम लोग मॉनिटरिंग करते हैं और सारी जानकारी हम लोग को प्राप्त रहता है महोदय। और हम चाहते हैं हॉस्पिटल पूरा हाइजीनिक हो, उसके तहत हम लोग काम भी कर रहे हैं। हम नई टेक्निक आपके माध्यम से बताना चाहते हैं महोदय कि आने वाले दिनों में बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट के तहत महोदय हम लोग सभी जगह पर हम लगाने जा रहे हैं, जो हाईटेक होगा, और इसके लिए कोई हमको एजेंसी से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो थोड़ा वेट कीजिए, सभी सदर हॉस्पिटल में और मेडिकल कॉलेज में हम लोग ये ट्रीटमेंट प्लांट हम लोग लगाने जा रहे हैं महोदय, जो माइक्रो वेस्ट प्लांट होगा महोदय, तो पूरा कीटाणु रहित होगा महोदय। हम लोग टेंडर भी कर दिए हैं, बहुत जल्द लग जाएगा और आपकी जो पीड़ा है वो खत्म कर देंगे महोदय। अध्यक्ष महोदय, यदि जो एजेंसियां काम कर रही है, यदि ठीक ढंग से काम हो रहा है, तो लोगों को कोर्ट का शरण में जाने का जरूरत नहीं पड़ता। आज ही का पेपर में आया है, कोर्ट का जजमेंट है कि बायोमेडिकल कचरे की बार कोडिंग और डिजिटल ट्रैकिंग कोर्ट ने किया अनिवार्य। कोर्ट अपना डिसीजन दे रहा है, तो इसका मतलब जो कोर्ट के शरण में जो गए हैं, उनका जो ही है वो सही है कि सही मायने में कचरे का निस्तारण नहीं हो रहा है। और यदि समय पर नहीं होता है, 48 घंटे में बायोमेडिकल कचरे को यदि नहीं उठाया जाता है, तो संक्रमण होगा। संक्रमण से विभिन्न बीमारी फैलेगा। लोग बीमारी दूर करने के लिए अस्पताल जाते हैं, एक बीमारी दूर करने के जगह पर 10 बीमारी लेकर के यदि घर आएंगे, तो ये गंभीर मामला है, इसको गंभीरता के साथ लिया जाना चाहिए। माननीय मंत्री जी। सर बिल्कुल सर, हम लोग गंभीर हैं सर, और हम लोग हाइजीनिक से कोई कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। आप अभी चले जाइए। माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री जी, माननीय विधायक जी सवाल को लाए हैं, तो निश्चित रूप से उनको कहीं से न कहीं से इन्फॉर्मेशन मिला होगा कि ये जो काम जिन विभागों को दिया गया है या जिन एजेंसियों को दिया गया है, ये लोग ठीक ठाक ढंग से काम नहीं कर रहे हैं। और ये मामला इतना गंभीर है, इस मामला के संवेदनशीलता को देखते हुए माननीय विधायक जी सवाल लाए हैं। तो इस दृष्टि से आपको जवाब देना पड़ेगा कि अगर नहीं हुआ है तो उसको त्वरित करवा दीजिए। माननीय सदस्य और एक विषय बोल रहे हैं कि अगर कहीं किसी पर कार्रवाई भी हुआ है नहीं काम करने के एवज में, तो उसका भी कोई सूचना उनके पास नहीं है, तो उसको थोड़ा सा चुस्त दुरुस्त करना पड़ेगा। सर देखिए सर, स्वास्थ्य विभाग पूरा गंभीर है सर, और माननीय सदस्य की चिंता वाजिब है। हम इसको दिखवा लेते हैं, अगर कहीं कोई त्रुटियां मिली तो निश्चित तौर पर इन लोगों पर हम कार्रवाई करेंगे। ठीक है चंद्रशेखर जी, एक समय सीमा इस पर ही कर दीजिए। ये जो 6 एजेंसी का काम कर रहे हैं, कितने दिनों में ये पूरा सुचारू रूप से काम करेगी? सर बहुत जल्द सर, हम खुद लगे हुए, हम खुद भी गए थे, हमको कचरा देखने को मिला था, हम उस पर कार्रवाई भी की है महोदय। अगर पर्टिकुलर कोई जगह चिन्हित करके बताए माननीय सदस्य, तो उस पर हम कार्रवाई करेंगे महोदय। हाँ मथुरा साहब, मथुरा बाबू। महोदय, धनबाद एक ऐसा जगह है महोदय जहाँ 3-4 जिला का पेशेंट वहाँ आता है, और पीएम से जो शहीद निर्मल मोहता अस्पताल है, वहाँ भारी अनियमितता इसमें देखा गया है महोदय। इसलिए माननीय सदस्य जो लाए हैं, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, इसमें कमेटी बनना चाहिए महोदय, तब तक जब तक इसकी जांच नहीं हो। भारी वहाँ पर ये है महोदय। अगर लगता है माननीय सदस्य को सर, मैं कह रहा हूँ कचरे में कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए, सब चाहता है हाइजीनिक हो, और हम लोग भी चाहते हैं हाइजीनिक हो महोदय। अगर पर्टिकुलर कोई एजेंसी गलत काम कर रही है तो आप मुझे चिन्हित करें, मैं उस पर कार्रवाई करूंगा सर। चलिए। अध्यक्ष महोदय, जो एजेंसी है धनबाद में जो काम कर रही है, वो एजेंसी का प्रभाव इतना है कि अस्पताल प्रबंधन या सुपरिटेंडेंट उसके खिलाफ में कचरे का उठाव नहीं होता है, तो किसी के कहीं भी वो शिकायत नहीं कर पाते हैं।
अपने स्तर से ही करते हैं, इतना प्रभाव रख रहे हैं। क्या आप क्या बोल रहे हैं? माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी इरफान अंसारी जी इतने संवेदनशील है, फिर भी माननीय सदस्यगण प्रश्न उठाते रहते हैं महोदय। आपने देखा महोदय कि सामने में गाड़ी माननीय मंत्री जी की खड़ी थी, इसलिए एम्बुलेंस में जो सीरियस पेशेंट थे उनको स्ट्रेचर में ले जा करके पैदल ले जाना पड़ा महोदय 300 मीटर। इतने गंभीर संवेदनशील है महोदय, तभी प्रश्न उठाते रहते हैं आप लोग। आपको बोला एमा का जो एप्लीकेशन है महोदय, आज पूरी तरीके से काम नहीं कर रहा था महोदय, जिसके कारण प्रश्न हमने शून्यकाल में ला नहीं सका। ओह, अब बैठिए। अभी स्वास्थ्य के कचरा उठाव का बात हो रहा है अमित जी, उसी को समाधान की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। थोड़ा समाधान करने दीजिए माननीय मंत्री जी हैं। अध्यक्ष महोदय जी बोल रहे हैं, माननीय विधायक बार बार बोल रहे हैं जो पीएमसीएच और एसएनसीएच जो धनबाद के सदर हॉस्पिटल है उसकी एजेंसी इतनी मतलब प्रभावशाली है जो उस पर कार्रवाई नहीं होती और काम भी नहीं करते। महज एग्रीमेंट कर देना और प्लांट लगाने से तो कुछ काम नहीं होगी। आप हायर टेक्नोलॉजी लाएंगे फिर भी आप ऐसी एजेंसी को दे देंगे जो काम ही नहीं करेंगे तो क्या लाभ है। तो आप बेहतर होगा उसके ऊपर कार्रवाई कीजिए। आप डीसी से उपायुक्त से ये मंगा लीजिए, एक रिपोर्ट मंगा लीजिए, उसके ऊपर कार्रवाई कीजिए, दूसरी एजेंसी को दीजिए वो अगर काम नहीं कर रहे तो। अगर क्वेश्चन आया है विधानसभा में तो उस पर कार्रवाई भी होनी चाहिए, सिर्फ आश्वासन तो सब जगह देने से नहीं ना होगा। माननीय मंत्री जी। सर एक मिनट सर। माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री जी सर एक मिनट। आगे 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 सर मैं जवाब दे रहा हूँ। आगे आगे सर माननीय मंत्री जी, मैं जवाब दे रहा हूँ। माननीय मंत्री जी, कई माननीय सदस्यों ने इस विषय पर इंगित किया और आपके संज्ञान में भी देने का काम किया और उसमें दो बात आ गया, एक तो कचरा का उठाव और दूसरा प्रभावशाली व्यक्ति। तो जरा जांच करवा लीजिए क्या बात है, वास्तविकता क्या है, जांच करा के उसका निदान करिए। सर मैं कचरा प्लांट में कौन प्रभावशाली एजेंसी है महोदय मैं जांच कराऊंगा और निश्चित तौर पर जब ये बातें सामने आई सदन में मैं देख लूंगा और कार्रवाई करूंगा। दूसरा बात है महोदय, नीरा यादव जी ने जो बातें कहा, कम से कम मैं ये कहना चाहता हूं। आप नीरा यादव जी के बात पर मत जाइए, आप चंद्रदेव महतो जी के बात। मैं आश्वस्त करता हूं सर कि आप मुझे पर्टिकुलर आपने मुझे बताया धनबाद में इसकी जांच होगी और जांच में अगर सर कोई दोषी होगा तो उस पर कार्रवाई होगी। हो गया, चलिए। बायोजेनेटिक लैब प्राइवेट लिमिटेड माननीय सदस्य देवेंद्र कुमार, हो गया चंद्रदेव जी, हो गया, बोल दिया मंत्री जी, हो गया। देवेंद्र कुमार जी, देवेंद्र कुमार जी, आज होली है, होली है मैडम, मेरा चलिए देवेंद्र अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न का जवाब स्वीकार है, लेकिन एक इसमें सवाल है हुजूर। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 20 में वर्णित प्रावधानों के विरुद्ध अवैध भूमि हस्तांतरण की स्थिति में उक्त अधिनियम की धारा 42 के तहत अवैध दखलकार को आंतरिक भूमि से बेदखल करते हुए मूल रैयत की भूमि को वापस हेतु प्रावधान वर्जित है। तो ये वर्जित जो है हुजूर, ये वर्जित अनुपालन कहाँ किया जाता है? जैसे हमारे संथाल परगना में साहिरगंज, पाकुड़, अब तो दुमका जिला में भी प्रभावित होने लगा हुजूर। अब ये बहुत ही ये जो संभावना है, अब जो है हम संथाल परगना हम लोग को गैर आदिवासी गैर मूलवासी को अब वहाँ रहने का ही नौबत आने वाला है कुछ दिनों के बाद। ये कैसा है, ये वर्णित है जो अनुपालन संबंधी रिपोर्ट नहीं दिया जाता। हम लोग क्या जानते हैं कहाँ क्या हो रहा है? आज मैं खुद कर रहा हूँ दुमके जिले में जरमुंडी प्रखंड में ही इसी तरह घुसपैठियों का शुरुआत होने जा रहा है, हो गया शुरू। तो ये बहुत ही आश्चर्य की बात है कि सरकार के द्वारा ये कैसे ये सब समाधान हो, कैसे उच्च स्तरीय जांच हो जो इसका समाधान ले देते मंत्री जी सत्तर। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य देवेंद्र कुमार जी एसपीटी एक्ट के संतालपना टेंडेंसी एक्ट के बारे में धारा 20 के बारे में कह रहे हैं। तो हम लोग ने स्पष्ट कर दिया है कि धारा 20 में वर्णित प्रावधान के विरुद्ध अवैध भूमि हस्तांतरण की स्थिति में उक्त अधिनियम की धारा 42 के तहत अवैध दखलकार को अंतिम भूमि से बेदखल करते हुए मूल रैयत को भूमि वापसी हेतु प्रावधान
वर्णित है, वर्जित नहीं है बल्कि वर्णित है। यदि गलत ढंग से सेक्शन 20 के रहते हुए कोई दखल कर लेते हैं, वैसे स्थिति में सेक्शन 42 के तहत अवैध दखलकार को अंतरिम भूमि से बेदखल करते मूल रैयत को भूमि वापसी का प्रावधान है। हम लोग का उत्तर में भी वर्णित ही आया है। हाँ, ठीक, वर्णित दिया है, वर्जित नहीं है माननीय सदस्य, ये वर्णित है। ठीक है हुजूर, तो मेरा ये कहना है कि सबसे पहले तो संथाल परना टेंडेंसी एक्ट 1911-1949 को धारा 20 के तहत भूमि को अवैध हस्तांतरण का अवैध दखल वर्जित है, परंतु हाल के दिनों में इसका उल्लंघन बड़े पैमाने पर हुआ है। अवैध घुसपैठ कर भूमि पर कब्जा किया जा रहा है, जिससे डेमोग्राफी बिगड़ा हुआ। यह गंभीर विषय महोदय, सड़क निर्माण या अन्य विकास कार्य निजी संस्थाओं को भूमि आवंटन में इस धारा का पालन नहीं हुआ है। संथाल के आदिवासी मूलवासी खतरे में है महोदय। इसकी उच्च स्तरीय जांचों एवं कार्रवाई की मांग सरकार से करता हूँ। जी महोदय। माननीय मंत्री जी, में एसपीटी एक्ट में प्रावधान है अध्यक्ष महोदय कि मान लिए उस तरीके से किसी ने गलत ढंग से उसको एक्युपाई कर लिया तो उसमें प्रक्रिया है, कोर्ट का भी मामला है, सेक्शन का ये है कि उस अवैध दखलकार को किस तरीके से बेदखल करके फिर से वापसी करने की प्रक्रिया। मान लिए माननीय सदस्य स्पेसिफिक रूप से कहीं पर किसी ऐसे ट्राइब्स के संदर्भ में जहां उनको जानकारी है गलत ढंग से हुआ है लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं हो पाई है, लिखित रूप से देंगे तो निश्चित तौर पर कमिश्नर को आदेश निर्गत करके वहां जांच करा करके ऐसे लोगों को फिर से भूमि वापसी की कार्रवाई हम लोग विभाग के द्वारा करेंगे। माननीय सदस्य जी, मेरा एक सवाल है, ये सवाल तो आप ही का है। जी जी, मैं पूरी जी, मेरा ये कहना है कि मैं एक विधायक होने के नाते भी और वहाँ के ग्राम प्रधान होने के नाते मैं ये बात करता हूँ कि जो बांग्लादेशी जो गांव-गांव में साइकिल लेके मोटरसाइकिल लेके अन्य काज करते हैं, बेचते हैं, खरीद बिक्री करते हैं और उनसे ये आधार कार्ड मांगा था। एक मैं प्रतिनिधि होने के नाते नहीं, एक ग्राम प्रधान होने के नाते, देश के प्रधानमंत्री के बाद प्रधान है, अगर सच्चाई जानिए तो यही दो हैं। तो ये अधिकार है हमें उसका आधार कार्ड, भाई आप आधार कार्ड दिखाओ, तो आधार कार्ड कहाँ का मिलता है। लेकिन हमें इंसानियत है कि चलो भाई, हमने उनको कहा कि ठीक है तुम्हारा ये आधार कार्ड गलती है, तुम यहाँ से चले जाओ, आइंदा हम देखेंगे तो तुम्हारी हम कार्रवाई करेंगे। ये भी बहुत बड़ी बात है, जो कोई नहीं देखते, पुलिस प्रशासन विभाग कोई नहीं, कौन साइकिल से घूम रहा है, कौन मोटरसाइकिल से घूम रहा है, कौन आ रहा है, कौन जान रहा है, और धड़ल्ले से बांग्लादेशी घूम रहा है और कोई उसका माई बाप कहते बाबू तुम कहाँ रहते हो, तब तो मैं तो यहाँ बस गया हूँ। अब ये बताइए दुमका जिला में भी पदार्पण हो गया, ये मेरा ही कहना है। आपका नहीं है इरफान साहब, मंत्री जी बोल रहे हैं ना, मंत्री जी बोल रहे हैं, ठीक है माननीय मंत्री जी। देखिए माननीय सदस्य जिन बातों को उठाए हैं उसका हम लोग ने स्पष्ट रूप से जवाब दिया। अब और भी कुछ मसला है तो इससे संबंधित नहीं है अध्यक्ष महोदय, इसलिए माननीय सदस्य अगर आपके पास अवैध भूमि हस्तांतरण का कोई विषय, आप प्रधान भी हैं और जनप्रतिनिधि विधायक भी हैं, तो अगर कोई है तो माननीय मंत्री जी आपसे आग्रह किए कि आप लिखित भेज दीजिए, धन्यवाद दे देंगे। माननीय सदस्य राजेश कच्छप जी धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, मैंने जो प्रश्न किया है महोदय, जवाब भी आया है महोदय। खंड 1 में हमने जो सवाल किया है कि राज्य के 49 अंचलों में अंचलाधिकारियों का पद रिक्त है महोदय, और 72 सीओ रैंक के पदाधिकारी मुख्यालय में बैठकर सरकारी वेतन एवं अन्य सुविधाएं ले रहे हैं। दूसरा खंड में मैंने वही सवाल किया है महोदय कि भाई वो वर्णित अंचल अधिकारियों के रहते एसडीओ एसडीएम रैंक के पदाधिकारियों को सीओ के पद पर आसीन रखते हुए नियमों व्यवस्थाओं की अनदेखी की जाती है महोदय। मैं दो खंड में उत्तर दिया है महोदय। एक खंड में ये कह रहे हैं कि भाई वहाँ पे आपके 2 झारखंड प्रशासनिक सेवा के 2 अधिकारी हैं, 2 पदाधिकारी हैं। दूसरे खंड में ये स्वीकार भी कर रहे हैं कि जो 42 पदाधिकारी हैं, 42 पदाधिकारी अंचल अधिकारी के उत्क्रमित पद पर पदस्थापित हैं। महोदय, मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि ये पदाधिकारियों में उत्क्रमित ये है क्या चीज महोदय, उत्क्रमित क्या चीज है? माननीय सदस्य मंत्री जी से ही जवाब दिलवाते हैं। माननीय मंत्री जी, सीआई से सीओ बनाने का है ना,
जी अध्यक्ष महोदय, चलिए बताइए। तो इसमें तो स्पष्ट जवाब हम लोग ने दिया। 72 सीओ रैंक के पदाधिकारी मुख्यालय में बैठकर वेतन उठा रहे हैं। ऐसा कोई मामला नहीं है अध्यक्ष महोदय। सीओ रैंक के कोटि के 2 पदाधिकारी पदस्थापन हेतु पदच्युत हैं। और हम लोग ने दूसरे खंड में ये लिखा है, जैसे उन्होंने पूछा एसडीएम रैंक के पदाधिकारी ही सीओ के पद पर आसीन रहते हुए नियम व्यवस्थाओं की अनदेखी किया जा रहा है। एक्चुअली जो लोग को प्रोन्नति मिला है एसडीएम रैंक में या और माने एसडीएम रैंक में, चूंकि हमारे पास सीओ की कमियां हैं, इसलिए प्रशासनिक दृष्टिकोण से उन जगहों को तो खाली रखा नहीं जा सकता है। प्रोन्नति के लाभ से उनको वंचित नहीं किया, प्रोन्नति दी है, लेकिन चूंकि लोगों का काम करना है अंचलों में, इसलिए वो लोग उस जगह पर अभी पदस्थापित हैं। जब हमारे पास हमने ये भी लिखा है कि परीक्षाएं 209 उपसमर्था प्रशिक्षणरत है। प्रशिक्षण पूर्ण होने के बाद मूल कोटि तथा अंचल अधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, कार्यपाल दंड अधिकारी के पदों पर पदस्थापित किया जा सकता है। प्रशासनिक दृष्टिकोण से जो प्रोन्नति भी पाए तो उनको हम लोग प्रभार में उस जगह पर कार्य रहे, क्योंकि लोगों का काम करना जरूरी है। ये राजेश जी जवाब देइए अध्यक्ष महोदय, इसलिए कहीं से भी उनके जवाब को हम लोग ने तीसरा खंड वाला पूछ लीजिए। मैं सिर्फ इतना, ये उत्क्रमित शब्द जो है यहाँ पे है कि पदाधिकारियों में, ये उत्क्रमित शब्द के बारे में मैं बड़ा जिज्ञासा रख रहा हूँ कि ये उत्क्रमित शब्द क्या है। ये इस विभाग में पदोन्नति के लिए पद मतलब कोई नया पद सृजन करने का कोई सरकार ये रख रही है कि ये उत्क्रमित क्या है? ऐसा नहीं है अध्यक्ष महोदय। उत्क्रमित कहने का मतलब इसको व्यवहारिक रूप से कहा गया है कि वो पद में ऊंचे पद पर चले गए, उत्क्रमित हो गए, उसके बावजूद भी वो माने नीचे के पदों पर वो कार्यरत हैं प्रशासनिक दृष्टिकोण से। यही है, इसमें कोई पद सृजन की बात नहीं है, बल्कि उत्क्रमित मतलब प्रोन्नति के बाद भी वो काम कर रहे हैं, मूल पद पर ही। महोदय मतलब कि सरकार भी स्वीकार कर रही है कि भाई हम पदाधिकारी हमारे पास है जिसको हमने पद तो प्रमोशन तो दे दिया है, लेकिन उनको हम एसडीएम नहीं बना पाए हैं, एसडीओ नहीं बना पाए हैं। लेकिन हम लोग भी माननीय विधायक हैं महोदय, हमारे पास भी बहुत सारे अधिकारी हैं, मिलते जुलते रहते हैं, तो क्षेत्र में हम लोग रहते हैं, तो सरकार के कामकाज बहुत सारे पदाधिकारियों को लगता है कि हमारा पद अभी हम निष्क्रिय हैं, बैठे हुए हैं, तो बहुत सारे काबिल लोग हैं, बहुत सारे ये है। इससे हो क्या रहा है ना महोदय कि सरकार का पैसा तो जा रहा है, क्योंकि जवाबदेही तो तमाम लोगों की, हम लोगों की है कि भाई सरकार का पैसा कैसे बचे। अगर हम उसको अगर वेतन दे रहे हैं, बढ़ा करके वेतन दे रहे हैं, प्रमोशन करा करके हम वेतन दे रहे हैं, तो उसी रैंक का उसको काम भी हमको लेना चाहिए महोदय, हमारा यही कहना है। ये तो अगर देखा जाए तो, अगर एक हिसाब से देखा जाए तो वित्तीय अनियमितता में भी आ जाता है महोदय कि भाई हम पद तो रखे हैं अंचल अधिकारी का और हम उसको सैलरी दे रहे हैं एसडीएम रैंक का, तो ये वित्तीय अनियमितता ना हो। हमारा यही सरकार से सुझाव है कि जो रैंक के पदाधिकारी हैं उस रैंक के पदाधिकारी को वहीं पे आप नियुक्त करा दीजिए। हालांकि आप उत्तर दे रहे हैं कि भाई हम ट्रेनिंग दे रहे हैं, और ट्रेनिंग समाप्त होने के बाद मंत्री जी उनको प्रमोशन देंगे और नीचे वालों को मुंह पर भेजेंगे। इसमें कोई अनियमितता की बात नहीं है अध्यक्ष महोदय। यह स्पष्ट है कि जब हमारे पास में उपलब्ध होंगे 209 उपसमर्था प्रशिक्षित होकर, तो जो जगह ये उद्धृत कर रहे हैं उन जगहों पर इन्हें पदस्थापित किया जाएगा। लेकिन चूंकि काम करना सरकार की जवाबदेही है लोगों का, तो वैसे जगह को खाली करके ये लोग को एक जगह प्रमोशन करके मान लिए पोस्टिंग नहीं देंगे तो वो तो बैठ करके पैसा लेंगे, लेकिन अभी तो काम कर रहे हैं, कोई भी आदमी ऐसे खाली नहीं बैठा हुआ। इसलिए इंतजार करें, जो प्रक्रिया चल रही है उसके बाद वहाँ पर पदस्थापन हो। मंत्री जी मैं भी वही बात कर रहा हूँ कि आप उनको प्रमोशन तो दे दिए हैं, लेकिन सैलरी जो दे रहे हैं, आज सैलरी तो उनको एसडीएम रैंक का दे रहे हैं। मैं वही तो कह रहा हूँ आपको कि सैलरी आप एसडीएम रैंक का दे रहे हैं, काम करवा रहे हैं आप प्रखंड और अंचल का करवा रहे हैं। तो जो प्रखंड और अंचल में जो सैलरी दे रहे हैं उनको प्रमोशन करके फिर उसको आप जो सैलरी दे रहे हैं वही सैलरी देते रहे, उनका जिस जगह का हम सैलरी दे रहे हैं वही काम हम उनसे कराएं। हम वही तो मांगे रहे, वही तो कही रहे हैं। एक्चुअली जो सेवा शर्त नियमावली है अध्यक्ष महोदय, उसमें तो प्रोन्नति पदस्थापन की अलग से नियम है। मान लिए अवधि उनको मिलता है प्रोन्नति का, तो प्रोन्नति देना पड़ेगा, नहीं आप करेंगे तो फिर कोर्ट की प्रक्रिया में चले जाएंगे। इसलिए ये अलग चीजें हैं, लेकिन सरकार अपना काम प्रशासनिक दृष्टिकोण को देखते हुए सभी लोगों का काम हो राज्य में ये व्यवस्था की गई है
ये अस्थायी व्यवस्था नहीं है, लेकिन जो हमारे पास वो उपसमर्था रैंक के लोग आ जाएंगे 209, तो तब उस स्थिति में वो जो प्रोन्नति किए अपने उस रैंक में काम करेंगे, और जहाँ जहाँ खाली है उपसमर्था रैंक वहाँ हम लोग पदस्थापन करेंगे। यही तो है माननीय। ठीक है राजेश जी, आप जवाब दिए मंत्री जी, मैं इसके लिए मैं संतुष्ट हूँ। ये बता दीजिए कि आप कह रहे हैं कि ट्रेनिंग दे करके जगह खाली होगा तो उनको हम आगे प्रमोशन दे देंगे, कब तक हो जाएगा? कम से कम ये भी सदन को अवगत करा दे कि कब तक ये हो सकता है, ये भी बता दें आप, क्योंकि आप ही सरकार जवाब भी दे रहे हैं कि हम ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो ये कब तक मतलब इनको करा लीजिएगा, और सीओ का दायित्व से मुक्त करा कर उनको एसडीएम बना दीजिएगा, कब तक ये संभव लगता है? ये तो प्रक्रिया दिन है, जब ट्रेनिंग इन लोगों का पूरा होगा तो पदस्थापन हो जाएगी, तो कॉमन चीज है माननीय सदस्य। प्रशिक्षण के उपरांत हो जाएगा, यही मंत्री। ये कब तक तकरीबन हो जाएगा महोदय? वही तो मैं कह रहा हूँ, प्रशिक्षण तो ले रहे, प्रशिक्षण कितने दिन में पूरा होगा, कब उनको पोस्टिंग दीजिएगा, वही तो मैं कह रहा हूँ, सीधा सीधी तो मैं पूछ रहा हूँ। जैसे ही उनकी अवधि समाप्त होगी 3 महीना का, उसके बाद तो पोस्टिंग निश्चित रूप से हो जाएगी। चलिए, सरकार कह रही है कि हम 3 महीना के अंदर में उनको पोस्टिंग दे देंगे, यही ना, यही तात्पर्य तो यही हुआ। चलिए माननीय सदस्य राज सिन्हा जी, आप क्या बोलना चाहते हैं? अध्यक्ष महोदय, सभी माननीय सदस्य का मामला है महोदय, पूरे सदन का जो है मांग है महोदय। मेरा यही सूचना है कि हम लोगों को महोदय आवास मिल गया है, और ठीक विधानसभा के सामने आवास है महोदय। सभी माननीय सदस्य कोई चौकी पर सो रहे हैं, कोई बेंच पर सो रहे हैं महोदय। हम लोगों को जो फर्नीचर के लिए 3 लाख रुपया मिला है महोदय, उससे कुछ नहीं होगा महोदय, उसको 10 लाख तक किया जाए, पूछ लिया जाए, सभी माननीय सदस्य से पूछ लिया जाए महोदय, बात भी सही है। और वित्त मंत्री अध्यक्ष महोदय, सरकार उसको फिनिश करा दे, हम लोग से कुछ राशि ले ले, सरकार करा दे। हो गया, सूचना आ गया, वित्त मंत्री के संज्ञान में आ गया बात, अब होगी। राज सिन्हा जी पूछिए। अध्यक्ष महोदय बोलिए। महोदय, मेरा प्रश्न, अध्यक्ष महोदय, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। अध्यक्ष महोदय, राज्य के खास करके धनबाद, हमारे अभी मैं सुन रहा था, हमारे सभी सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों ने भी उठाया प्रश्न, और धनबाद का जो SNMM-CH अध्यक्ष महोदय, यह धनबाद, गिरिडीह, जामताड़ा, दुमका, लगभग सभी एरिया को कवर करता है अध्यक्ष महोदय। और उसकी बदहाली की तरफ एक पहलू आया स्वच्छता का, दूसरा पहलू अध्यक्ष महोदय मेरे प्रश्न में है अध्यक्ष महोदय, ये जितनी भी वहां पे ऑक्सीजन प्लांट है अध्यक्ष महोदय, सभी के सभी खराब हैं। यहां तक कि अध्यक्ष महोदय 200-300 रुपये में मिलने वाले फ्लो मीटर अध्यक्ष महोदय, वह भी लोगों को नसीब नहीं है अध्यक्ष महोदय। ये माननीय मंत्री जी को छोटे छोटे बातों पर भी कहते हैं। पिछले बार मैंने कहा था वो कैलिपर्स वाला मामला, तो कहा मंत्री जी ने कहा कि छोटा सा मामला है, क्यों इसको विधानसभा में उठा रहे हैं। लेकिन अध्यक्ष महोदय, स्थिति यही है कि जो हमने प्रश्न पूछा है, इसके उत्तर में हमारे ही प्रश्न को जवाब बना करके उसमें दे दिया गया अध्यक्ष महोदय, और वही ढाक के 3 पात कि मेडिकल कॉलेज अस्पताल प्रबंधन सिविल सर्जन को बनाने के लिए कह रहा है, सिविल सर्जन कह रहे हैं मेडिकल कॉलेज को बनाने के लिए, और कार्रवाई की जा रही है, जल्द से जल्द इसकी सूचना दी जाएगी और कार्रवाई होगी। अध्यक्ष महोदय, ये ऑक्सीजन के बगैर मरीज मर रहे हैं अध्यक्ष महोदय, या तो उनको वो मौत होती है या उनको रेफर कर दिया जाता है। माननीय सदस्य, आपका प्रश्न के 3य खंड में आपने जो चीज मांगा है उसी को पूछिए ना, यही तो पूरक है आपका, पूछिए। वही मेरा अध्यक्ष महोदय, ये पूछिए, जानना जरूरी है मंत्री जी को भी और सदन को भी। अध्यक्ष महोदय, मैं इन बातों को इसलिए नहीं रख रहा हूं कि हम सरकार को डिफेम करें, लेकिन इसमें सुधार करने की आवश्यकता है अध्यक्ष महोदय। और इसीलिए मेरा प्रश्न ये है अध्यक्ष महोदय कि ऑक्सीजन प्लांट और सभी वार्डों तक फ्लो मीटर की उपलब्धता सुनिश्चित, मरीजों को हमेशा ऑक्सीजन उपलब्ध हो, यह कब तक सुनिश्चित होगी अध्यक्ष महोदय?
ये या इसकी कोई व्यवस्था होगी कि नहीं होगी, कब तक होगी? हर पेशेंट, जो भी वहाँ पेशेंट जाए, ऑक्सीजन के अभाव में उनकी मौत न हो और उनको रेफर न किया जाए, यह सुनिश्चित सरकार कब तक करेगी? माननीय मंत्री जी। सर, माननीय सदस्य की जो चिंता है महोदय, मैं उनको स्पष्ट रूप से उत्तर दे दिया हूँ। और इनका कहना है कि शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज में 3 ऑक्सीजन प्लांट लगाए गए थे महोदय, जबकि 3 में से महोदय 2 खराब है और 1 काम कर रहा है। तो ये बात सही है महोदय कि कोविड काल में प्रधानमंत्री पीएम केयर के माध्यम से 3 प्लांट लगाए गए थे और उसके कारण हम लोगों ने कई मरीजों की जान भी बचाई ऑक्सीजन के माध्यम से। तो 2 खराब है, 1 चल रहा है। और महोदय पीएमसीएच में महोदय वहाँ ऑक्सीजन की कमी नहीं है। हम लोग वहाँ पर्याप्त व्यवस्था ऑक्सीजन का किए हुए हैं। सिलेंडर के माध्यम से हम लोगों तक ऑक्सीजन पहुँचा रहे हैं और 1 काम कर रहा है महोदय। रही बात जो 2 प्लांट खराब है महोदय, तो उसके लिए भी हम लोग महोदय लगातार पत्राचार हम लोग केंद्र को किए हुए हैं। जो एजेंसी ने इस प्लांट को सेटअप किया था वो भारत सरकार की एजेंसी है महोदय। वो एनएचआई और टाटा के माध्यम से प्लांट को लगाया गया था महोदय। और अभी तक उसके लगातार हम लोग चिट्ठी भी लिख रहे हैं केंद्र को कि आपने मशीन इंस्टॉलमेंट कराया है तो मशीन को ठीक कर दीजिए। तो वहाँ से कोई मैकेनिकल आ नहीं रहे हैं, तो ये कर सकते हैं महोदय। उसके बाद भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं। हम लोग लगातार वहाँ सिविल सर्जन को निर्देश दिए कि प्लांट को चालू कराओ, वैकल्पिक व्यवस्था कराओ। तो निश्चित तौर पर महोदय मैं ये कहना चाहता हूँ, ऑक्सीजन के अभाव से एक भी पेशेंट की जान नहीं गई है। अगर पर्टिकुलर आपको लगता है तो आप चीजें हमको बताइए, अगर ऐसा किसी ने किया है तो हम कार्रवाई करेंगे। लेकिन हम लोग जान से किसी के साथ खिलवाड़ हम लोग नहीं कर रहे। हमारे पास पर्याप्त ऑक्सीजन है सर। अब जहाँ बता रहे फ्लोमीटर तो मिलता है, खराब होता है, लगता है, पर्याप्त फ्लोमीटर हमारे पास है, ऐसी कोई बात नहीं है। हम सरकार चिंतित है, मैं भी चिंतित हूँ। और ये बात रही है कि सर एक मेडिकल कॉलेज है, पेशेंट का फ्लो ज्यादा है, इसको देखते हुए मैंने अध्यक्ष महोदय नया मेडिकल कॉलेज एक और संशोधन किया है वहाँ पर। थोड़ा समय दीजिए, उसको ठीक ठाक करेंगे उसको महोदय। अध्यक्ष महोदय जो है उसको ठीक नहीं करेंगे अध्यक्ष महोदय। 1300 एवरेज 1300 पेशेंट का डेली वहाँ फ्लो है अध्यक्ष महोदय। और मंत्री जी खुद कह रहे हैं कि 1 ऑक्सीजन प्लांट काम कर रहा है अध्यक्ष महोदय। ये 50 जंबो सिलेंडर ऑक्सीजन का और फ्लो मीटर मैंने अपने फंड से दिया है पीएमसी को अध्यक्ष महोदय, अपने फंड से अध्यक्ष महोदय। यहाँ इतनी कमी थी और इसलिए अध्यक्ष महोदय मेरा आग्रह होगा मंत्री जी से कि स्वीकार करें कि वहाँ दिक्कत है, उसको अविलंब, अब वो केंद्र सरकार का है इसलिए सरकार उसको नहीं करेगी। चांद से कि किसी ने भी लगवा दिया, लेकिन सरकार एक तो प्लांट को रिपेयरिंग नहीं करा सकती है, उसके लिए ये करा दीजिए वो करा दीजिए, प्रक्रियाधीन है अध्यक्ष महोदय। ये तो बड़ा चिंता का विषय है। पूरा दूसरा मेरा खंड है अध्यक्ष महोदय। सर हम बता रहे हैं सर, देखिए सर 2 प्लांट खराब था, लगातार हम लोग प्रयास। इरफान जी थोड़ा सा, नवीन जी आप सहयोग कर रहे हैं, आपको थोड़ा सा। महोदय माननीय मंत्री जी जो जवाब दे रहे हैं ये बहुत छोटा सा विषय है। प्लांट 3 लगा हुआ था, 2 खराब है। और ऑक्सीजन जो प्लांट होता है, जो ऑक्सीजन का फ्लो होता है अध्यक्ष महोदय, मैंने खुद कई जगह देखा है कि ऑक्सीजन प्लांट के थ्रू अगर ऑक्सीजन सिलेंडर के थ्रू अगर आएगा तो उसका फ्लो बहुत अच्छा नहीं होता है, पेशेंट का जान जा सकता है अध्यक्ष महोदय। इन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने उनको उपलब्ध 2 मशीन कराया था कोविड के समय 19-20 में, आज 26 है। कोई भी प्लांट की वारंटी गारंटी 1 साल 2 साल 3 साल रहती है। अब उसको आप केवल रिपेयर करा के या एएमसी करा के हर साल के लिए उसको ठीक करा दीजिए। अब माननीय विधायक जी उस पर इतना लंबा चौड़ा मंत्री जी बोलने का जरूरत ही नहीं है। आप स्पष्ट बोलिए कि जो 2 प्लांट खराब है उसको 30 दिन के अंदर हम लोग अप टू डेट करा देंगे। माननीय मंत्री कहानी मत बताइए नया। माननीय मंत्री कहानी नहीं, मैं तकनीक बता रहा हूँ, चिंता मत कीजिए सर। मैं कहना चाहता हूँ सर, जो प्लांट लगाए गए हम लोग लगातार टेंडर कर रहे हैं सर, कोई पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है सर। कौन सा मशीन लगाया गया है, भारत सरकार ने कौन सी मशीन लगा दिया ज्ञान प्रसारण में, इसको लेकर सर फिर भी हम लोगों ने सर वैकल्पिक व्यवस्था हम लोग किए हैं, टेंडर निकाली गई है। अगर वो मशीन काम नहीं करेगा तो हम लोग अल्टरनेट व्यवस्था करेंगे, अल्टरनेट मशीन लगाएंगे हम लोग। लेकिन पर्याप्त हमारे पास सुविधा है, सिलेंडर है महोदय, सिलेंडर के माध्यम से मरीजों को हम लोग ऑक्सीजन पहुंचा रहे हैं महोदय। ठीक, चलिए अध्यक्ष महोदय हो गया एक और हो गया। 2 खंड अध्यक्ष महोदय, बहुत महत्वपूर्ण विषय अध्यक्ष महोदय, स्वास्थ्य से संबंधित अध्यक्ष महोदय। दूसरा खंड का अध्यक्ष महोदय जो प्रश्न है हमारा, उसमें अध्यक्ष महोदय इनके पास
डॉक्टरों की कमी है, महिला चिकित्सकों की कमी है अध्यक्ष महोदय। इस पर तो मंत्री जी ने कुछ ये कहा ही नहीं अध्यक्ष महोदय। मेडिकल कॉलेज अध्यक्ष महोदय, और उसमें फिर आपका भी मान्य सदस्य, आपने भी जिस तरह पूरक कर रहे हैं, मंत्री जी भी उसी तरह उत्तर दे रहे हैं। आप भी वस्तुनिष्ठ में नहीं आ रहे हैं सर, ऑब्जेक्टिव में नहीं आ रहे हैं, आप भी सब्जेक्टिव में आ रहे हैं, तो भी सब्जेक्टिव में जवाब दे रहे हैं। वो जैसे नवीन जी बोले विषय को कंक्लूड कर दिया कि भाई आपको दुरुस्त कराना है, उसी तरह बोले ना डॉक्टर का कमी है। अध्यक्ष महोदय मैं बता रहा हूँ, अगर मंत्री जी ने कहा SICU जांच करा लीजिए, SICU में 15 बेड में 10 में फ्लो मीटर नहीं है। इमरजेंसी के मेल और फीमेल वार्ड में 10-10 ऑक्सीजन यूनिट बेड है, परंतु फ्लो मीटर नहीं है अध्यक्ष महोदय। मंत्री जी ने कहा कि दिक्कत नहीं है, इसकी जांच कराइए। और अध्यक्ष महोदय मेरा एक सुझाव होगा, अन्य सदस्यों ने भी कहा SNMMCH काफी महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूशन है अध्यक्ष महोदय, क्यों नहीं वहाँ एक कमेटी बनाई जाती है? हम लोग जनप्रतिनिधि, हम लोग को इन्वॉल्व कीजिए, वहाँ क्या कमी है, नहीं है, क्या है, कैसे है, हम लोग विस्तार से जांच करके उसका रख रखाव के विषय में माननीय मंत्री जी को सूचित करेंगे या विभाग से बात करेंगे अध्यक्ष महोदय। वहाँ चिकित्सकों की कमी है, महिला चिकित्सक नहीं है अध्यक्ष महोदय। कब तक ये चिकित्सकों की बहाली करेंगे, इसको तो बता दें। चिकित्सकों का भी अभाव है सर। देखिए सर, खराब लगता है विद्वान विधायक अब फ्लोमीटर की बात करते हैं। फ्लोमीटर के बगैर हम ऑक्सीजन दे नहीं सकते महोदय, तो अब बहुत सस्ता मिलता है, हमारे पास पर्याप्त फ्लोमीटर है। अगर आपको कहीं कोई क्वेरी है तो बताइए, मैं डिटेल दूंगा। रही बात डॉक्टर्स की सर रिक्वायरमेंट, तो धनबाद में सर पर्याप्त डॉक्टर हैं सर, सच्चाई यही है। और हम आंकड़ा आपके माध्यम से विधायक जी को पहुंचवा देते हैं महोदय। और सदर हॉस्पिटल और सर मेडिकल हॉस्पिटल में पुरुष जो डॉक्टर्स हैं महोदय 14 हैं सर, महिला डॉक्टर्स 4 हैं महोदय। अब कैसे कहते हैं कि महिला डॉक्टर्स नहीं है महोदय? चिकित्सा कर्मी 17 नियमित है महोदय। और रही बात और डॉक्टर की रिक्वायरमेंट है महोदय, हम लोगों ने JPSC को लिखा है, आने वाले दिनों में 370 हम लोग एमओ मेडिकल ऑफिसर हम लोग सर बहाली करने जा रहे हैं। 660 डॉक्टर सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर हम लोग बहाली करने जा रहे हैं महोदय। मैं आश्वस्त करता हूँ आपके माध्यम से महोदय, 189 जो सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर को हम लोग बहाली करने जा रहे हैं महोदय। तो आने वाले दिनों में सर, अब आप सर 20 सालों में जो नहीं हुआ सर, सुनिए सर, मैं गंभीरतापूर्वक इसको लेता हूँ सर, और मैं काम करता हूँ सर। डॉक्टर्स कहा नहीं, हम JPSC लगातार बात करें JPSC से माध्यम कि हमको डॉक्टर्स दीजिए, डॉक्टर्स आएगा, तो उन्होंने एश्योर किया कि बहुत जल्द हम लोग निविदा निकाल रहे हैं, डॉक्टर्स आएगा महोदय, डॉक्टर्स बहाली होगी बहुत जल्दी, चिंता मत कीजिए। और आउटसोर्सिंग के माध्यम से महोदय निविदा निकाली जा रही है सर, आउटसोर्सिंग के माध्यम से निविदा निकाल दी गई है। जो रिक्वायरमेंट है वहाँ पर मैन पावर का, उसको भी हम लोग सॉर्ट आउट कर रहे हैं बहुत जल्दी। अतः ये आपके माध्यम से आग्रह करूंगा माननीय मंत्री महोदय जी से कि कितने पोस्ट सैंक्शन हैं, ट्यूटर के कितने हैं, एसोसिएट प्रोफेसर के कितने हैं, प्रोफेसर के कितने हैं, कितने पोस्ट सैंक्शन हैं और कितने पर इनके डॉक्टर चिकित्सा कर्मी कार्य कर रहे हैं, पैरा मेडिकल स्टाफ कितने वैकेंसी और कितने पे काम कर रहे हैं, जरा इसकी सूची भेजवा दिया जाए। भेज रहे हैं, ठीक है, उनका सूची दे दीजिए। बड़ी बात है, 80 डॉक्टर माननीय सदस्य को उनका सूची। अगर इतना ही व्यवस्थित है अध्यक्ष महोदय, तो फिर प्राइवेट अस्पताल इतने फल फ्रूट क्यों रहे हैं? ठीक 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 है। आपका कितना रिक्तियां हैं, रिक्तियां के अगेंस्ट में कितने लोग कार्यरत हैं, बता दीजिए उनको लिस्ट में। माननीय सर, आप तारांकित प्रश्न माननीय सदस्य डॉक्टर कुशवाहा शशिभूषण मेहता। धन्यवाद महोदय। मेरा प्रश्न महोदय मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल कुछ बोलना चाहता है? एक मिनट, क्या बोलना चाहते? इसके बाद हमारा प्रश्न था महोदय, पुट करा दीजिए महोदय। ठीक जी महोदय, इतना एडवांस बोलने से राजेश जी होगा? चलिए महोदय, ये मेरा प्रश्न मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल डाल्टनगंज से संबंधित महोदय। इस कॉलेज में मणिपाल हेल्थ मैप को ये दिया गया था, MU किया गया था, जिसमें BPL और APL दोनों को की सेवा निधि करने के लिए कि ये उनको जांच करने के लिए उनको दिया गया था कॉन्ट्रैक्ट। उनको 2 साल से उनका पेमेंट नहीं होने के कारण जो भी रोगी गए पिछले 30 तारीख के बाद, सबों से ये निजी दर पर उनसे पैसा लिया गया। और पैसा लेने के बाद जब हम वहाँ उपस्थित हुए गए पहुँचे, इसके बाद में ऐसा उन्होंने एक ये पर्ची दिखलाया और कहा कि नहीं, हमको ऐसा नोटिस लगा दिया, हम पैसा लेंगे।
हमने माननीय मंत्री महोदय से, इरफान भाई साहब से बात हुई हमारी, इसके बाद में ऐसो पूरे विभाग ऐसो एक्टिव हुआ और ऐसो पैसा लौटाने की बात कही। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि ऐसे जो एजेंसियां हैं, जो एजेंसी ऐसे इस प्रकार से बीपीएल लोगों को भी ऐसा पैसा ठगने का काम, लूटने का काम है, इसमें 5-6 दिनों में करीब हम समझते हैं कि 50 लाख रुपया वसूल लिया। तो ये मामला जब माननीय मंत्री जी के संज्ञान में गया, माननीय जो मंत्री जी हैं उसको एक्टिव हुए और सचिव महोदय जो है सो अजय बाबू हैं उनसे बात हुई, इसके बाद में एक्टिव हुए और ऐसे कुछ लोगों को पैसा मिला। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ महोदय, मेरा एक ही ऐसा सवाल है कि क्या ऐसे एजेंसियों पर कार्रवाई ऐसे मंत्री जी करेंगे और ऐसे लोगों पर ब्लैक लिस्ट करेंगे और ऐसे उन पर जो पैसा लिया गया उसको लौटाया जाएगा कि नहीं लौटाया जाएगा? माननीय मंत्री जी। सर माननीय सदस्य जी का जो प्रश्न है महोदय काफी सेंसिटिव है महोदय और जनता से जुड़ा हुआ प्रश्न है। एक्सीडेंट के दौरान महोदय 5-6 लोग घायल हुए थे और इनको एडमिट कराया गया था हॉस्पिटल में, मेडिकल कॉलेज में, वहाँ पर मंदीपुर मेडिकल कॉलेज में महोदय। और उसी दौरान शायद विधायक जी भी वहाँ पहुंचे तो उन्होंने मुझे फ़ोन भी किया था और बताया गया था कि ऐसा ऐसा घटना घटा है, मंत्री जी एक्शन लीजिए, कार्रवाई करें। सारे डॉक्टर एक्टिव हुए महोदय, हम लोग जान बचाने का प्रयास किए, जान भी बचाए। और बाद में मालूम आया कि महोदय जो एपीएल और बीपीएल के तहत जो मणिपाल जो एजेंसी है हमारा महोदय, उसने पैसे लिए जांच के क्रम में। तो जब हमने पूछा, उनसे वार्ता किया तो बताया कि सर जो जांच सेवाएं जो सरकार दे रही है, मुहैया करा रही फ्री में सेवाएं, वो सर बीपीएल के कैटेगरी के तहत वो आता है। और वो लोग से जब कार्ड मांगा गया तो उन लोग के पास कार्ड नहीं था दैट टाइम, तो वो लोग एपीएल कार्ड बताया कि हमारे पास एपीएल है। तो उसी के परिप्रेक्ष्य में महोदय उन लोगों ने पैसे शायद जो एजेंसी है उनसे वसूला। जब बाद में जब उन्होंने महोदय बीपीएल कार्ड इलाज के दौरान बीपीएल कार्ड उन्होंने प्रोड्यूस किया, तो जैसे ही कार्ड प्रोड्यूस किया महोदय, तो एजेंसी ने जितने लोगों का जो पैसा लिया था महोदय, बहुत कम राशि है, वो एजेंसी ने वापस कर दिया। तो हमें नहीं लगता कि इसमें कोई बहुत बड़ी बात है, लेकिन फिर भी मैं थैंक्स दूंगा विधायक जी को कि आपने छोटी छोटी बातों को आपने लाया है, जनता के लिए आप अच्छा काम किए महोदय, धन्यवाद देता हूँ महोदय। ये मामला छोटी छोटी बात नहीं महोदय, ये तो मैं पहुंच गया, इसके बाद जो हमारे पेशेंट थे, हमारे क्षेत्र के थे, उनको इलाज कराने पहुंचा तब ये मामला आया। ये करीब है सो उनका, ये एजेंसियों से बात हमारी हुई, एजेंसी के जो इंचार्ज वहाँ है सो मणिपाल हेल्थ मैप के एजेंसी से, तो उन्होंने कहा कि नहीं हमारा 2 साल से पैसा बाकी सरकार नहीं दे रही है, इसलिए हम पैसा लेने के लिए नोटिस लगा दिए हैं। और पैसा केवल 4-5 लोगों से नहीं लिया गया, ये पैसा हम समझते हैं कि करीब ऐसे हजारों लोग से लिया गया है। तो पूरे ये महीना जब से उनका एग्रीमेंट खत्म हुआ उसके बाद तो ये 2-4 लोगों का ये मामला नहीं है, गंभीर मामला है। और मात्र कहिए कि 1740 से लिया गया, सो ये मुखिया थी ये रिंकी देवी, उनसे, और इसके बाद इलाज करने के लिए क्या शुरू किया गया, रोगी उधर छटपटा रहे हो ऐसे। माननीय सदस्य आप चाहते क्या? मैं ये चाहता हूँ कि ऐसे जितने जो रोगी हैं जिनसे पैसा लिया गया है, ये मंत्री जी उनको आदेश करें, सबों को ऐसे नोटिस लगा करके उनको ऐसे ये पैसा लौटवाएं। अब ऐसे एजेंसी पर ऐसे कार्रवाई करें, ऐसे ब्लैकलिस्ट करें, ऐसे सब वंचित किया जा सके। दो विषय लिया वसूला गया पैसा वापस की बात है और फिर कार्रवाई की बात है, उसी पर जवाब दीजिए। उस पर जो मैंने कहा, जो पर्टिकुलर विधायक जी जो बातें कहा था महोदय, उसको पैसा वापस कर दिया है। अच्छा, और अगर लगता है राज्य में कहीं और वसूली गई है तो आप बताइए, चिन्हित कीजिए, नाम दीजिए, मैं सर कार्रवाई भी करूंगा। और जहां तक रही बात एजेंसी का महोदय, तो बता दें कि 2010 में ये एजेंसी को सर गवर्नमेंट हायर किया था और उसका इकरारनामा खत्म हो गया है। शिकायतें मिल रही है महोदय, मेरे पास भी शिकायत है और इन्हीं के लोगों ने पैरवी भी करते हैं महोदय। तो निश्चित तौर पर महोदय गलत किया है तो हमारी सरकार कार्रवाई करेगी। और गरीब का हम लोग सर, गरीब को राहत देने का काम हमारी सरकार कर रही है, गरीब को बेहतर इलाज देने का काम हमारी सरकार कर रही है। ठीक है, इस पर दिक्कत कहाँ है? मैं जांच कराऊंगा महोदय। और सदस्य को मैं आश्वस्त करता हूँ, थोड़ा समय दीजिए, पर्टिकुलर आप हमको बताइए कहाँ पे गड़बड़ी हुआ है, किसने पैसा वसूला है, उस पर हम कार्रवाई करेंगे। हॉस्पिटल में है तकरीबन हजारों लोग का है, सूची मंगवा कर देख ले किनका किनका पैसा लगा, किनका लोन नहीं लौटाया गया। मात्र एक सर ये काम मेरा नहीं है सर, ये काम मेरा नहीं है कि मैं सूची मंगवाऊंगा, सूची देखूंगा। सरकार का काम है कि पैसा लौटवाने का देखने का। माननीय विधायक जी, दूसरी बात है कि ये माननीय विधायक जी, अगर आपके पास इस तरह का जानकारी पहुंचा है, उस जानकारी को उनको
सर्कुलेट कर महोदय, ये सरकार के पास है, उन सरकार हॉस्पिटल सरकार का ही है, तो सरकार को तो पैसा लौटवाने के लिए देखना चाहिए कि कितने लोगों को नहीं मिला पैसा लौटा। दूसरी बात है कि ये मणिपाल हेल्थ मैप जो है, इसका आज ये गड़बड़ी नहीं है, केवल हेल्थ प्लामो नहीं किया है, ये रिम्स में भी इस प्रकार से हुआ था गड़बड़ी, जिसको 3 करोड़ रुपया बकाया था, उसे ये उनको जांच के लिए, और इसके बाद पैसा उसको मामला प्रकाश में आया था तो फिर रफा दफा कर दिया गया। ये एजेंसी गड़बड़ है, ये गड़बड़ एजेंसी को पूरे तुरंत ऐसो ब्लैकलिस्ट करके इनको ऐसो कार्रवाई करने का काम करें। मैं साफ कहना चाहता हूं सर, अगर गरीब के साथ कोई भी एजेंसी पैसा वसूला है तो पर्टिकुलर आप जवाब दीजिए, ऐसे हवा में बात मत कीजिए, आप चिन्हित करके बताइए, मैं कार्रवाई करने को तैयार हूँ। और मणिपाल का त्रुटि शिकायत मिली है, मैं जांच कर रहा हूँ, तो समय दीजिए, अगर गड़बड़ी किया होगा तो कार्रवाई होगा। तथ्य के आधार पर मैं बात करता हूँ, हवा में बात नहीं करता हूँ मंत्री महोदय, ये तथ्य आरोप करता हूँ। आप देख रहे हैं, दीजिए, कराएंगे। हो गया चलिए, आरोप चटर्जी जी। अध्यक्ष महोदय, ये घटना HIV वाले 5 बच्चे के संक्रमण की घटना काफी दिन हो गई, सरकार ने जांच के लिए एजेंसी भी बनाई है, लेकिन जांच रिपोर्ट अभी तक आई कि नहीं, इसका मैं जानना चाहता हूँ। अगर जांच रिपोर्ट आए तो सरकार उसको सदन पटल पर रखे। माननीय मंत्री जी। सर, ये प्रश्न पहले भी आ चुका है सर, विस्तृत रिपोर्ट हम लोगों ने दे दिया है, जांच भी हम लोग कराए हैं महोदय, तो नहीं गया है, तो जैसे ही रिपोर्ट आ जाएगा मैं सदन को अवगत करा दूंगा। नहीं, आप एक समय सीमा तो बांधेंगे जो भाई जांच रिपोर्ट कितने दिन में आएंगे, आप निरंतर इसकी जांच तो नहीं चल सकती यार, इतनी बड़ी क्या चीज है, एक हॉस्पिटल का मामला है, 5 बच्चे का मामला है जो संक्रमण हुई। नहीं महोदय, देखिए महोदय, ये टेक्निकल बातें हैं, माननीय विधायक जी काफी अनुभवी हैं, मैं उनको कहना चाहता हूँ, ये चाईबासा के जो मामले आए महोदय, तो एक बात ये बताया गया था कि बच्चे संक्रमित हुए हैं, HIV पॉजिटिव हुए हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुआ, वहाँ पे HIV पॉजिटिव मिले हैं। तो महोदय ये बातें हैं कि ब्लड जो है, जब ब्लड चढ़ा महोदय तो 3 महीना का विंडो पीरियड होता है, तो जो थैलेसीमिया के जो पेशेंट है महोदय, तो वो उनको कब ब्लड चढ़ा, कितना समय लगा, ये तो जांच का विषय, थोड़ा समय लगेगा, मैं अवगत कराता हूँ, बहुत जैसे ही मुझे पास रिपोर्ट आएगा मैं आपको दूंगा, सदन को दूंगा। आप समय सीमा तय कीजिए कि नहीं, कितने दिन के अंदर, आप 1 साल तो इसके लिए जांच में नहीं ले सकते, आपका 6 महीना बीत गया ऑलरेडी। सर, इसी माध्यम से सर उसका जीवन क्या होगा वो समझ रहे हैं, हल्का बात है। नहीं, डॉक्टर साहब पॉजिटिव हो गया बच्चा लोग, फिजिशियन है, ब्लड चढ़ने के चलते 5 बच्चा का जीवन नर्क हो गया। अध्यक्ष महोदय, हल्का बात नहीं है, ये असंवेदनशील बातें कर रहे हैं सर। बच्चा पेशेंट ब्लड चढ़ा। मंत्री जी, प्रश्नकर्ता का जो बात है कि आप जांच का रिपोर्ट कब तक देंगे? सर, जांच का रिपोर्ट सर मैं बहुत जल्द सर, बस तो वही बोलेंगे। जल्द, बहुत जल्द का मतलब क्या होता है? आप अध्यक्ष महोदय इनके प्रश्नों को देखें, इनके जवाब को ही देखें। अब पहला खंड में जो लिखा है, जो थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों को नॉन रिएक्टिव पाए जाने पर चढ़ाया गया था, ये बोल रहे हैं जो ये चढ़ाया गया था जांच करने के बाद, और उसके बाद लिख रहे हैं जो HIV पॉजिटिव ब्लड चढ़ाया जाना प्रमाणित नहीं पाया गया है। मतलब आप अपने ही एक बार बोल रहे हैं जो भाई सारा जांच करके हमने चढ़ाया था, फिर लिख रहे हैं जो ये प्रमाणित ही नहीं हुआ है जो यहाँ चढ़ाया गया, तो चढ़ाया कहाँ गया? वो बच्चे के माता पिता नेगेटिव है, वो इतने गरीब है जो बाहर प्राइवेट हॉस्पिटल में चढ़ाना उनके लिए संभव नहीं है। तो आप एक बार लिख रहे चढ़ाया गया था, एक बार बोल रहे जो नहीं चढ़ाया गया था, उसका मतलब आप बचाने का काम कर रहे हैं, आप उन दोषियों को बचाने का काम कर रहे हैं। नहीं सर, माननीय मंत्री सर मैं क्लियर करता हूँ सर, एक मिनट सर। सर हम बताते हैं, जब हम लोग सर थैलेसीमिया के पेशेंट को 3 बार हर महीने में ब्लड चढ़ता है सर, तभी बच्चा सर्वाइव करता है महोदय। तो इसी क्रम में कोई भी सर टेस्ट हम लोग करते हैं महोदय, पहले तो रैपिड टेस्ट करते थे हम लोग, पता चलता था। अब सर जब से बातें आई है, अब हम लोग सर उस टेस्ट को बदल दिए, अब हम लोग ब्लड सेपरेशन यूनिट हम लोग लगा रहे हैं। तो पहले जो हो गई, हम लोग को चिंता है महोदय, हम जांच करवा रहे हैं, अभी ये भी आश्वस्त करते हैं कि जो अगर दोषी होगा उस पर कार्रवाई करेंगे महोदय। और रही बात इनका दूसरा पूरक है, हम बता देते हैं महोदय कि उन लोगों को सरकार ने क्या दिया। तो माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर जब ये मामला संज्ञान में आया था सर, मैं खुद वहाँ पे गया था,
और उन जो प्रत्येक परिवार को 2-2 लाख रुपया का हमने दिया महोदय। और मैं आश्वस्त करता हूं महोदय, ये घटना बहुत बड़ी घटना है, वो बच्चे हमारे हैं। राज्य सरकार आज सदन के माध्यम से माननीय विधायक जी को आश्वस्त करता हूँ, सारा परिवार का खर्चा हम उठाने को तैयार है महोदय। पीड़ा हमें हुई है महोदय, गलती किसकी भी हो, जांच चल रही है, दोषी होगा तो कार्रवाई भी होगा, लेकिन तब तक महोदय उस परिवार का पूरा खर्चा आप सरकार उठाएगी महोदय। विधानसभा चलते सत्र में वो जांच रिपोर्ट विधानसभा में हम लोग को दे, सभी को सार्वजनिक करे। अद्वितीय हायर ट्रीटमेंट के लिए सरकार अपने खर्चे में बाहर भेजे उन लोगों को, ताकि उनके परिवार को मतलब उसको ये मिल सके। हायर ट्रीटमेंट के लिए सरकार अपने खर्चे पर बाहर भेजे। माननीय मंत्री, 2 बात सर, एक तो पीड़ित बच्चों को अगर कोई आवश्यकता है हायर ट्रीटमेंट का तो उसका व्यवस्था करवा दीजिए, और इनका जो जांच रिपोर्ट है उसको चलते सत्र में बोल रहे हैं तो आप अपना देख लीजिए कब प्रशस्त होगा आपका। सर समय लगेगा सर, मैं लगे आप वही बात रखिए सर, जांच चल रही है, समय लगेगा। मैं बहुत जल्द सर जांच पूरा अवगत करा देंगे सर, बहुत जल्द। दूसरा है सर, उस परिवार को सर जो रिक्वायरमेंट होगा तो हम लोग सर नहीं, आप चलते सत्र में आप रखिए, इतना क्या बड़ा जांच है, अरे हॉस्पिटल में ही करना है। मान्य सदस्य का ये क्या तरीका है सर, ये क्या तरीका है सर, ये क्या तरीका है सर? आपने पूछा, मैं जवाब दे रहा हूँ। क्या है ये क्या है सर? ये लोग चिंता है सर, 20 साल क्या किया? मान्य मंत्री जी, मान्य मंत्री जी, आज बात करते हैं। मान्य मंत्री जी, बैग नहीं खरीद सके आप लोग, बात करते हैं। मान्य मंत्री जी बैठिए, मान्य मंत्री जी जवाब दे रहे हैं, जवाब दे रहे हैं, जवाब दे रहे हैं, बैठिए, बैठिए, जवाब दे रहे हैं, बैठिए ना। जहाँ जवाब में असंतुष्ट होइएगा, आप लोगों का अधिकार है उस पर पूछने का। बैठिए, मान्य मंत्री जी बैठिए। सवाल जांच रिपोर्ट जल्द से जल्द देने की बात मंत्री जी कह दिया, मान लीजिए। ये जो चलते सत्र में उसकी जांच रिपोर्ट रखे, इतने महीना हो गया, एक हॉस्पिटल में ही तो जांच करना है, एक यूनिट का। टेक्निकल बातें हैं सर, मैं बता देना चाहता हूँ, माननीय विधायक जी को बताता सर। आप चलते सत्र मतलब समझ रहे हैं? एक सेकंड सर, चलते सत्र मतलब आपके पास कितना समय बचा है सर? करीबन अभी 15 दिन का आसपास बचा है, तो 15 दिन में संभव होगा सर? मैं ये बातें कर रहा हूँ सर, मान लीजिए जब टेक्निकल बातें हैं इसमें, जब पेशेंट का ब्लड लेते हैं महोदय, तो हम लोगों ने जांच करवाया, जिसमें सर 65 लोग आए थे, वहां पर 4 लोगों की पुष्टि हुई है महोदय, और लंबा डिटेल है हमारे पास, पेशेंट का इश्यू है, पेशेंट नहीं आ रहे, जिनसे ब्लड लिया है उन तक हम लोग पहुंचना चाह रहे हैं, सारी टीम लगी है। जब तक सारे पेशेंट जिनसे ब्लड लिया उसको हम रिकवरी नहीं करा लेंगे तो हम रिपोर्ट कैसे देंगे महोदय? लेकिन फिर भी आश्वस्त करते हैं कि महोदय कि हम जल्द से जल्द हम मुहैया कराएंगे। ठीक है बाबू, ठीक। मान्य, अब शून्यकाल, मान्य सदस्य मंजू कुमारी, चलिए। शून्यकाल, 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 राज्य शून्यकाल। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। वो हो गया, शून्यकाल पढ़ने दीजिए। अब शून्यकाल राज्य शून्यकाल, शून्य राज्य शून्यकाल। चलिए पढ़िए मंजू जी, आसन से पुकारते। आप लोग क्यों खड़ा हो गए? क्यों खड़ा हो गए? आप लोग क्यों खड़ा हो गए? बताइए। दो जी, माइक दो। माध्यम से हम लोग शून्यकाल डालते हैं महोदय, वो काम नहीं करने के कारण महोदय हम लोग डाल नहीं पाए। कौन चीज? एप्लीकेशन, जो नेबा का एप्लीकेशन है महोदय, आज काम नहीं कर रहा था महोदय। अच्छा, जिसके कारण हम लोग डाल नहीं पाए महोदय। 7:30 AM से स्टार्ट हो गया था, 7:30 बजे से स्टार्ट हो गया था। थोड़ी गड़बड़ी हुई है, अभी प्रैक्टिकल पीरियड में है, अभी थोड़ा सा कभी दिक्कत हो जाती है। तो फिर क्या होगा महोदय? क्या होगा हम लोग का महोदय? इसके बाद दीजिए ना। तो वो आज का जो हमारा आता है वो क्या होता महोदय? अच्छा, आज वाला को ले लीजिए महोदय। अच्छा, आज का विचार करते हैं। चलिए मंजू। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। देवरी प्रखंड अंतर्गत चतरो एवं प्रमुख बाजार क्षेत्र है। यहाँ +2 उच्च विद्यालय नहीं होने के कारण मैट्रिक के छात्राओं को दूर दराज स्थानों पर अध्ययन हेतु जाना पड़ता है। आर्थिक कठिनाई, आवागमन की ससमय व सुरक्षा
कारणों से अनेक विद्यार्थियों आगे की पढ़ाई छोड़ने को विवश है अध्यक्ष महोदय। अतः क्षेत्र के शैक्षणिक विकास हेतु चतरों में शीघ्र +2 उच्च विद्यालय स्थापित करने की सरकार से मैं मांग करती हूँ। धन्यवाद अध्यक्ष। माननीय सदस्य राजेश कच्छप जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। खिजरी विधानसभा सहित पूरे राज्य में पेयजल विभाग द्वारा बोरिंग कर चापाकल निर्माण की जाती है महोदय, परंतु निविदा में 210 से 235 फीट गहराई बोरिंग की जाती है। जिस तरह से शहरीकरण हो रहा है और जलस्तर नीचे जा रहा है, जिसके कारण बोरिंग ड्राई होती जा रही है महोदय। मैं सदन के माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि ड्राई जोन का सर्वे कर उनकी अलग से निविदा की जाए ताकि आमजनों की समस्या दूर हो सके महोदय। माननीय सदस्य सोमेश चंद्र सोरेन जी। सोमेश चंद्र सोरेन जी। धन्यवाद महाशय। पूर्वी सिंहभूम जिला अंतर्गत मुसौनी प्रखंड गोला पंचायत के डुंगरीडीह चौक से बकड़ा विक्रमपुर होते हुए सौरजा बकड़ा कोचा तक लगभग 11 किलोमीटर तक वर्षों से जर्जर लंबित है। किसान, मजदूर एवं विद्यार्थी को मुसौनी प्रखंड मुख्यालय आने जाने में भारी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। अतः सदन के माध्यम से मेरी मांग है कि सरकार उक्त पथ का निर्माण अलिमत कराया जाए। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री हेमलाल मुर्मू जी। अध्यक्ष महोदय, पाकुड़ जिला अंतर्गत धर्मपुर मोड़ से लिट्टीपड़ा से हिरनपुर एवं हिरनपुर से पाकुड़ तक निर्मित मुख्य सड़क की स्थिति जर्जर अर्थात वाहन चलाने लायक भी नहीं है। अतः उपर्युक्त वर्णित सड़क के निर्माण, अनुरक्षण, मरम्मत करने हेतु सदन के माध्यम से सरकार से मांग करता हूं। माननीय सदस्य भूषण तिर्की जी। अध्यक्ष महोदय, गुमला विधानसभा क्षेत्र के शहरी घनी आबादी में नगर परिषद के द्वारा 40 और पुलिस प्रशासन के द्वारा 50 CCTV कैमरे लगाए गए थे। वर्तमान में पुलिस प्रशासन द्वारा लगाए गए 24 कैमरा है चालू है, 26 कैमरे खराब है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि CCTV कैमरों को जल्द से जल्द चालू कराया जाए, जिससे घटना और दुर्घटना में कड़ी नजर रखा जा सके। माननीय सदस्य अनंत प्रताप देव जी। अध्यक्ष महोदय, गढ़वा जिला के भवनाथपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत आदिवासी बहुल दर्जनों गांव के ग्रामीणों को आवागमन में सुविधा के मद्देनजर 2 प्रखंड नगर उटारी और भवनाथपुर को जोड़ने वाले श्री बंशीधर नगर स्थित राजा पहाड़ी से अलकर होते हुए झगराखाड़ भवनाथपुर तक 15 किलोमीटर पथ का निर्माण की मांग सदन के माध्यम से सरकार से करता हूं। धन्यवाद। माननीय सदस्य नीरज यादव जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, कोडरमा जिले के डोमचांच प्रखंड अंतर्गत निमाडी गांव में उच्च विद्यालय नहीं रहने के कारण छात्र छात्राओं को पढ़ाई के लिए 6-7 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है महोदय। उन्हें काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है महोदय। दूरी ज्यादा होने के कारण छात्र छात्राएं उस शिक्षा से वंचित रह जा रहे हैं महोदय। तो मैं सरकार से मांग करती हूं महोदय कि उच्च शिक्षा के लिए वहां पर व्यवस्था की जाए महोदय, जिससे बच्चे उस शिक्षा से वंचित न रहें। धन्यवाद। माननीय सदस्य राम सूर्या मुंडा जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। खूंटी विधानसभा अंतर्गत कर्रा गोविंदपुर मुख्य पथ के टिमडा मोड़ से खरतंगा गांव तक 4 किलोमीटर सड़क का अब तक निर्माण नहीं हुआ है। इससे ग्रामीणों को आवागमन में काफी कठिनाई हो रही है। वहीं खूंटी में रानीकिन बुरू नदी डिपा से YMCA पतराटोली तक 7 किलोमीटर सड़क जर्जर है। इसे तत्काल मरम्मती की आवश्यकता है। अतः एक का शीघ्र निर्माण एवं दूसरे की अविलंब मरम्मती कराई जाए। सदन से मैं मांग करता हूं। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। माननीय सदस्य जयराम कुमार महतो। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। राज्य सरकार द्वारा घोषणा की गई थी कि स्वास्थ्य प्रहरी के अंतर्गत सहिया को 2000 रुपये प्रति माह, सहिया साथी को 50 रुपये प्रतिदिन, BTT को 80 रुपये प्रतिदिन, STT को 100 रुपये प्रतिदिन तथा पंचायत स्वयंसेवक, किसान मित्र, कॉमन सर्विस सेंटर को बढ़ाकर के कर्मियों को बढ़ाकर मानदेय दिया जाएगा, लेकिन अब तक बढ़ी हुई राशि का भुगतान नहीं किया गया है। अतः आसन के माध्यम से सरकार से आग्रह है
लंबित मानदेय का भुगतान शीघ्र किया जाए। धन्यवाद। माननीय सदस्य नागेंद्र महतो। अध्यक्ष महोदय, बगोदर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत सरिया अंचल कार्यालय में अधिकारियों और भू माफियों की साठगांठ से गरीब किसानों की जमीन में हेराफेरी, प्लॉट बदलने और भारी फर्जीवाड़ी के निरंतर शिकायतें मिल रही हैं। इसके साथ ही ग्रामीणों के सैकड़ों आवेदन वर्षों से जानबूझकर लंबित रखे हुए हैं। मैं सदन के माध्यम से इस गंभीर प्रकरण की अविलंब उच्च स्तरीय जांच कराकर दोषी पदाधिकारियों और भू माफियाओं के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की पुरजोर मांग करता हूं। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री समीर कुमार मोहंती। अध्यक्ष महोदय, बौड़ागुड़ा विधानसभा क्षेत्र में सवर, धोबी, बेहरा, मछुआरा जाति के कई परिवारों का निवास है जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग के अंतर्गत आता है, परंतु खतियान में जाति के स्थान पर टाइटल उल्लेख रहने के कारण उनके जाति प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहा। फलस्वरूप उक्त जाति के लोगों को आरक्षण के लाभ से वंचित रहना पड़ रहा। अतः सरकार से मांग है कि उचित नीति निर्धारण कर उक्त जाति वर्ग के लोगों के लिए जाति प्रमाण पत्र निर्गत करना सुनिश्चित किया जाए। माननीय सदस्य दशरथ गोगरा जी। अध्यक्ष महोदय, झारखंड में 35% तसर का उत्पादन कोल्हान प्रमंडल में होता है, जहां काफ़ी संख्या में किसान तसर उत्पादन से जुड़े हुए हैं। पिछले 3 सालों में पूरे राज्य में तसर उत्पादन में काफ़ी कमी आई है। तसर उद्योग से जुड़े सामान्य सुलभ केंद्र बंद कर दिए गए हैं। तसर उद्योग को बढ़ावा देने के लिए स्पेशल पैकेज की व्यवस्था की जाए। धन्यवाद। माननीय सदस्य प्रदीप प्रसाद। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। झारखंड में कार्यरत जल सहायों को काफी समय से मानदेय भुगतान अब तक नहीं दिया गया है। कुछ जिलों में 50% तो कुछ जिलों में 30% जल सहायों का मानदेय राशि का भुगतान हुआ है, लेकिन बोकारो जिला में यह भुगतान नहीं हो पाया है। साथ ही साथ इनका प्रोत्साहन राशि भी बकाया है, जिस कारण ये काफी आर्थिक तंगी से गुजर रही हैं, जबकि इनका मानसिक मानदेय मात्र 2000 रुपया है। अतः मांग करता हूं उक्त भुगतान विसंगतियों को तत्काल दूर करते हुए इसके वित्तीय वर्ष मार्च 2026 तक इनके सभी तरह बकाया राशि का भुगतान किया जाए और अगले वित्त वर्ष में इनकी मानदेय राशि में बढ़ोतरी की जाए। माननीय सदस्य राज सिन्हा जी। अध्यक्ष महोदय, धनबाद विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज स्थापित नहीं होने के कारण जिला के हजारों छात्राओं और उनके अभिभावकों को मानसिक और आर्थिक कठिनाइयां हो रही हैं। स्थानीय छात्राएं तकनीकी पढ़ाई से वंचित तथा राज्य के अन्य जिले में तकनीकी पढ़ाई करने को विवश हैं, जिसकी मांग राज्य स्थापना काल से हो रही है। अतः मांग करता हूं कि धनबाद जिला मुख्यालय अंतर्गत महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज की स्थापना की जाए। माननीय सदस्य श्री आलोक कुमार सोरेन जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। दुमका को राज्य का उपराजधानी का दर्जा प्राप्त है तथा प्रमंडल का महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ मेडिकल कॉलेज, विश्वविद्यालय, तीरंदाजी सेंटर स्थापित है, जहाँ छात्र छात्राएं शिक्षा पा रहे हैं। अतः ज्ञान विज्ञान क्षेत्र में जानने, सीखने, समझने के लिए दुमका में साइंस सिटी निर्माण कराने की मांग करता हूँ। धन्यवाद। माननीय सदस्य रोशनलाल चौधरी। रोशनलाल चौधरी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। बड़कागांव विधानसभा के पतरातू प्रखंड में ग्राम किन्नी से जराद, सालगो और यातू होते हुए निम्मी तक 10 किलोमीटर, गेकदा से किन्नी, खुशियारा, जराद मोड़ तक 5 किलोमीटर, चेतमा से लेम तक 2 किलोमीटर तथा ओरियातू चित्तो से लोवाडी तक 5 किलोमीटर पथ का निर्माण कार्य 10 वर्ष पहले किया गया था। ग्रामीण पथ के जर्जर होने के कारण दुर्घटनाएं बढ़ी हैं और आम जन को आवागमन में काफी कठिनाई हो रही है। अतः इन ग्रामीण पथों के निर्माण एवं मरम्मति की मांग आपके माध्यम से करते हैं। माननीय सदस्य कुमार उज्जवल। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, मेरे सिमरिया विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत सिमरिया प्रखंड के कसारी स्थित कर्माटाड़ के जंगल में
27/2/2026 को इलाज के लिए दिल्ली जा रही रेड बर्ड एयर एम्बुलेंस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस हृदय विदारक घटना में 7 लोगों की दुखद मृत्यु हो गई। मैं शून्यकाल के माध्यम से घटना की उच्च स्तरीय जांच, मृतकों के परिजनों को समुचित मुआवजा तथा परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने की मांग सदन से करता हूं। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। माननीय सदस्य सुदीप गुड़िया जी। अध्यक्ष महोदय, तोरपा विधानसभा अंतर्गत रनिया प्रखंड अत्यंत पिछड़ा आदिवासी मूलवासी बहुल क्षेत्र है तथा शैक्षणिक आर्थिक क्षेत्र में काफी कमजोर है। प्रखंड मुख्यालय से 50 किलोमीटर के दायरे में कोई भी डिग्री कॉलेज नहीं होने से विद्यार्थियों को काफी परेशानी हो रही है। अतः मैं सदन के माध्यम से मांग करता हूं कि रनिया प्रखंड में डिग्री कॉलेज स्थापित किया जाए। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। माननीय सदस्य अरूप चटर्जी जी। अध्यक्ष महोदय, बोकारो जिला अंतर्गत चास प्रखंड के वैदमारा मौजा में विद्युत सब स्टेशन नहीं होने के कारण 20-25 गांवों में बिजली आपूर्ति अनियमित एवं लो वोल्टेज की गंभीर समस्या बनी हुई है। दुरुस्त ग्रिड से आपूर्ति होने के कारण बार बार फॉल्ट और बाधा उत्पन्न होती है। वैदमारा मौजा में शीघ्र नया सब स्टेशन स्थापित किया जाए ताकि ग्रामीणों को सुचारू विद्युत सेवा मिल सके। माननीय सदस्य निर्मल महतो। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। लगातार 2 दिनों से रोज रिम्स आना जाना हो रहा। अध्यक्ष महोदय, राज्य के राजधानी रांची रिम्स में ट्रामा सेंटर, इमरजेंसी एवं बच्चों वार्ड में ऑक्सीजन, वेंटिलेटर एवं बेड की कमी है। बाहर एम्बुलेंस खड़ा, गाड़ियों में मरीज मृत्यु हो जाता है। कैसर के विभाग सप्ताह दिन मरीजों भर्ती के बाद भी बेड नहीं मिलता है। अतः सदन के माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि रिम्स में ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, बेड के साथ लाचार व्यवस्था को सुधार करने का मांग करता हूं। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। माननीय सदस्य मंगल कालिंदी जी। मंगल कालिंदी जी। अध्यक्ष महोदय, जुगसलाई विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत बड़ाम एवं पटमदा जो कृषि बाहुल क्षेत्र है तथा कृषि प्रधान क्षेत्र है, जहां डेयरी प्लांट नहीं होने से कृषकों को काफी परेशानियां होती है। अंत में आसन से लोकहित एवं जनहित में जुगसलाई विधानसभा क्षेत्र के बड़ाम एवं पटमदा प्रखंड में डेयरी प्लांट निर्माण की मांग करता हूं। माननीय सदस्य कुशवाहा शशिभूषण मेहता। अध्यक्ष महोदय, पांकी विधानसभा में पॉलिटेक्निक संस्थान बसोरा प्लामो जो वर्ष 2022 से बनकर तैयार है, 4 साल बीतने के बाद भी पढ़ाई प्रारंभ नहीं हुआ। महोदय 25 मार्च 1991 को जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों से मुठभेड़ में शहीद हुए सीआरपीएफ जवान 98वीं वाहिनी के सिपाही जितेंद्र सिंह चेरो के नाम पर उक्त संस्थान का नामकरण करने एवं इसी सत्र से पढ़ाई प्रारंभ करने की मांग सरकार से करता हूं। माननीय सदस्य अमित कुमार यादव जी। अध्यक्ष महोदय, कोडरमा जिला अंतर्गत NH33 चंदवारा से जयनगर भाया काको, जोगिया टीला, जदघगरा, जमसोती, बेड़ोकला होते हुए घोरबंदा पुल तक ग्रामीण विकास विभाग के सड़क को अधिकृत करते हुए PWD रोड बनाने की मांग सरकार सदन से करता हूं। माननीय सदस्य शत्रुघ्न महतो जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। शून्यकाल के माध्यम से मैं सरकार को आकृष्ट करना चाह रहा हूं। बागमारा विधान क्षेत्र के महोदय एवं आसपास के क्षेत्रों में सुचारू बिजली आपूर्ति हेतु पदुगढ़ पंचायत अंतर्गत राधानगर पहाड़ी पर पावर ग्रिड का सबस्टेशन का निर्माण कराया गया है। निर्माण कार्य पूरा होने के बावजूद भी उक्त सबस्टेशन से बिजली की आपूर्ति प्रारंभ नहीं की गई है, जिससे महोदय एवं आसपास के इलाकों में बिजली का प्रवाह एवं आपूर्ति काफी दयनीय है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि महोदय में निर्मित पावर ग्रिड सबस्टेशन से अविलंब बिजली आपूर्ति प्रारंभ की जाए। धन्यवाद। माननीय श्री रामचंद्र सिंह जी। अध्यक्ष महोदय, झारखंड के पंचायती राज विभाग में 15वें वित्त आयोग के तहत वर्ष 1921 में बहाल 350 कनीय अभियंताओं की सेवा 31 मार्च 2026 को समाप्त हो रही है।
उम्र सीमा पार होने के एवं इनके समक्ष बेरोजगारी की संकट को देखते हुए बिहार एवं पश्चिम बंगाल की तर्ज पर इन अनुभवी अभियंताओं का विभाग में ही समायोजन या नियमितीकरण की मांग सदन के माध्यम से सरकार से करता हूँ। ध्यान आकर्षण की सूचनाएं माननीय सदस्य श्री प्रकाश राम। लाइन दो जी। महोदय हम करवा देते, हम बोल दिए उनको। महोदय, मैं सदन के माध्यम से बोल दिए राज्य के हजारों विद्यालय रसोईया सह संजीविका के मानदेय में वृद्धि और उन्हें स्थायी करने की मांग करता हूँ। आप क्या पढ़ते हैं सर? शून्यकाल हमको दीजिएगा नहीं सर, सॉफ्टवेयर तो आपका खराब था सर। अच्छा ठीक, अच्छा आप उसको रखिए, उसका व्यवस्था करते हैं, रखिए उसको। अभी ध्यान आकर्षण का सूचना बोल दिए। थोड़ा देर के लिए व्यवधान उत्पन्न हुआ था मनोज जी, इतना दूर शून्यकाल देने आने के लिए जाने के लिए इतना सुविधा हो गया। अब कभी कभी यांत्रिक त्रुटि होता है थोड़ा सा। चलिए प्रकाश तो देखते हैं आपका। अध्यक्ष महोदय, मेरा ध्यान आकर्षण है अध्यक्ष महोदय, लातेहार मुख्यालय में तापा खास में लगभग 40-50 वर्षों से वहाँ एससी समाज के लोग रह रहे हैं अध्यक्ष महोदय, और वहाँ अभी लगातार जो है जिला प्रशासन के द्वारा नोटिस दे करके उनको हटाने के लिए दबाव उन पर बनाया जा रहा है। और अध्यक्ष महोदय, अब ठीक हो जाएगा। इसके पूर्व में लातेहार में ही एक चंदन स्थान है, और चंदन डी में लगभग 266 लोगों को अतिक्रमण से जो है उनको हटाया गया वहाँ अध्यक्ष महोदय। 200 लगभग एससी एसटी के लोग बसे हुए थे, 266 लोग थे, और उनको वहाँ से जो है बिना कोई पुनर्वास की व्यवस्था किए हुए उनको वहाँ हटाने के लिए जो है प्रशासन ने दबाव बनाया, और उसके बाद जो है काफी आंदोलन के बाद 2-2 डिसमिल जमीन जो है उनको आवंटित किया गया, लगभग ये 10-11-12 में, और 2-2 डिसमिल जमीन देने के बावजूद उन्हें आज तक जो है उन्हें बसाया नहीं गया है अध्यक्ष महोदय। आज भी वो बेघर हैं, किसी तरह से झोपड़ी बना करके रह रहे हैं। हम सरकार से मांग करते हैं अध्यक्ष महोदय ध्यान आकर्षण के माध्यम से कि जो 155 लोगों को जो चिन्हित किया गया जो भूमिहीन है उनको जो है आवास की व्यवस्था कराया जाए, जमीन जो उनको दिया गया है वो जमीन पर बसाया जाए, और ये जो 40-50 लोगों को जो बार बार जो नोटिस जो इन्हें दिया जा रहा है वहां से हटाने के लिए इनको पुनर्वास की व्यवस्था और मकान जो इनको जिसमें अभी रह रहे हैं उनकी मुआवजा की व्यवस्था कराया जाए अध्यक्ष महोदय। माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, जैसे कि माननीय सदस्य कह रहे हैं कि 40-50 वर्षों से वह निवास कर रहे हैं, एक्चुअली उसका प्रमाण रहना चाहिए कि जैसे कि गैर मौजूदा खास जमीन पर यदि वो रह रहे हैं तो उन पर अतिक्रमण मुक्त कराने से संबंधित केसेस पहले हुए हों, उनका रिकॉर्ड मिलता, या खतियान में दर्ज हो कि सरकारी जमीन है लेकिन अवैध दखल कब्जा में हो, तब वो प्रमाण होता है कि 30-40 वर्षों से वो व्यक्ति वहाँ निवास कर रहे हैं, घर बना के रह रहे हैं। तब ऐसे परिस्थिति में यदि सरकार उसको वहाँ से हटाने की, अतिक्रमण मुक्त करने का प्रयास करती है तो उस स्थिति में उसको दूसरे जगह भी भूमिहीन यदि है तो माने घर बनाने लायक जमीन दे करके उसको बंदोबस्त करने का है। जैसे उन्होंने अपने उदाहरण दिया है चंदन डी के बारे में, करीब 150 लोगों को पुनर्वासित किया गया है 2-2 डिसमिल दे करके। तो इनका एक्चुअली कहना था कि चंदनडी वाला जो बंदोबस्ती 2-2 डिसमिल किया गया वहाँ सरना मसना स्थल है जिस कारण से वो लोग नहीं जा पा रहे हैं। तो इसमें हम लोग ने जांच करके डीसी ने रिपोर्ट किया है कि चंदनडी वाला में अतिक्रमण मुक्त करके 2-2 डिसमिल भूमि बंदोबस्त वर्ष 1911-12 में की गई। बंदोबस्त भूमि मौजा नवाडी के खाता संख्या 47, प्लॉट संख्या 368, रकबा 10 एकड़ 85 डिसमिल, जमीन पुरानी प्रति काबिल आबाद है जो गैर मजरूआ खास खाते की भूमि है। उक्त भूमि सरना स्थल के रूप में सर्वे खतियान में दर्ज नहीं, इसलिए उनको वहां जाने में कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। और माननीय सदस्य को लगता है कि इसमें कहीं अनियमितता हुई है, प्रशासन इसको नजरअंदाज कर रहे हैं, तो मैं आपको आश्वस्त करता हूं चूंकि ऐसे
दलित और उन समुदाय के लोग हैं कि मैं डीसी को करके एक रिपोर्ट मंगा लेता हूं कि आपका जो ये मामला है लोकहित में आपने उठाया, यदि सही है तो नियम संगत इस पे हम लोग कार्रवाई करेंगे। ठीक है प्रकाश जी। नहीं अध्यक्ष महोदय, क्योंकि माननीय मंत्री ने कहा है कि वहाँ पे शरणा स्थल में जो है वहाँ पर शरणा स्थल नहीं है, तो अध्यक्ष महोदय ये अंचल पदाधिकारी का जो है उनका एफिडेविट है कि वहाँ पर जो है वर्तमान में ये 17-18 का जो है उनका एफिडेविट किया हुआ है। वर्तमान में वहाँ पर जो है आदिवासी समाज के लोग वहाँ पर पूजा पाठ करते हैं और वहाँ पर जतरा मेला लगाया जाता है। अध्यक्ष महोदय उनका ये रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट देख लें। और दूसरी बात है अध्यक्ष महोदय कि लातेहार जिले के पूरे जिले में जो है सर्वे जो हुआ है, सर्वे में काफी गड़बड़ी है अध्यक्ष महोदय, और सर्वे के माध्यम से यह पता नहीं लगाया जा सकता है कि वहाँ पर जो है जो लोग वहाँ पर 40-50 वर्ष से रह रहे हैं वह अवैध दखल उनका है या नहीं है। इस सर्वे लातेहार में सर्वे के माध्यम से आप पता नहीं लगा सकते हैं। आप एक टीम गठित कर दीजिए, ये पता लगा लीजिए कि वहाँ जो लोग रह रहे हैं कितने वर्षों से रह रहे हैं। अगर 40-50 वर्षों से अगर वह वहाँ रह रहे हैं तो उनको जो है जमीन जो है बंदोबस्त के जो है करने की व्यवस्था आप करें और उनका मुआवजा जो है देने की आप व्यवस्था करें। और दूसरी तरफ 155 लोग जो भूमिहीन हैं उनको आप अभी आप जांच करा करके मंगा लीजिए, और अगर वहां पर शरणा स्थल है, वहां पूजा पाठ आदिवासी समाज के द्वारा किया जाता है, तो दूसरे जगह जमीन जो है उनको उपलब्ध करा करके उनको बसाया जाए। अध्यक्ष महोदय। माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, इसमें उपायुक्त का एक मिनट, माननीय नेता प्रतिपक्ष कुछ बोलना है। अध्यक्ष महोदय, चूंकि विषय बड़ा गंभीर है, इसमें से एक बात तो देख रहे थे और मंत्री जी जो उत्तर दे रहे थे, हमें लगता है कि इस बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए कि हम कहते हैं गरमजरुआ जमीन में अतिक्रमण किया हुआ है, तो सरकार को पहले उसकी सर्वे करना चाहिए। और मंत्री जी से हम कहेंगे कि आप उसे सर्वे कराइए कि अतिक्रमणकारी उसको कह सकते हैं कि हमारे पास ऑलरेडी यहाँ जमीन है और दूसरी जगह अतिक्रमण करके जंगल को उजाड़ करके या गरमजरुआ जमीन को दखल करके भी हमने कब्जा किया हुआ है, तो उसको आप जरूर हटाइए। लेकिन ऐसा भी भूमिहीन है जिसके पास कहीं कोई और जमीन नहीं है बेचारे का, और वो ठीक है सरकार की जमीन में फॉरेस्ट लैंड पर बसे हुए हैं, अगर उनको हम वहां से ये कह करके उजाड़ते हैं कि गरमजरुआ जमीन में अतिक्रमण किया हुआ है, तो बेचारा वो बेघर बर हो जाते हैं। इसलिए मंत्री जी से ये कहेंगे कि उनको ये बतानी चाहिए कि भाई आप इसको कैसे चिन्हित करते हैं। अगर इसको बिना चिन्हित किए आप उनको उजाड़ रहे हैं तो एक प्रकार से हम सब लोग पाप कर रहे हैं। और इसलिए हम मंत्री जी से कहेंगे कि इस बात का आप एक बात तो जरूर ध्यान देंगे, वहां भी उसको आप सर्वे कराइए कि भाई वो लोग वास्तव में अतिक्रमणकारी है, यानी उनके कहीं और जमीन है और वहां भी बसे हुए हैं, तो हम उसको कह सकते हैं अतिक्रमणकारी कि भाई उनकी लोभ है जमीन के प्रति, इसलिए यहाँ उन्होंने कब्जा किया, तो उनको आप हटाइए। लेकिन अगर उनके पास और अन्यत्र कहीं नहीं है रहने के लिए जमीन और वहीं सिर्फ वो रह रहे हैं, तो एक तो ये मेरा कहना है मंत्री जी से अध्यक्ष महोदय कि उनको आप बिल्कुल मत हटाइए, बल्कि आप उनके लिए बंदोबस्त कर दीजिए। दूसरी बात मैं कहूंगा, आपने इसमें कहा है कि 2-2 डिसमिल जमीन दे करके हमने बसाया। अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी आदिवासी हैं, आदिवासी समाज जो रहते हैं गांव में 2 डिसमिल जमीन में कैसे रहेंगे? सुअर भी रखते हैं, बकरी भी रखते हैं, आदमी भी रहता है, तो हमें यह सहानुभूति पूर्वक विचार करना चाहिए इन जानवरों के साथ कैसे रह सकता है। एक मापदंड तय करिए, इस प्रकार की भूमिहीन लोग हैं चाहे कोई भी हो, तो उनको हम इतनी जमीन तो जरूर दें ताकि वो घर भी बना सके, मुर्गी भी रख सके, बकरी भी रख सके, सुअर भी रख सके और थोड़े बहुत साग सब्जी भी लगा सके। तो इतना हम जरूर ध्यान रखिए, 2 डेसिमल में बिल्कुल नहीं चलेगा मंत्री महोदय। इसलिए मैं अध्यक्ष जी से मुझे ये प्रश्न, ये उत्तर पढ़ करके मुझे लगा कि शायद हम लोग ये अफसर बाबू लोग रिपोर्ट दे देते हैं और हमें बैठ करके उस पर विचार करना चाहिए। अफसरों को भी कहना चाहिए कि साहब आप इस पर देखिए वो आदमी का कहीं और है कि नहीं है, नहीं है कहीं तो आप उसको तोड़िए मत, ये साफ साफ आदेश दीजिए, और बल्कि उनको आप बंदोबस्त कर दीजिए, ये आप आदेश दीजिए अफसरों को। यही मैं अध्यक्ष महोदय मंत्री जी से मैं यही निवेदन कर रहा था। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे वरिष्ठ
माननीय बाबूलाल मरांडी जी ने जिन बातों को उठाया है, मेरे समझ से भूमिहीनों के लिए ये बात सही है और इस पर हम लोग को ध्यान देना चाहिए। लेकिन जहाँ तक बंदोबस्ती का सवाल है सरकार का, 7 डिसमिल तक हम लोग बंदोबस्ती दे सकते हैं, लेकिन यदि वो मांग करे तब। लेकिन सरकार तो 7 डिसमिल तक, 2 डिसमिल में भी घर बन सकता है, 3 में भी, 4 में भी, 7 डिसमिल तक देने का प्रोविजन है आवास के लिए। और यदि वो सही में किसान है तो किसान है तो हम लोग तो वन क्षेत्र में या कहीं ऐसे भी जहाँ 2000 स्पेशल जो है ना हम लोग का वन अधिकार अधिनियम का पट्टा चलता है, यदि वन भूमि पे जंगल झाड़ी है ऐसे जमीन पे यदि वो खेती करने के लिए उनके ऊपर 2004 से पूर्व में भी मुकदमा हुआ है, तो ऐसे भी उनको पट्टा दे करके जो है ना आवासीय बंदोबस्ती देने का, कृषि जमीन एक्स्ट्रा देने का जो है ना प्रोविजन सरकार का, भारत सरकार का ये मामला है। तो जहाँ तक माननीय सदस्य ने जिन बातों को उद्धृत किया है, प्रकाश राम जी ने चंदन डी के बारे में कहा है, मैंने कहा है कि मैं इस बात को दिखवा लेता हूँ। इस संबंध में उन्होंने कहा कि सीओ ने एफिडेविट करके दिया है कि वहाँ हाट चलता और सरना स्थल है, लेकिन उपायुक्त से हम लोग 24/2026 को इनके ध्यान आकर्षण सूचना आने के बाद हम लोग ने रिपोर्ट मांगा था। डीसी ने स्पष्ट रूप से लिखा है, पूर्व में चंदन डी मौजा में भी अतिक्रमण भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया गया था और अतिक्रमण मुक्त करने की कार्रवाई के पश्चात पुनर्वास हेतु 2-2 डिसमिल भूमि बंदोबस्त वर्ष 2011-12 में की गई थी। बंदोबस्त भूमि मौजा नवाडी के खाता संख्या 47 प्लॉट नंबर 368 रकबा 10.85 एकड़ किस्म जमीन पुरानी प्रति काबिल आबाद जो गैर मौजूदा खास खाते की भूमि है। उक्त भूमि सरना स्थल के रूप में हाल सर्वे खतियान में दर्ज है। उपायुक्त का हस्ताक्षर है महोदय 24/2/2026 का। इसीलिए जहां सरकार उनको बंदोबस्ती दी है वो ईमानदारी से वहां जाने का काम करें। मान लिए वो लोग भूमि ने कहीं दूसरे जगह से नहीं है वहीं का है, तो लेकिन मैं इस पर उपायुक्त को पत्राचार करके एक रिपोर्ट मंगा लेता हूं कि इसकी वास्तविक स्थिति। ठीक है प्रकाश जी। नहीं अध्यक्ष महोदय, ये तो स्पष्ट है अध्यक्ष महोदय कि 138 लोगों को 2-2 डिसमिल जमीन जो है उनको बंदोबस्त किया गया अध्यक्ष महोदय। और वहां पर जो है उस जमीन में जहां इनको दिया गया है वहां पर ये गए भी अध्यक्ष महोदय। वहां जाने के बाद जो है पहले पूर्व से जो है आदिवासी समाज के लोग उस स्थल में पूजा पाठ करते आ रहे थे, वहां मेला जो है लगाया जा रहा था। जब यहाँ से वहां जब लोग गए उस जमीन में जाने के बाद जो है काफी जो है अध्यक्ष महोदय वहां विवाद हुआ। वहां पर ये स्थिति उत्पन्न हुई अध्यक्ष महोदय, आपस में इस तरह के टकराव उत्पन्न हुई कि ये कहिए कि वहां पर कोई दुर्घटना होने से जो है वहां बच गया अध्यक्ष महोदय। तो वहां तो सबसे पहले तो यह वहां जो स्थानीय प्रशासन है वो जाकर के लोगों को बसाए, जमीन जो है जाकर के जो है उनको सामने रह करके कब्जा दिलाए और वहां पर जो है उनको आवासित करे। और दूसरी बात अध्यक्ष महोदय, जो तापा खास में जो 40-50 लोग जो हैं 50 वर्षों से हैं, इनका जो है आप एक कमेटी का गठन कर दीजिए। गठन करके वहां आप जो है जांच करा लीजिए। आज जांच कराने के बाद अध्यक्ष महोदय उनको जो है जमीन का पर्चा जो है उपलब्ध कराएं अध्यक्ष महोदय। और हमारे अभी माननीय आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी ने जो है स्पष्ट कहा है, ये बात सही है अध्यक्ष महोदय, कि आज के समय में 2-2 डिसमिल जो जमीन उनको उपलब्ध कराया गया है अध्यक्ष महोदय। हम समझते हैं कि आज के समय में 2 डिसमिल बहुत ज्यादा नहीं होता है। निश्चित रूप से आदिवासी SC ST के लोग जो है गरीब होते हैं, मजदूर होते हैं। अगर 2 डिसमिल जमीन में घर बना करके बाकी गाय बकरी का पालन जो है वो नहीं कर सकते हैं अध्यक्ष महोदय। और खास करके SC ST जो ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं अध्यक्ष महोदय, उनका गाय बकरी ही जो है उनके लिए कहिए कि एक तरह से जीविका का साधन है अध्यक्ष महोदय। इसलिए हम चाहेंगे कि सरकार का भी यह प्रावधान है कि 7 डिसमिल तक जो है उनको जमीन दिया जा सकता है। और हमको लगता है कि हर जगह जो है GM लैंड फॉरेस्ट वन, वहाँ तो ऐसे फॉरेस्ट वन में वो लोग बसे हुए नहीं है, GM लैंड ही है, तो उनको जमीन वहाँ उपलब्ध है। 7 डिसमिल जमीन उनको उपलब्ध कराया जाए अध्यक्ष महोदय। और ये जो है सरकार गारंटी करे कि 138 लोग जिनको 2-2 डिसमिल आवंटित किया गया है जमीन, उनको बसाने की जो है व्यवस्था सरकार करे। ठीक है, हमने स्पष्ट कर दिया अध्यक्ष महोदय। उपायुक्त को आप रिपोर्ट मंगा लीजिए। देख लेते हैं कि क्या जो तथ्य सामने आए उसके आलोक में नियम कानून के मुताबिक क्या कर सकते हैं उसको करिए। जी अध्यक्ष महोदय। माननीय सदस्यगण, चलते अध्यक्ष सत्र में क्या रिपोर्ट मंगा लेंगे? चलते सत्र में? जी चलते सत्र में अध्यक्ष महोदय। माननीय मंत्री जी।
नहीं अध्यक्ष महोदय, चलते सत्र की बात नहीं, मैंने तो स्पष्ट कह दिया कि उपायुक्त के माध्यम से हम जांच करा लेते हैं। 125 या 26 लोगों की बात ये कह रहे हैं कि वहाँ पर सीओ जो एफिडेविट करके दिया है, मैंने पूजा या ये सारा चीजें होता है, ताकि विवाद नहीं हो, इस पर भी मैं जांच कर लेता हूँ। उसके बाद जो नियम संगत कार्रवाई होगा हम करेंगे। ठीक अध्यक्ष महोदय, ये 11-12 से मामला चलते आ रहा है अध्यक्ष महोदय, और किसी तरह से कोई टीन का जो है घर बना करके रह रहा है, कोई फूस का घर बना के रह रहा है, उनको रहने में काफी कठिनाई हो रही है। वहाँ एक सदस्य जो है, जो प्रभावित सदस्य है, वो कोर्ट भी गए थे अध्यक्ष महोदय। कोर्ट ने भी जो है इस पर जो है संज्ञान लिया है अध्यक्ष महोदय। कोर्ट ने भी कहा है कि अगर कहीं कोई कानूनी बाध्यता नहीं है तो उनको जो है आवासित किया जाए अध्यक्ष महोदय। इसी तरह से जो है 12-13 सालों से अगर इसी तरह से टाल मटोल करके अगर रखा जाता, और SC/ST का सवाल है अध्यक्ष महोदय, ये कहीं से भी जो है उचित नहीं है अध्यक्ष महोदय। इसलिए हम माननीय मंत्री जी से कहना चाहेंगे कि इस पर जो है गंभीरता से आप विचार करिए मंत्री जी। ये लोग काफी गरीब लोग हैं, SC समाज के लोग हैं, SC समाज के लोग हैं, इस पर जो है गंभीरता से विचार को गंभीरता से देखिए। आप चल माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय बाबूलाल जी भी इस बात को उद्धृत किए, इसलिए मैंने कहा कि उपायुक्त से जांच करा करके इसमें जो नियम संगत होगा हम कार्रवाई करेंगे, स्पष्ट कर दिया। माननीय सदस्यगण, आज दिनांक 27 फरवरी 2026 को द्वितीय पाली की सभा की कार्रवाई समाप्त होने के उपरांत झारखंड विधानसभा परिसर उत्तरी पटिको के समीप होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया है। आप माननीय सभी सदस्य, पक्ष के विपक्ष के सभी सादर आमंत्रित हैं। ग्रामीण विकास विभाग। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं कि ग्रामीण विकास विभाग के संबंध में 31 मार्च 2027 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा उसकी पूर्ति के लिए 123 अरब 46 करोड़ 89 लाख 71 हजार रुपए से अधिक राशि प्रदान की जाए। यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है। धन्यवाद। इस मांग से संबंधित जो कटौती के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं उसमें डॉक्टर नीरज यादव, श्री जयराम कुमार महतो, श्री निर्मल महतो एवं श्री आलोक कुमार चौरसिया 120 के कटौती प्रस्ताव क्रमांक 11 से 14 तक व्यापक है। माननीय सदस्य डॉक्टर नीरज यादव जी अपना कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करें। मैं प्रस्ताव करती हूँ महोदय कि शीर्षक की मांग 10 रुपये से घटाई जाए। माननीय सदस्य डॉक्टर नीरज यादव जी अपना वक्तव्य दूसरे पाली में शुरू करेंगे। सभा की कार्रवाई अपराह्न 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।
माननीय सदस्य डॉक्टर नीरज यादव अपना वक्तव्य प्रारंभ करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, ग्रामीण विकास विभाग के कटौती प्रस्ताव के पक्ष में बोलने के लिए खड़ी हुई हूँ महोदय। ग्रामीण विकास विभाग में माननीय मंत्री जी जैसी भारी भरकम, बजट भी उनका वैसे ही भारी भरकम। पहले तो बधाई देती हूँ माननीय मंत्री जी। हाँ, लेकिन बजट तो माननीय मंत्री जी का न है भैया। माननीय महोदय, सर्वप्रथम सरकार की प्राथमिकताएं जो है धरातल पर वो दिखती नहीं है महोदय। जैसे सबसे पहले हमें लगता है कि हम आम लोगों को कैसे बुनियादी सुविधा उपलब्ध कराएं, इस पे हमारी प्राथमिकताएं होनी चाहिए। लोगों को कैसे इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं हो, इस पर हमारा ध्यान होना चाहिए महोदय। हम कहते हैं कि दिन रात मेहनत करने की बात आती है तो दीमक भी दिन रात मेहनत करते हैं महोदय, लेकिन वो विकास नहीं, वो विनाश करते हैं। लेकिन हम आम लोगों के समस्याओं को ध्यान देते हुए उनको बुनियादी सुविधाओं के लिए इधर उधर भटकना न पड़े, उनको कैसे सुविधा मिल पाए उसके लिए प्रयत्न करते हैं महोदय। लेकिन अगर आधारभूत संरचनाएं ही मजबूत नहीं होगी महोदय, तो आम लोगों का जीवन बेहतर कैसे होगा, इस पे हमें चिंता करने की जरूरत होती है। और हमें लगता है कि सरकार को ये देखना चाहिए कि हम जो काम कर रहे हैं उससे ज्यादा काम कैसा हो रहा है, इस पे जरूर ध्यान देने की जरूरत है महोदय। महोदय, इसमें जो बात आ रही है शुरू दिन से ही कि जो भी ग्रांट केंद्र से मिलता है वो मिल नहीं पा रहा है महोदय, तो इस पे हम बहुत ही गंभीरता पूर्वक संवेदनशीलता के साथ हम बात रखना चाहते हैं कि क्या जो ग्रांट मिलता है उसकी उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं देने के कारण ये ग्रांट नहीं मिल पा रहा है, ये सच्चाई है कि नहीं महोदय? अगर हम अपने घर के खर्चे के लिए भी महोदय बच्चों को कुछ पैसा देते हैं तो हम उनसे हिसाब लेते हैं कि आखिर उन्होंने क्या क्या काम में कितने पैसे खर्च किए। तो ये तो सरकार की जवाबदेही है महोदय। और यदि ये नहीं है महोदय तो हमें लगता है कि इतनी कम परसेंटेज राशि खर्च कैसे हो रही है। किसी में हम देखते हैं 8 से 10% राशि खर्च हुई है और मैक्सिमम विभाग में तो देख रहे हैं महोदय 50% भी राशि खर्च नहीं हुई है। और जो हमारे पास आंकड़ा है 47,367 से ज्यादा उपयोगिता प्रमाण पत्र अभी तक केंद्र को नहीं दिया गया, जिसके कारण कि पैसा वहां से नहीं मिला महोदय। लेकिन फिर भी हम जवाबदेही लेते हुए एक बात का आग्रह करना चाहेंगे महोदय कि केंद्र पैसा नहीं देता है, केंद्र पैसा नहीं देता, ये हम लोगों को भी बुरा लगता है। अब सत्र है, यहाँ से जाके हम लोगों को क्या जवाब देंगे या सरकार ही क्या जवाब देगी? तो माननीय वित्त मंत्री जी भी हैं, एक आग्रह करेंगे कि एक बार बताने की कोशिश करें कि किस किस विभाग का कितना पैसा केंद्र में बकाया है, कब से पैसा बकाया है और कब कब का पैसा बकाया है। महोदय, ये अगर हम लोगों को मिल जाए तो हम विश्वास दिलाते हैं कि जितने भी माननीय विधायकगण हैं, जितने भी झारखंड के सांसद हैं, एक संयुक्त बैठक बुला लिया जाए महोदय और उसमें हम लोग मिल करके वो राशि तय करके और जाएंगे केंद्र महोदय और झारखंड के हित में, राज्य हित में पैसा लेकर के आएंगे महोदय। ये हम कहना चाहते हैं। सिर्फ 1 मिनट बोलने दीजिए माननीय अध्यक्ष महोदय, बोलने दीजिए महोदय। हम तो सहयोग कर रहे हैं ना महोदय, हम तो सहयोग कर रहे हैं। 1 मिनट माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या कह रही थी किस विभाग का कितना पैसा केंद्रांश के रूप में बकाया बता दे तो हम लोग उसका पहल करेंगे। हम धन्यवाद देते हैं माननीय महोदया को जो इस पर चिंता व्यक्त कर रही है। मैं बता देना तो पीएचडी डिपार्टमेंट का कुल बकाया 24-25 से लेके अब तक 6207 करोड़ रुपया है महोदय। ये स्पष्ट उनको मैं सदन में ये बात को विश्वास के साथ कह रहा हूँ। चलिए नहीं, माननीय अध्यक्ष महोदय, आप बोलने दीजिए उनको। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप ही डिस्टर्ब करिएगा तो मोशन टूट जाता है। मोशन बोलने दीजिए थोड़ा, अमित जी को भी बेचैन है। शीतकालीन सत्र में इसी तरह मामला आया था, माननीय ग्रामीण विकास मंत्रालय का ही मामला था और माननीय नेता प्रतिपक्ष ने उनको आश्वस्त किया था कि अगर ऐसा मामला तो आप मेरे साथ चले वहां पे
केंद्रीय मंत्री से बात करेंगे और उनका लाएंगे। अध्यक्ष महोदय, इसका रिजल्ट भी हुआ कि नेता प्रतिपक्ष माननीय ग्रामीण विकास मंत्री के साथ पार्लियामेंट गए, हम लोग साक्षी है अध्यक्ष महोदय, और वहां से इनका जो भी बकाया था आया कि नहीं आया, पूछिए माननीय मंत्री जी से। तो पहल करेंगे तब ना अध्यक्ष महोदय, पहल करेंगे तब ना। इस पर बोल देते हैं, सदन में असत्य बातों को रखना उचित नहीं है। ये बात बहुत सफाई से और बहुत स्पष्ट तरीके से पूरे राज्य में आया कि वो पैसा अगर राज्य में आ पाया सिर्फ एक किश्त, दूसरा कल शाम आया है, वो इस वजह से आया कि हमारे विभाग के पदाधिकारियों ने और मैंने स्वयं उसके लिए प्रयास किया। जिस बैठक की बात कर रहे हैं माननीय सदस्य, उस बैठक के पहले वो पहला किश्त आ गया था और उसमें विपक्ष की कोई भूमिका नहीं है। और आगे की स्थिति पर मैं अपने जवाब के वक्त पूरा डिटेल्स दूंगी अध्यक्ष। हो गया अपना बात, ठीक बोलिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, हम मात्र 1 मिनट बोले हैं महोदय अभी तक, थोड़ा ध्यान दीजिएगा महोदय, मात्र 1 मिनट अभी तक हम बोल पाए हैं महोदय, और हम तो सहयोग करने के लिए बोल रहे हैं महोदय, इसमें इतना अड़ंगा हम तो बोलिए ना, आप बोलिए। जी महोदय, हम चाहते हैं कि ये खो, ऐसे नहीं केवल मौखिक बोल दे, ऐसा नहीं, अगर ईमानदारी से चाहते महोदय। आज झारखंड की आम जनता, भोली भाली जनता को आज दिग्भ्रमित किया जा रहा है महोदय, इसलिए हम चाहते हैं कि ये पहल अच्छे ढंग से हो और हम लोग सब साथ देने के लिए तैयार है महोदय। और आइंदा ये केंद्र से पैसा नहीं आया, ये बात नहीं आनी चाहिए। अगर आप बैठक नहीं करा सकते हैं तो महोदय ये बात यहाँ पर आज समाप्त होनी चाहिए महोदय। आगे महोदय हम देख रहे हैं कि झारखंड की प्रति व्यक्ति आय भी बहुत कम है महोदय, उसे हम कैसे बढ़ाएं, इस पे किसी प्रकार की हम कोई व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं। आज हम जो सड़क है, पुल पुलिया है, उसी का निर्माण नहीं कर पा रहे महोदय, तो आगे हम उनको कैसे अच्छी व्यवस्था दे पाएंगे। हम ये जो अभी माननीय मंत्री जी का जो ग्रामीण विकास विभाग का वो बुक था महोदय, उसको हम देख रहे थे, उसमें लिखा है कि अबुआ आवास योजना 24-25 में लक्ष्य था 6,50,000, स्वीकृति मिली महोदय 6,33,106। पूर्ण कितना हुआ महोदय, आप देख लीजिए, 1,88,849 आवास पूर्ण हुआ। 6 लाख के विरुद्ध 1 लाख होता है। ये हम नहीं बोल रहे महोदय, ये बुक में दिया हुआ है, जो आज मिला है उसी को हम देख रहे थे महोदय, आंकड़ा उससे दिए। अब आप बताइए 6 लाख के विरुद्ध 1 लाख महोदय, 5 लाख हमारे गरीब गुरबा कहाँ गए महोदय, उनका आवास क्यों नहीं बना महोदय। क्या माननीय मंत्री जी इस पे संज्ञान लेती हैं या कारण को जानना चाहती हैं महोदय। ये बहुत ज्यादा गंभीर विषय है महोदय। आज झुग्गी झोपड़ी कच्चे मकान में हमारे गरीब गुरबा निवास करते हैं। यहाँ पर बात आती है प्रधानमंत्री आवास योजना में कई गड़बड़ियां सामने आ रही है। कहाँ आ रही है महोदय, पाकुड़ जिला समेत कई जिलों से शिकायत आई कि योजनाओं में जियो टैकर सरकारी राशि की बंदर बांट हुई। आती है दुमका जिले के जरमुंडी प्रखंड के तेतरिया पंचायत का मामला, अब वो आवास में भारी हेराफेरी। कई बार बात आती है महोदय कि पक्का मकान जिनका है उन्हें ही मकान मिलता है और जो गरीब हैं उनका मकान छूट जाता है महोदय। दूसरी बात क्या है महोदय, अगर अब वो आवास प्रधानमंत्री आवास मिल भी गया, पहली किस्त मिली, दूसरा रुक गया, किसी तरह दूसरी किस्त मिली, तीसरी किस्त की राशि में अड़ंगा महोदय, जिसके कारण कच्चे मकान में रहने वाले लोगों का आशियाना बारिश में महोदय ताश के पत्ते की तरह भरभरा के गिर जाता है महोदय, और कई गरीब गुरबों की जान चली जाती है। ये हम आए दिन पढ़ते हैं अखबारों में महोदय, और ये घटना हमारे आसपास में भी घटती रहती है सभी माननीय सदस्यों की महोदय। तो ये बहुत गंभीरता पूर्वक ध्यान देने की बात है कि आखिर किस्त जो देना है राशि किस्त की, वो इतना विलंब क्यों होता है और उसके चुनाव में इतनी क्या गंभीर प्रक्रिया है जो कि हम उनका चयन प्रक्रिया सही ढंग से नहीं कर सकते हैं महोदय। एक और सबसे बड़ी बात महोदय, चूंकि अभी दिसंबर महीने में बहुत शिविर लगा था महोदय, तो जो शिविर में आवेदन आए महोदय, उस आवेदनों का क्या हुआ। हम जो विश्वस्त सूत्रों से पता चला, जनप्रतिनिधि घूमते हैं महोदय क्षेत्र में, हमें जो जानकारी मिली कि वो प्रखंड कार्यालय में
अंचल कार्यालय में वो आवेदन आज भी धूल फांक रहे हैं महोदय। तो इस प्रकार से गरीबों के साथ ना इंसाफी ना करें। अगर उनका आवेदन लिए हैं महोदय तो उस पे जरूर कार्रवाई हो, ऐसा हम कहना चाहते हैं महोदय। ग्रामीण विकास विभाग की बात महोदय हम क्या बोले, बहुत कुछ है इसमें, जितना देर समय मिले बोल ले। लेकिन यहाँ महोदय झारखंड विधानसभा की समिति जो आपके द्वारा बनाई गई महोदय, ये जब विभिन्न जिलों में जाती है उन्हीं को ये जो विभाग है महोदय वो दिग्भ्रमित करने का काम करती है। उसका एक ताजा उदाहरण हम दे रहे हैं महोदय। 10 जनवरी 2026 को कोडरमा में पुस्तकालय विकास समिति का दौरा हुआ था महोदय। वहां पर अध्यक्ष महोदय जो प्रतिवेदन मिला उसमें क्या लिखा हुआ है, बैठक में समिति को विभागवार प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया। इस प्रतिवेदन में कार्यपालक अभियंता ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल कोडरमा द्वारा बताया गया कि परियोजना बालिका उच्च विद्यालय से भाया कोडरमा थाना राजा तालाब होते हुए कृष्णा केयर तक पीसीसी पथ का निर्माण का कार्य अभी प्रारंभ नहीं हुआ है। ये समिति को बताया गया महोदय। कब बताया गया? 10 जनवरी 2026 को। और ये कार्य पूर्ण होने की सूचना हमने 26 दिसंबर 2025 को हमने उपायुक्त महोदय को भी दिया, कार्यपालक अभियंता को भी दिया। क्या दिया महोदय? कि सड़क का निर्माण कार्य बिना शिलान्यास के आनन फानन में ऐसी क्या मजबूरी आई कि 3 से 4 दिनों के अंदर पीसीसी के ऊपर कालीकरण कर दिया गया। और रिपोर्ट क्या मिलता है महोदय कि कार्य प्रारंभ नहीं हुआ। तो ये समिति को भी विभाग इतना दिग्भ्रमित करने का काम कर रही है महोदय। तो हम चाहेंगे महोदय कि इस पे गलत रिपोर्ट विधानसभा की समिति को देने के कारण आज कार्यपालक अभियंता ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल कोडरमा पर आवश्यक जांच हो, कार्रवाई हो महोदय कि आखिर गलत रिपोर्ट। ये पत्र है महोदय, ऐसे नहीं बोल रहे, हमने पत्र दिया था, इसको देख के बोल रहे हैं। तो फिर हम कैसे बोल सकते हैं महोदय कि कार्य हो रहा है? इसलिए हमने दीमक का उदाहरण दिया। कार्य तो होता है लेकिन कार्य कैसे हो रहा है वो देखने की ज्यादा जरूरत है महोदय। एक बात शुरू दिन से आ रही है महोदय, सभी माननीय सदस्य हैं, मनरेगा का नाम बदल करके इतना बवाल हो रहा है, तूफान आ गया, तूफान आ गया, ऐसी बातें हो रही है महोदय। क्या हो गया भाई? नाम बदल गया, जी राम जी, जी राम जी, जी राम जी हो गया। अरे भैया, तो राम के नाम लेने में इतना परहेज क्यों? हम एक छोटा एग्जाम्पल देना चाहते हैं महोदय। जब प्रातः होती है तो संबोधन करते हैं, राम राम जी करते हैं ना, उत्साह बढ़ जाता है, जय श्री राम। उमंग हो गया, जय जय श्री राम। लज्जा आ जाती है कोई कार्य करते महोदय, हाय राम। कष्ट हो जाता है, हमने बड़े बुजुर्गों को देखा है महोदय, कष्ट हुआ, हे राम। अगर दर्द हुआ, ओ राम। कुछ मिल गया, राम जी की कृपा, और कुछ छीन गया तो राम जी की इच्छा। पूरा जीवन इसी में चला जाता है। जब आखिरी समय आता है तो राम नाम सत्य है। यही भाषा होता है महोदय। ये यात्रा है आदि से अंत की, फिर राम नाम से इतनी घृणा क्यों? ये राम नाम से इतना परहेज क्यों? अरे ताकत है आपको तो गांधी जी की समाधि में भी हे राम लिखा गया है। जाइए वहां जाके गांधी जी के समाधि में जो हे राम लिखा हुआ है उसे मिटा दीजिए। हर दिन तूफान मचता है महोदय, राम 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 राम। अरे उनके बिना काम कहाँ है? उनके बिना आप काम नहीं कर सकते हैं। ये हम संदेश देना चाहते हैं, जो राम का नाम नहीं ले वो किसी काम का नहीं हो सकता है महोदय। अध्यक्ष महोदय, हम आगे बढ़ते हैं महोदय। जो आज प्रदूषण की बात आती है अध्यक्ष महोदय, खनन क्षेत्र में आज बोकारो की भी हो रही है महोदय जो इंक्वायरी, हम उसी पे कहना चाहते हैं। DMFT फंड, बच्चा बच्चा जान गया कि ये क्या होता है। आज इसकी उपयोगिता क्या हो रही है महोदय? आज हमें लगता है कि कहीं न कहीं नियम के विपरीत गैर जरूरी एवं खनन प्रभावित क्षेत्र से बाहर ही अधिकांश योजनाओं का चयन किया जा रहा महोदय। उसका एग्जाम्पल हम दिखा दे रहे हैं महोदय।
अधिकांश योजनाएं कहाँ ली जा रही है? चार दीवारी निर्माण में, मरम्मती कार्य में, शहरी इलाकों और गैर प्रभावित क्षेत्र में 90% से ज्यादा की योजनाएं ली जा रही है महोदय। ये हमारा कोडरमा का भी एग्जाम्पल दे रहे, अभी बोकारो और कई जगह का आया महोदय। कोडरमा की जांच हो जाए तो कितना बड़ा बवाल मच जाए महोदय, और हम चाहेंगे कि इसकी जांच हो महोदय। बागीटार चेकनाका की मरम्मती में, आंगनबाड़ी केंद्रों की मरम्मती के लिए डीएमएफटी फंड का यूज महोदय। परिवहन विभाग द्वारा वाहन चालकों को चश्मा वितरित किया जाता है डीएमएफटी फंड से महोदय। खेल मैदान का समतलीकरण किया जाता है महोदय डीएमएफटी फंड से। और तो और सुन लीजिए, इंजीनियरिंग, मेडिकल वगैरह जो प्रवेश परीक्षा के लिए छात्र छात्राओं को ऑनलाइन कोचिंग महोदय, उसमें कितना दिया गया डीएमएफटी फंड से महोदय? 1,88,80,000 रुपए की राशि ये फाइलो एडटेक प्राइवेट लिमिटेड को दी जाती है महोदय। और नतीजा 10 बच्चे भी वहां इंजीनियरिंग मेडिकल में नहीं जा पाते हैं महोदय। ये राशि का दुरुपयोग, ये राशि किसकी है महोदय? आज जो प्रदूषण इलाका है महोदय, उनके शिक्षा पे, उनके स्वास्थ्य पे, उनके लिए आज ये खर्च करने की राशि आज ऐसा लग रहा है जैसे रेवड़ी बांट रहे हैं महोदय। इस पे अंकुश लगना ही चाहिए महोदय। और आगे आइए महोदय, लगभग 78 लाख रुपए की लागत से 656 विद्यालयों में थाली और गिलास क्रय करने में डीएमएफटी फंड का यूज किया गया महोदय। अब आप बताइए कि एमडीएम का पैसा कहां चला गया महोदय? क्या डीएमएफटी फंड को यूज किया जा रहा है? इस पे क्या जांच नहीं होनी चाहिए महोदय? आज हम देख पा रहे हैं महोदय, यहाँ भारत माता मंडप कोडरमा में एक बनाया गया है। हमको लगता है साल में एक आध बार वहां प्रोग्राम होता होगा तो बहुत बड़ी बात, लेकिन हर 1-2 साल में मरम्मती का कार्य चलता है। कहां से? डीएमएफटी फंड है ना महोदय, उसी से वो कार्य होता है। हमेशा 1 साल 2 साल मरम्मती करना है, भले उसमें कार्यक्रम ना हो। एक तो डीएमएफटी फंड से भी, भवन निर्माण से भी। अब कितना बड़ा वो भवन है, कैसे होता है महोदय, ये देखने की बात है। एक और मजेदार बात बता रहे हैं महोदय, कोडरमा जिला में इम्पैक्ट इंडिया फाउंडेशन ट्रेन द्वारा संचालित लाइफ लाइन एक्सप्रेस कार्यक्रम आया था महोदय, और उससे संबंधित जो अनुमानित व्यय है वो लिस्ट हमारे पास है महोदय, क्योंकि वो दिशा की बैठक में दिया गया था। 14,26,000 रुपये का खर्च दिखाया गया महोदय। अब आप बताइए कि ये तो एनजीओ है महोदय, ये तो खुद वहन करती है। अरे बहुत ज्यादा तो आप पेशेंट को लाने के लिए 1-2 लाख रुपया खर्च कर सकते थे कि चलो भाई ग्रामीण क्षेत्र से हम पेशेंट को ला रहे हैं या उनको दिखाने की बात है, लेकिन 14,26,000 रुपया महोदय इम्पैक्ट इंडियन फाउंडेशन ट्रेन द्वारा संचालित जो लाइफ लाइन एक्सप्रेस कार्यक्रम था उसमें खर्च करना महोदय। महोदय लाल बत्ती नहीं दिखाई, हमने पहले ही कहा था कि इतना, हम अभी 2 मिनट बोले थे। आपका समय का पूर्ण कैलकुलेशन करके हमने रखा है, इसलिए लाल बत्ती प्लीज ऐसा नहीं करिए महोदय। आप थोड़ा कंक्लूड करके विशेष बात का उल्लेख कर दीजिए। चलिए महोदय, ये जो अभी हमने आंकड़ा दिया, ये हवा में नहीं दिए महोदय, ये आंकड़ा जो जिला से मिला है वो हम दिए हैं महोदय। और ये जो आपको अभी हमने इम्पैक्ट इंडिया फाउंडेशन ट्रेंड क्या बताया है, ये भी ये सूची हमको मिली हुई है महोदय जिला से, इसको देख के बोल रहे हैं। हम चाहेंगे कि सरकारी से संज्ञान लेकर के जरूर इस पे कार्रवाई हो। और डीएमएफटी फंड का महोदय अभी कहा महोदय, एक बहुत ही जरूरी महोदय, आरयू में रोडवा बनेगा कि नहीं? अरे रोड और पुल काहे बोलते रहते, रोड पाल आप क्यों अपना समय बर्बाद कर रहे हैं? आप अपना बात को रखिए ना। अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, आज जो हमने पिछले दिन भी एक बहुत ही गंभीर, भैया प्लीज सुनिए ना, बहुत गंभीर मसला को जो हमने उठाया था महोदय कि बाहर से लोगों को ला करके जंगल में बसाया जा रहा है, उसका पूरा प्रत्यक्ष प्रमाण दे रहे हैं महोदय। इसका हम 1 मिनट में हम खत्म कर देंगे महोदय। कोडरमा जिले के चंदवारा, डोमचांच, मरकच्चो, सतगावा प्रखंड के जंगलों में हजारों की तादाद में छोटे छोटे टुकड़े में जंगल के बीच बीच रास्ता बनाकर लोग बसाए जा रहे हैं।
कहीं कहीं पर आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड भी बन गया है महोदय। और ये विधिवत रूप से कुछ विशेष समुदाय के द्वारा सहयोग लेके जमीन पे कब्जा कर रहे हैं। इनका कार्य क्या होता है महोदय? विधि, एक मिनट महोदय, ये बहुत गंभीर समस्या। सप्ताह का एक दिन महोदय, किसी भी सप्ताह का एक दिन ये जंगल का कटाई करते हैं, जमीन बनाते हैं और फिर खेती बाड़ी करते हैं महोदय। और इस प्रकार जो कार्य है गोरियाटो, बुट्टी टाड़, झुमकागढ़, चानवा टाड़, बिलारो, बौना बड़की टाड़, कौवादह, झरना कुंड, करिया टाड़, साले टाड़, बंगाखड़ा, डगरनवा, खवासडी इत्यादि 50 से अधिक गांव में ऐसे बसा हुआ है महोदय। और इनको वन क्षेत्र का पट्टा भी दिया जा रहा है महोदय। तो हमारे जो मूलवासी हैं उनको आज पट्टा नहीं देके उनके हक को छीन करके और इन्हें बाहर से बसाया जा रहा है महोदय। हम आग्रह करेंगे कि इसको संज्ञान में लेते हुए जरूर इस पे कार्रवाई हो महोदय। मान्य सदस्य महोदय बोलने तो नहीं दीजिएगा। चलिए मान्य सदस्य हेमलाल मुर्मू जी, हेमलाल मुर्मू जी, बहुत कम मिल, आपको समय नहीं मिलता, लेकिन चलिए समय मिला, ठीक है। चलिए माननीय सदस्य हेमलाल मुर्मू जी। महोदय, बजट पर प्रकाश डालने के लिए इस गरिमामयी सदन में आपने जो हमें अनुमति प्रदान की, इसलिए मैं अपने तरफ से आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। महोदय, मैं खड़ा हूं प्रतिपक्ष द्वारा कटौती प्रस्ताव जो लाया गया है और माननीय सदस्या नीरा यादव के कटौती प्रस्ताव के विरोध में और सरकार द्वारा जो बजट मांग लाया गया है उसके पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं महोदय। महोदय, इस प्रगतिशील और समावेशी बजट के लिए युवा दूरदर्शी माननीय मुख्यमंत्री जी और विद्वान एवं मृदुभाषी वित्त मंत्री जी गठबंधन के सम्मानित साथियों को धन्यवाद देता हूं महोदय। इस राज्य के लिए आहुति देने वाले तमाम विभूतियों को और दिसम गुरु पद्म भूषण स्वर्गीय शिबू सोरेन जी की शून्यता ने राज्य एवं देश की जनता को मर्माहत किया है। मैं अश्रुपूर्ण नेत्रों से उनकी याद, मित्रता, मार्गदर्शन एवं झारखंड एवं देश की चिंता से श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए नमन करता हूं। महोदय, इस संदर्भ में मैं कहना चाहता हूं, अदब की रौनक हमारे दम से है। अदब की रौनक हमारे दम से है, उन लोगों के दम से नहीं जिनके पास छापने की मशीनें, स्याही और अनगिनत कागज है। लिटरेचर का दिया हमारे ही दिमाग के रोगन से जलता है। महोदय, सरकार के ने हौसला बुलंद करते हुए इस बार 1,58,560 करोड़ रुपया का बजट अनुमान प्रस्तुत किया है, जो विगत वर्ष से 9% अधिक है। महोदय, यह बजट जनता के उत्साहवर्धक और सरकार के अप्रत्याशित सोच का परिणाम है। इसी परिप्रेक्ष्य में मैं बताना चाहता हूं, महोदय, अपने हौसलों को कभी मत बताओ, अपने हौसले को कभी मत बताओ,
तुम्हारी तकलीफ कितनी बड़ी है। अपनी तकलीफ को यह बताओ कि तुम्हारा हौसला कितना बड़ा है। महोदय, आबुआ सरकार ने ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए इंडिया अलायंस की सबसे बड़ी उपलब्धि और दिसम गुरु के सपनों को साकार करने की क्रांतिकारी निर्णय के रूप में देख रहा हूं पेशा नियमावली को। महोदय, पेशा नियमावली झारखंड के आदिवासियों के प्राकृतिक, सांस्कृतिक, सामुदायिक संसाधनों पर ग्राम सभा के अधिकार को स्पष्ट किया है। महोदय, काफी लंबे काल से इसकी आवश्यकता थी। इसीलिए महोदय, जो इस राज्य के आदिवासियों, मूलवासियों और प्राकृतिक संसाधनों का दोहन किया, उनके द्वारा भ्रम और दुष्प्रचार, आपसी विवाद बढ़ाने का काम किया जा रहा है। पेट फूलना लाजमी है, क्योंकि आप सत्ता में रहने के दौरान भय, लूट, सांप्रदायिकता फैलाने, आपसी रिश्ते को तार तार करने में ऊर्जा शक्ति प्रयोग किया। महोदय, ग्रामीण विकास में केंद्र सरकार के द्वारा VBG रामजी योजना लाया गया और इस योजना के लाने से झारखंड को करीब प्रतिवर्ष 5,640 करोड़ रुपया का अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ने वाला है। महोदय, आबुआ आवास जो बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है इस राज्य के लिए, और जब भारत सरकार ने प्रधानमंत्री आवास देना बंद किया तो ऐसे वक्त में गरीब परिवारों के लिए आबुआ आवास हमारे सरकार ने, राज्य सरकार ने इसको शुरू किया, जिसकी गुणवत्ता, कार्य स्थिति बेहतर होने के कारण राज्य में इसका भारी मांग है। महोदय, सरकार के द्वारा इस योजना के तहत कुल 4100 करोड़ रुपया का आगामी बजट उपबंध प्रस्तावित है, जो सरकार को हम इसके लिए विभाग को धन्यवाद देना चाहेंगे कि इतना बड़ा बजट ला करके आबुआ आवास योजना को कार्यान्वित करने के लिए, हमारे इस राज्य में गरीबों को आवास देने के लिए ये जो काम किया है, ये बहुत ही बड़ा धन्यवाद के पात्र है। महोदय, पंचायती राज में महोदय ग्राम पंचायतों को 15,000 रुपया प्रति माह देने की बात कही गई है। महोदय, इस राशि से सचिवालय भवन, साफ सफाई, इंटरनेट, बिजली की व्यवस्था हेतु कार्य किए जाएंगे। महोदय, हमको लगता है कि इस व्यवस्था में पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधियों को अफसरशाही का द्वेष झेलना पड़ता है, जिसके कारण इन्हें स्वतंत्र रूप से काम नहीं करने दिया जाता है, जिसके कारण विकास कार्य प्रभावित होते हैं, योजना लंबित होती है। महोदय, इस व्यवस्था में मुखिया सहित वार्ड सदस्यों की भूमिका अहम होती है, परंतु ऐसी व्यवस्था में ऐसे प्रतिनिधियों को
अप्रभावी बना दिया जाता है। महोदय, ग्रामीण कार्य जो बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग है। महोदय, ग्रामीण कार्य में 2026-27 में 5,081 करोड़ 74 लाख रुपए का बजट प्रस्तावित है महोदय। ये बहुत बड़ी रकम है महोदय, और इससे सड़कों, पुलों, तमाम सड़कों की मरम्मती, इन तमाम कार्य इस पैसे से होंगे। और हमको लगता है इस बजट व्यवस्था में आने वाला आगामी बजट तक हमको लगता है कि राज्य की सड़कों की स्थिति दुरुस्त होगी, और हमको लगता है कि ये बहुत ही क्रांतिकारी कदम होगा महोदय। मुख्यमंत्री सड़क सुदृढ़ीकरण योजना, मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना, इन तीनों महत्वाकांक्षी योजना में 2027 में क्रम से 1,000 करोड़, 1,600 करोड़, 730 करोड़ रुपए का बजटीय उपबंध प्रस्तावित है महोदय। मेरा सुझाव है कि उपर्युक्त योजना के अंतर्गत विधानसभा क्षेत्रों में ऐसे कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए आवंटित की जाने वाली योजनाओं के लिए राशि में वृद्धि की जाए। महोदय, मैंने पिछले दिनों भी सवाल उठाया था कि हमारे राज्य में बिलो टेंडर का बड़ा प्रचलन चल रहा है महोदय, और ये बिलो टेंडर 25 से 35% तक जा रहा है। 49 तक तो महोदय कार्य की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, और जिसके वजह से कार्य स्टेबल नहीं हो पाते हैं। कार्य जो होते हैं वो कार्य कुछ ही दिनों में वो भरा के वो बर्बाद होने लगता है। और ये बहुत ही बड़ी बात है कि इस ढंग का छूट देना कि 49% तक लोग बिलों में टेंडर लें, और वो काम क्या करेंगे और क्या बाकी क्या क्या चीजें होती हैं, ये सभी लोग हम लोग जानते हैं। तो आखिर ये चीज किस ढंग से इसको रोका जाएगा? इस 49% तक बिलो टेंडर, इसमें हमारा राय होगा महोदय कि इसमें जनप्रतिनिधि और सरकार की भी बदनामी होती है, और ऐसे मामले में अनुश्रवण और जांच की आवश्यकता है महोदय। इस मामले को पिछले दिनों भी मैंने सदन में उठाया था, लेकिन जवाब माननीय मंत्री की तरफ से यही मिलता है कि ये गाइडलाइन पथ निर्माण विभाग के गाइडलाइन के आधार पर हम लोग चलते हैं। तो आप सरकार में हैं, सरकार में तय करिए, निर्णय लीजिए, और ये तय करिए कि 10% से अधिक बिलों जो भी संविदा डालेगा उसको रिजेक्ट किया जाए। और यदि उसके बाद काम नहीं, चूंकि महोदय बहुत सारा काम टेंडर लेकर के अवार्ड हुआ, काम शुरू नहीं हो पा रहा है, और काम इसलिए नहीं शुरू हो पा रहा है कि जब वो हिसाब किताब कर रहा है तो देखता है कि हमको घाटा पड़ेगा, और इसलिए लोग भाग जाता है। तो इससे तो हम लोगों को बहुत ही घाटा होगा, सरकार की बदनामी होगी, और जनप्रतिनिधियों के भी जनता के नजर में गिर जाएंगे। इसलिए बिलो टेंडर को रोकने का उपाय करना चाहे माननीय मंत्री जी को, इस पर विशेष ध्यान दिया जाए, विद्यमान नियम को संशोधन किया जाए, और अनुश्रवण और जांच का काम बहुत मजबूती से करने का व्यवस्था किया जाए।
महोदय, विभाग में भी असल बहुत सारे जो कर्मी है उसका अभाव तो है ही, लेकिन निचले स्तर के इंजीनियरों से ऊपर का काम लिया जाता है। अधीक्षण अभियंता को चीफ इंजीनियर बना दिया जाता है। तो इस ढंग से काम तो नहीं चलेगा महोदय। अगर सही ढंग से काम करना है तो सक्षम पदाधिकारियों का पदस्थापन विभाग में करना पड़ेगा। महोदय, अब टेंडर का निष्पादन नहीं हो पा रहा है और 2024-25 से पड़ा है, पेंडिंग पड़ा हुआ है। इसीलिए हम तो यही कहेंगे, माननीय मंत्री जी, आप बोल्ड डिसीजन लीजिए। डिसीजन ऐसा तैसा नहीं, बोल्ड लीजिए और डिसीजन लेकर के एक कुशल सरकार की चुनौतियों के विकास कार्यों को अंजाम देने में आप सक्षम होइएगा। महोदया, हम कहना चाहेंगे, मंजिलें उन्हें मिलती है, मंजिलें उन्हें मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख सिर्फ हवा में उड़ान नहीं भरते, जिसकी हिम्मत होती है वही आसमान छूते हैं। तो इसलिए माननीय मंत्री जी, आप लगिए और जोर लगा करके आप भिड़िए। महोदय, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बराबर भाषण देते हैं, हम लोग सुनते हैं टीवी में, मोबाइल में भाषण देते हैं कि आदिवासी ही यहाँ का मूलवासी है, आदिवासी सबसे पहले यहाँ पर बसा है और ये प्रकृति और पर्यावरण का रक्षक है, वन को ये बचाता है। जब आदिवासी यहाँ पर मूलवासी हैं, सबसे पुराने वासी हैं, तो फिर एसआईआर में आदिवासियों को आदिवासी होने का प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है। महोदय, ये कैसा कथन और करनी में बड़ा लगता है अलग अलग बात। अरे वोटर के लिए तो आदिवासी का उसको मांगना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा उसको ब्लॉक में प्रमाण पत्र। जो आदिवासी दूर दराज में रहते हैं वो प्रमाण पत्र नहीं बना पाता है, तो आप कहते हैं कि आदिवासी यहाँ प्रमाणित है, सबसे पुराना लोग है, लेकिन एसआईआर में उनको भी नहीं छोड़ा। परेशान है लोग। महोदय, हम तो यही कहना चाहेंगे, आरएसएस के धांगर ये प्रचार कर रहे हैं आदिवासी सनातनी है। मैं कहता हूं सनातनी नहीं, आदिवासी प्रकृति पूजक है। अपनी जल जंगल जमीन की संरक्षित करते, अपनी भाषा को बचाने की लड़ाई लड़ते, ये मनुवादी विचारधारा की विपरीत है। अतः इसे किसी भी कीमत पर हिंदू कहना गलत होगा। हेमंत जी दिसम गुरु शिबू सोरेन के ऊर्जावान पुत्र हैं। महोदय, भाजपा की सरकार ने सीबीआई, ईडी, एनआई जांच एजेंसियों के द्वारा युवा मुख्यमंत्री को प्रताड़ित किया। बिना दोष के उन्हें जेल के अंदर रखा गया। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह साबित कर दिया कि वे निर्दोष हैं। आज ईडी को कोसते हुए कहा कि इन्हें किसी भी प्रकार का प्रताड़ना नहीं दिया जा सकता है।
महोदय, हम लोग तो न्यायालय में विश्वास करते हैं, हम लोग न्यायालय से कभी नहीं भागा, लेकिन ये लोग इस ढंग का सीबीआई और जो एजेंसी है छड़ी चमका करके किसको ये लोग परेशान करने का जो ठानता है, उसके चलते यहाँ इन लोगों की साख इससे गिरा है महोदय। और इसीलिए असेंबली के चुनाव ने बता दिया रिजल्ट, और इसीलिए ये लोग उधर चले गए। और अभी आने वाला समय में, आने वाला 2029 में भी ये लोग सपना न देखें। ये मुंगेरी लाल का हसीन सपना है, इधर आने का बात कहां से। इसीलिए महोदय, हेमंत का अर्थ होता है महोदय सोना। सोना को जितना गलाओगे उतना ही चमकेगा। आज हेमंत जी झारखंड ही नहीं, पूरे देश के आदिवासी नेता के रूप में स्थापित हो गए। भाजपा ने हेमंत जी के समानांतर कुछ राज्यों में आदिवासी मुख्यमंत्री बनाने का काम जरूर किया, लेकिन सूरज को दिया दिखाने का काम हो गया। मतलब महोदय, एक कहावत है, जब वक्त साथ नहीं देता तो हाथी पर बैठे को भी कुत्ता काट लेता है। विधानसभा से 2 किलोमीटर दूरी पर, सही बोल रहा हूँ अध्यक्ष महोदय? नहीं, वो बात माननीय सदस्य नहीं बोल रहा है। वो बात माननीय सदस्य नहीं बोल रहा है। वो उस पर ध्यान दीजिए ना, तो विधानसभा में भी घुस जाएगा अध्यक्ष। अच्छा ठीक, सच बोल रहे हैं। बोलिए माननीय सदस्य। महोदय, माननीय सदस्य नवीन जायसवाल जी, आप तो बहुत बुद्धिमान हैं। आप वो हाथी जो है उसमें गलती से भी ना बैठे हैं, न तो कुत्ता काट लेगा। तो महोदय, हम ये कह रहे थे कि कुछ पार्टियों में काबिल लोगों की मार्गदर्शन मंडल भेजा जाता है। हमारे माननीय अपोजिशन के लोग जो हैं, हमारे नेता प्रतिपक्ष, बहुत ही हम सम्मान करते हैं इनको, लेकिन काबिल मित्र लोगों को वहां सही जगह नहीं मिलता है। हम तो कहते हैं कि इधर आ जाइए, आपके पीड़ा और वेदना को हम लोग समझते हैं, इसलिए आप लोग इधर आ जाइए, आप लोग ज्यादा फ्री महसूस करिएगा। तो महोदय, हम कहना चाहेंगे कि ये जो बजट है, इस बजट में जो चहुमुखी विकास का बजट है महोदय, और इस बजट में आंदोलनकारी पुत्र दमनात्मक राजनीतिक हमला से आक्रांत पुत्र एवं युवा सोच से प्रतिकूल परिस्थितियों में भय के माहौल में भी झारखंड की जनता की खातिर अर्थव्यवस्था में तेजी, अवसंरचना का चौतरफा विस्तार, गरीबों, बेवसों, महिलाओं के सशक्तिकरण, कानून व्यवस्था में जीरो टॉलरेंस की नीति को अंजाम देने वाले युवा का नेतृत्व का नाम है हेमंत जी, एवं मार्गदर्शन और धैर्य के साथ सहयोग करने वालों में अनुभवी वित्त मंत्री जी का नाम भी उल्लेखनीय है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं यही कहना चाहूंगा कि कुछ
मंत्री जी को हमारा सलाह होगा कि पैसा नियमावली के तहत जो नियम बनाया गया उसमें पंचायत को, ग्राम पंचायत को और ग्राम सभा के बीच टकराव की स्थिति उत्पन्न ना हो, इसकी व्यवस्था करनी चाहिए। क्योंकि इतने दिन ये जो नियमावली बनाने में जो समय लगा वो वही था कि दोनों का अस्तित्व बचा रहे, ग्राम सभा का भी अस्तित्व बचे और ग्राम पंचायत का भी अस्तित्व बचे। हम कह रहे हैं कि ग्राम सभा को कोई आकस्मिक या स्पेशल कोई बैठक बुलानी हो तो वो कौन बुलाएगा, इसका भी ये क्लियर इसमें नहीं है। क्योंकि इसमें ये कह दिया है कि अब वो डीसी बुलाएगा कि एग्जीक्यूटिव बुलाएगा कि एसी बुलाएगा कि बीडीओ बुलाएगा, इसको कहीं स्पष्ट नहीं किया गया है। हमारा राय है कि कोई भी आकस्मिक ग्राम सभा अगर करनी हो तो वहां पर ग्राम सभा के जो अध्यक्ष हैं उनको महत्व दे करके उन्हीं के द्वारा ये ग्राम सभा बुलाया जाना चाहिए। क्योंकि एक तरफ आप पंचायत भवन में ग्राम सभा करने का आपने कानून बनाया है। हम कहते हैं कि जो शेड्यूल 5 एरिया के जो गांव हैं, पंचायत है, वहां के आदिवासी लोग मुखिया के सामने ग्राम सभा कर सकेगा, ये व्यावहारिक बात नहीं लगता। इसलिए ग्राम सभा को स्वतंत्र अधिकार दीजिए और ग्राम सभा में एक जो ग्राम सहायक सचिव के रूप में एक व्यक्ति का उसमें प्रावधान आपने किया है और वो महिलाओं को प्राथमिकता देनी चाहिए। उसमें एक आप करें कि कुछ कागज पत्तर रजिस्टर वगैरह का जो सारा पेपर का जो संधारण होगा उसमें एक कोठरी या एक रूम निश्चित रूप से ग्राम सभा को आप सुपुर्द करें और ग्राम सभा को गांव में ही आप चाहे वो किसी भी मद से, आप ग्रामीण विकास के मद से हो, डीएमएफटी फंड से हो, एक बैठक करने के लिए ग्राम सभा का स्वतंत्र मकान होना चाहिए। चाहे वो मकान छतदार नहीं हो, वो एस्बेस्टस का ही हो, लेकिन मकान होना जरूरी है। यही आदिवासियों के दिलों में या गैर आदिवासी भी जहां पर प्रधान है उन लोगों के दिल में है। यदि पैसा कानून के तहत हमें अधिकार दिया गया है तो वो अधिकार हम इस्तेमाल करें, हमको भी वो लगे कि हम भी मालिक हैं। इस सोच के आधार पर हम तो आज कहेंगे कि सरकार को इसमें सोचना चाहिए, तभी ग्राम सभा सफल होगा। और नहीं तो ग्राम सभा पंचायत और मुखिया का पिछलग्गू बन के रह जाएगा। क्योंकि हमने देखा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी वो स्थिति है, मुखिया वहां का पंचायत सचिव का जूता ढोता है। तो आखिर उस स्थिति में वो पंचायत यदि मुखिया कोई बना है, उनके पास पावर और पैसा दोनों चीज है। तो जहां पावर और पैसा रहे, लोग वहां आकर्षित होते हैं, उनकी बात चलती है, उनके बात को कोई इनकार नहीं कर सकता। और चूंकि इसीलिए पंचायत भवन में आप ग्राम सभा करने की जो बात उसमें करते हैं, हमको व्यावहारिक नहीं लगता है महोदया। इसलिए इस पर गहन विचार करें और ग्राम सभा को स्वतंत्र अधिकार देने के लिए गांव में ग्राम सभा के लिए उनको एक मकान होनी चाहिए और उस मकान में एक रूम हो जिसमें सारे पेपर का संधारण वहीं पर होना चाहिए और एक सहायक सचिव का व्यवस्था हो जिसका कुछ मानदेय हो, ताकि वो ठीक से ग्राम सभा चलना शुरू करे
और ये इतिहास कायम करना चाहिए झारखंड को कि हम लोगों ने पैसा कानून लाया, पैसा कानून लागू किया, तो उसका स्वरूप यही है। और उस स्वरूप से पूरे देश के आदिवासी 5वीं अनुसूची एरिया में एक नया संवाद जाएगा, जहां से ये पता चलेगा कि अब आदिवासी भी जागरूक हो गया है, और आदिवासी नहीं जागरूक होगा तो वह देश और राज्य जागरूक नहीं होगा महोदय। इसलिए हम कहना चाहेंगे माननीय मंत्री जी को ये गंभीरता से सोच रख करके इन विचारों को लागू करने की आवश्यकता है, और यही आग्रह के साथ हम अपने विचारों को, चूंकि मेरा समय समाप्त हो गया है और इसीलिए मैं अपने विचारों को यहीं समाप्त करता हूं। आपको धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री प्रदीप प्रसाद। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं सष्टम झारखंड विधानसभा के बजट सत्र सरकार द्वारा रखे गए वार्षिक बजट 2026-27 में सम्मिलित ग्रामीण विकास विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग और पंचायती राज विभाग के अनुदान मांगों पर वाद विवाद में मुख्य विपक्षी दल के रूप में खड़ा हुआ हूं। महोदय, मैं सबसे पहले बताना चाहता हूं कि पिछले वित्तीय वर्ष में ग्रामीण विकास विभाग योजना मद में 9500 करोड़ रुपया था, जिसमें जनवरी 2026 तक मात्र 3676 करोड़ रुपये खर्च हुआ, अर्थात मात्र 38% राशि लगभग खर्च हो पाया है। इसी प्रकार ग्रामीण कार्य विभाग में योजना मध्य में 4500 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान था, जिसमें अब तक 3010 करोड़ रुपये खर्चा हुआ। और पंचायती राज विभाग पिछले वर्ष योजना बाद में 1702 करोड़ रुपये का बजटीय उपम था, जिसके आलोक में अब तक 454 करोड़ रुपये ही खर्च हो पाए हैं, अर्थात मात्र 27% राशि ही खर्चा हो पाई है। ऐसे में हम लोग ग्रामीण विकास विभाग और पंचायती राज विभाग से क्या आशा करें, जब वह अपना पूर्ण बजट की राशि खर्च नहीं कर पाई तो नया बजट में राशि का प्रावधान करने का क्या औचित्य है। बजट की राशि का प्रावधान आपको ग्रामीण क्षेत्र के विकास करने के लिए प्राप्त होता है, और इस पर हम लोग सालों भर अनुपूरक और अनुदान मांगों के जरिए राशि का प्रावधान करते हैं, लेकिन खर्च कहाँ हो पाता है। इसी तरह भारी भरकम बजट का आंकड़ा प्रस्तुत करने का क्या मतलब। यहाँ ग्रामीण विकास विभाग ग्रामीण जनता का विकास नहीं कर रही है, बल्कि विकास हो रहा है ग्रामीण विकास मंत्री रहे आलमगीर आलम जी के आप्त सचिव संजय लाल जी के तथा उनके इंजीनियर वीरेंद्र राम जी का, जिनके लोगों के घरों में करोड़ों रुपए नगद बरामद हो रहे हैं और एक से एक संपत्ति निवेश के दस्तावेज मिल रहे हैं। ऐसो आराम की वस्तुएं 20-20 हजार रुपये का टी शर्ट, 800 रुपये लीटर का पानी का बोतल भी ईडी को छापामारी में मिला है। यह उदाहरण पूरा ग्रामीण विकास विभाग और पंचायती राज विभाग के सकल स्पष्ट रूप से झारखंड की जनता के सामने प्रदर्शित करता है। हम वो भी खोज रहे हैं, अभी आते हैं धीरे धीरे मंत्री। आखिर किसका विकास हो रहा है, ग्रामीण जनता का, ग्रामीण क्षेत्र का, या ग्रामीण विकास मंत्री और उनके इंजीनियर और पदाधिकारियों का। अध्यक्ष महोदय, दो तरह के अधिकारी यहाँ झारखंड में पाए जाते हैं और भांति भांति के अधिकारी पाए जाते हैं, या तो घूसखोर हैं या अति घूसखोर हैं। अब चुनना हम लोगों को है कि हम लोग अति घूसखोर अफसर को चुन के रखें अपने विभाग में या घूसखोर को चुन के रखें, इसके सिवा उपाय नहीं दिखता। अभी आप देख रहे होंगे हमारे माननीय वरीय सदस्य सरकार की बड़ाई भी बहुत कर रहे थे हेमलाल दादा, और उनका सवाल भी था कि कैसे ग्रामीण कार्य विकास बढ़िया से चले। उन्होंने पिछले बार भी रखा था, उनकी बातों को मैंने ध्यान से सुना था कि 10% से नीचे बिलो टेंडर नहीं होना चाहिए। लेकिन क्या हुआ, जब वरीय सदस्य इतना बोल रहे हैं, सरकार में शामिल लोग बोल रहे हैं और उनकी बातों को नहीं सुना जा रहा है, तो हम लोग को विपक्ष की बातों को कहां सुना जाएगा। हम लोग आते क्यों हैं यहाँ विधानसभा में, गोल मटोल सरकार का जवाब सुनने के लिए। कोई भी जवाब हो, चाहे पीएचडी का जवाब हो या ग्रामीण कार्य विकास का जवाब हो, सिर्फ गोल मटोल जवाब दिया जाता है। तेज तर्रार पदाधिकारी का चयन किया गया है, मैं जवाब देता हूं, तेज तर्रार पदाधिकारियों का चयन किया गया है गोल मटोल जवाब देने का। अरे उन्हीं पदाधिकारियों को लगाइए काम करने के लिए जो आपके पास तेज तर्रार पदाधिकारी हैं। ये घुसखोर पदाधिकारियों को लगा दिए, काम नहीं हो पा रहा है। आज हम लोग विधायक बने 1 साल हो गया, एक योजना नहीं हो पाया, एक योजना नहीं, बालू में नाव चला रहे हैं।
आप सुनना चाहते तो सुनिए, क्या जवाब दे देंगे? कोई ऐसा गांव नहीं है जहां हम लोग जा नहीं पाते। रोड का कमिटमेंट करके आए, निजी खर्चों से अब रोड का मरम्मत कर रहे हैं, गांव के लोग मरम्मत कर रहे हैं, उस गांव में मुंह दिखाने के लायक नहीं महोदय। स्थिति ये है, मैंने जितना भी अनुशंसा किया एक साल में, एक रोड एक पुल पुलिया नहीं कहे तो मैं, अगर समय हो, अध्यक्ष महोदय का इजाजत हो, तो मैं एक एक सड़कों का आपके सामने नाम पढ़ के देना चाहते महोदय। ग्राम पेटो का NH 522 से किसरा मातो के घर तक आगे पुल का पक्कीकरण का कार्य मात्र 2 किलोमीटर का है, इसका भी नहीं हो पाया। जुमरा चौक से कोई होते हुए शिवानी नदी के पहले तक भाया जोनिया मोड़ तक पक्कीकरण का कार्य 3 किलोमीटर का, इसका भी अनुशंसा हम लोग करके दिए थे, नहीं हो पाया। जुमरा डिपू रामदेव खैर का भाया कबालू होते हुए पिछले शिवानी नदी तक का पक्कीकरण का कार्य 6 किलोमीटर का, ये भी पूरा नहीं हो पाया। NH 522 से जिनगा होते हुए चाया सीमाना तक पक्कीकरण का कार्य 3.5 किलोमीटर का है, वो भी पूरा नहीं हो पाया। इसी तरह मेरे पास महोदय, मैं आपके पास भिजवाता हूं, काफी समय लग जाएगा, 40 रोड पुल पुलिया है, एक भी पूरा नहीं हो पाया। कुछ सड़कों में कुछ ऐसे गांव है जिससे 5-6 गांव प्रभावित हो रहे हैं, 10,000 के लोग प्रभावित हो रहे हैं, जनता प्रभावित हो रही है और सड़क का कार्य नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है, इसका जवाब दिया जाए। मैंने पिछले बार भी इस बातों को रखा था, आज भी रख रहे हैं, आगे भी रखेंगे, और अगर रखने से सुनवाई नहीं होगा महोदय तो क्या होगा? कहां जाएंगे हम लोग? क्यों आते हैं? आखिर विधानसभा आने का औचित्य क्या है? यहाँ साइन करने आते हैं कि कुछ गिफ्ट लेके जाने के लिए आते हैं? इसके सिवा तो कुछ नहीं हो रहा है। और जवाब सुनिएगा महोदय, जवाब जो गलत दिया जाता है, गोल मटोल, उस पर कार्रवाई कैसे होगा उसका भी मार्गदर्शन आप करें। हम लोग नए लोग हैं तो इसको थोड़ा मार्गदर्शन करें। अभी PhD से हमने जवाब मांगा था, वहां एक पानी सिंचाई का केंद्र है, छड़वा डैम जगह है, वहां से सप्लाई का पानी आता है महोदय। पिछले 5 सालों से सफाई नहीं हुआ था महोदय, 6 से 7 फीट कचरा था। अगर उसको हम लोग मच्छरदानी से पानी साफ करके अगर शहर में ले जाए तो ज्यादा स्वच्छ पानी होगा। इतनी गंदगी थी, हमने खुद उसमें उतर के साफ कराया, पूरा वीडियो वायरल हुआ। लेकिन जवाब होता है कि हर 2 महीने में साफ किया जाता है, हर 3 महीने में साफ किया जाता है, 5-5, 6-6 फीट वहां घास और ये लग गया था। तो जवाब कहां दिया जाता है महोदय? ये कैसा जवाब होता है? विधानसभा को गुमराह किया जाता है या विधायक लोग गुमराह होते हैं, ये तो समझ में नहीं आता। इसी तरह का अगर जवाब मिलेगा, इसी तरह का कार्य होगा तो क्या मतलब हुआ? माननीय मंत्री महोदया, मैं पहले से भी परिचित हूं, अब हम चाहते हैं कि ये काम करें और काम करके नाम कमाए, झारखंड का में इनका नाम हो और झारखंडी का काम हो। इससे ज्यादा हम लोग कुछ नहीं चाहते। झारखंड में कैसे काम होगा ये हम लोग चाहते हैं, कैसे हमारे सड़कें बने, चाहे हम लोग विधायक बने तो लोगों को उम्मीद है कि विधायक बना तो बहुत काम करेगा, इसके चलते उन लोगों ने इतना मत दिया। कैसे करें हम लोग काम? हर विभाग का वही हाल है, हर विभाग का महोदय वही हाल है। एक पुल पुलिया तो हम लोग को मिला नहीं, और कब तक मिलेगा इसका जवाब चाहते हैं महोदय। अगर आप तुलना करेंगे इनका बजट का, हेमंत सरकार का और कांग्रेस का, जो इन्होंने अब ये किया था, अपना वादा जो किए थे, उसमें आप देख लीजिए कितना हो पाया। रघुवर जी का समय जो वादा हुआ था उसमें कितना काम हुआ, कितना अंतर है। पंचायती राज में प्रतिनिधियों का मानदेय बढ़ाने के लिए मैंने पहले भी बोला था महोदय, ये भी शर्मनाक है। पंचायती राज में जनप्रतिनिधियों का मानदेय पंचायत सचिव और ग्राम सेवक से भी कम है, जो कि लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है, क्योंकि जनप्रतिनिधि का आधार निर्वाचन होता है। और अगर चुनाव जीतकर जो आते हैं उनका कार्यकाल समाप्त हो जाता है, लेकिन पंचायत सचिव और ग्राम सेवक परमानेंट सरकारी कर्मी है, जो एक बार नियुक्त होते हैं तो अस्थायी रूप से कार्यरत रहते हैं। ऐसे पंचायती राज जनप्रतिनिधियों का मानदेय सरकार का तत्काल सम्मानजनक वृद्धि करना चाहिए, जिसकी अल्पावधि हेतु निर्वाचन जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों को समुचित मानदेय प्राप्त हो सके और सम्मानजनक रूप से अपने क्षेत्र में काम स्वतंत्र होकर सके। जिला परिषद अध्यक्ष का वेतन मात्र 12,000, जिला परिषद उपाध्यक्ष का वेतन 10,000, पंचायत समिति प्रमुख का वेतन 8,000, पंचायत समिति उप प्रमुख का वेतन 4,000, मुखिया का वेतन 2,500 रुपया है और उप मुखिया का वेतन 1,200 रुपया है। अब कोई ऐसा मुखिया नहीं होगा जिसको दिन भर में 200 रुपया का चाय नहीं पिलाना पड़ता होगा, अब 2,500 रुपया उसको वेतन मिलता महोदय। कितना शर्मनाक है। मुखिया का क्या खर्चा है और किस तरह से जूझ रहा है। पिछले बार भी मैंने क्वेश्चन उठाया था, अगर इसमें वृद्धि करना है तो साफ साफ जवाब दिया जाए, नहीं करना है तो फिर इसे भी टाल दिया जाए। जिस तरह टेंडर के बारे में टाल रहे हैं कि गाइडलाइन नहीं है, इस तरह इसको भी हर गाइडलाइन के लिए टाल दिया जाए, हर क्वेश्चन को। ये भी हो सकता है महोदय। अगुआ आवास का भी बहुत अच्छा बात कर रहे थे, बढ़ाई भी कर रहे थे।
अब आवास के नाम पर प्रखंड मुख्यालयों द्वारा घोर धांधली की जाती महोदय। प्रखंड मुख्यालय बेलगाम हो गया है। कोई भी सीओ वीडियो किसी के कंट्रोल में नहीं है कि उन लोग का जो पोस्टिंग हो रहा है कैसे हो रहा है, किसी से छिपा नहीं है। सीओ वीडियो तो छोड़ दीजिए, हल्का कर्मचारी भी विधायक लोग का नहीं सुनता महोदय। स्थिति इतनी भयावह हो गई, ये झारखंड का वास्तु दोष हो गया है कि झारखंड के पदाधिकारियों का इतना आतंक हो गया, ये भी जानने की जरूरत है। यहाँ तमाम जितने भी सदस्य हैं सबको जानने का जरूरत है, ये झारखंड का वास्तु दोष है या झारखंड के पदाधिकारी बेलगाम हो गए महोदय। किसी का नहीं सुनता महोदय, किसी का नहीं सुनता, थाना भी नहीं सुनता। जो भी होगा इसमें बहुत सोचने का बात है, बहुत दर्द भरे बात से बोल रहे हैं राजेश जी। अब अगर आपका सुनता होगा तो हम नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे विधानसभा में मैं सत्ता पक्ष के लोगों के बारे में भी सुना, यहाँ तक हाईकोर्ट के जजों का भी कमेंट आया। तो इसको कौन सुधारेगा? राज्य का मुखिया ही सुधारेगा और राज्य के मुख्यमंत्री ही सुधारेंगे, राज्य के मंत्री सुधारेंगे और सत्ता पक्ष के लोग भी सुधार सकते हैं। कैसे सुधरेगा? इस पर बैठना है और हम लोग मिलकर भी बैठिए, सुधारना चाहिए। नहीं सुधरेगा इसी तरह आएंगे, 5 साल के बाद निकल जाएंगे, दूसरे लोग आएंगे। अगर हम लोग कुछ करके नहीं जाएंगे तो किस मुंह से जाएंगे हम लोग? और आना भी नहीं चाहिए। अगर हम लोग सक्सेस नहीं हो तो जनता को हम लोग को चुनना भी नहीं चाहिए। सच्चाई भी यही। अबू आवास के बारे में महोदय मैं बोल रहा था, जिस तरह से वह धांधली हो रही, अवय आवास योजना के तहत 6.5 लाख आवास योजना बनाने का लक्ष्य रखा गया था, जिसमें 60,01,135 आवास के निर्माण की स्वीकृति दी गई थी। उसमें मात्र 19,650 आवासीय बनकर तैयार हुए, मतलब 58,145 बचे शेष अबू आवास को 2025-26 में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया। उसका क्या हुआ? ये तो हाल है झारखंड में अबुआ सरकार का महोदय। घोटालों का भी लिस्ट लंबा है महोदय, कहने में भी खराब लगता है कि यहाँ घोटाला हो रहा है। घोटाले के बारे में बोलने का इच्छा भी नहीं करता। लेकिन सरकार अगर सचेत रहे और सरकार थोड़ा कठोर डिसीजन ले, सरकार बहुमत में है, बहुत कुछ कर सकती है, करना चाहिए और झारखंड को एक विकास की ओर ले जाने का प्रयास करना चाहिए महोदय। मैं माननीय मंत्री महोदया से आशा करता हूं कि जितने भी विधायक गण हैं, चाहे सत्ता पक्ष के हो विपक्ष के हैं, जितना भी योजना अनुशंसा की है, जिस तरह पूर्व में मिलता था उस तरह उसको तुरंत चालू किया जाए। 1 साल से हम लोग कोई योजना नहीं मिल पाया, उसको कब चालू होगा उसको कृपया स्पष्ट रूप से टाल मटोल न करके स्पष्ट रूप से जवाब दिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सदस्य सुरेश बैठा जी। अध्यक्ष महोदय, मैं कटौती प्रस्ताव के विरोध में खड़ा हूं और सरकार के पक्ष में। 2026-27 का जो हमारा अबुआ सरकार का विजन जो है उसको लेकर मैं चर्चा परिचर्चा में भाग लिया हूं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बड़ा गौर से सुन रहा था मैडम का, नीरा जी का, कि राम जी बीबी ये लोग राम जी को बेचकर सत्ता में आए। सर, राम जी को बेचकर सत्ता में आए हैं और राम को राम ही रहने दिया जाए। मर्यादा पुरुष तो राम है, वो एक मर्यादा पुरुष थे, मर्यादा पुरुष रहेंगे। उसको हम लोग भी मानते हैं और दुनिया भी मानती है। लेकिन ऐसे राष्ट्रपिता प्रदीप जी, ऐसे राष्ट्रपिता जो हिंदुस्तान की आजादी के लिए अपनी जान की आहुति दे दी, उन्होंने देश को आजादी दिलाया, अंग्रेजों को भगाने का काम किया। ऐसे राष्ट्रपिता के नाम से महात्मा गांधी नरेगा कार्यक्रम आयोजन किया जाता रहा, चलाया जाता रहा। हमारे कांग्रेस पार्टी के यूपीए के शासनकाल में 2005 में उसके नाम से ये नरेगा नामकरण दिया गया था। इसके माध्यम से पूरे देश में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए इस योजना को लाया गया था। इसको नाम बदलने का काम इन लोगों ने किया है। इसको हम कतई नहीं मानते हैं, इसको हम अस्वीकार करते हैं। मैं
2025-26 का बजट जो ग्रामीण विकास 26-27 का बजट का मैं जो ग्रामीण कार्य ग्रामीण विकास पंचायती राज विभाग माननीय मंत्री का जो विजन है उसके बारे में मैं कहना चाहूँगा। टोटल जो है 12,346 करोड़ 89 लाख 71,000 बजट का ये प्रावधान किया गया है, जिसके माध्यम से मानव दिवस रोजगार सृजित के लिए टारगेट रखा गया था 12 करोड़, जिसका लक्ष्य प्राप्त किया गया 10 करोड़ 46 लाख 96,000 मानव दिवस का सृजित किया गया। और वो आवास जो हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है, जो जिसके चलते नवीन जी भी गदगद हटिया में ग्रामीण क्षेत्र के लोगों का इनका प्यार मिला और जीत के आए हैं। अब वो आवास दिलाने में इनका लोग ब्लॉक में खड़े रहते हैं और लोग फॉर्म भरते हैं। हम जानते हैं अच्छी तरह से रातू पंचायत को, नगरी पंचायत को, चूंकि मैं जिला का अध्यक्ष था कांग्रेस का, 6,50,000 लक्ष्य रखा गया था, जिसको हम लोगों ने 6,33,106 आवास को हम लोगों ने स्वीकृति प्रदान कर दी है, जिसमें से 1,88,849 आवास पूर्ण हो चुके हैं। शेष जो है आवास अभी 25-26 के कार्यकाल में पूरा किया जाएगा। सखी मंडल जो 2000 सखी मंडलें हैं, जो चक्रीय निधि की राशि हम लोगों ने 35,000 स्वयं सहायता समूह को कैश क्रेडिट कार्ड के माध्यम से बैंक से जोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। लगभग हम लोग 2 लाख अतिरिक्त किसान आजीविका सहायक संबंध जो JSLPS की बहनें हैं उसको जोड़ने का काम किया है, जो 4,406 सखी मंडलों को चक्रीय निधि की राशि उपलब्ध करा दी गई है। 2.97 लाख महिला किसानों को आजीविका संबंधी गतिविधियों से जोड़ा गया है, जो सरकार का लक्ष्य है। बिरसा हरित ग्राम योजना लाभुकों को कार्बन क्रेडिट लाभ से जोड़ने की कार्रवाई की जा रही है। हमारी अब वो सरकार ने काम कर रही है। राज्य के 100% आदिम जनजातियों को आवास उपलब्ध कराने के दिशा में अब वह सरकार अग्रसर है। सभी प्रखंडों मुख्यालयों में PP मोड पर प्लास मार्ट चलाई जाएगी, जो हमारा अब वह सरकार का विजन है। सरकार के द्वारा ये सुनिश्चित किया गया है कि लाभुकों को अपने आवास पर स्वयं खड़ा होकर जियो टैग कर सकता है, क्योंकि यह जो है जो दलाल प्रवृत्ति के लोग होते हैं, जो अब आवास दिलाने के नाम पर ठगने का काम करता है, जिस पर अंकुश लगाने का काम झारखंड अगुवा सरकार ने किया है। हमने प्रधानमंत्री आवास के माध्यम से जो 60-40 का रेशियो से यहाँ आवास दिया जाता है, लेकिन उसमें माई मूसी का खेल खेला जाता है। अब वो आवास हम लोगों ने शुरू किया तो प्रधानमंत्री आवास को कम करने का काम केंद्र की सरकार ने किया है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर आवास जो हम लोग 25-26 में 56.15 इकाई आवास निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया था, जो 52,574 आवास को हम लोगों ने सरकार ने पूर्ण कराया है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से 3,16,000 सखी मंडल, 21,212 ग्राम संगठन एवं 998 संकुल संगठन का भी गठन झारखंड सरकार ने किया है, महागठबंधन की सरकार ने किया है। जल छाजन परियोजना के माध्यम से 79.70 लाख हेक्टेयर के क्षेत्र के लिए 10,798 अनु जल छाजन योजना हम लोगों ने सरकार ने चला रखी है। साथ ही साथ वीर सहित पोटो हो खेल के माध्यम से खिलाड़ियों को हम लोगों ने चुनने का काम किया है, जो 7,952 योजनाओं को अभी तक सरकार ने पूरा की। दीदी बाड़ी योजना के माध्यम से भी हम लोगों ने मनरेगा के माध्यम से JSLPS की बहनों को लगाने का काम किया, उसको आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बनाने का काम झारखंड सरकार ने किया है। मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के माध्यम से हम लोगों ने बकरी पालन, सुअर पालन, गाय पालन और कई तरह के योजना को हम लोग आगे बढ़ाने का काम हमारे यहाँ के मनरेगा कर्मियों के माध्यम से किया जाता रहा है। सिंचाई के क्षेत्र में भी प्रधानमंत्री का योजना तो चल रही है,
लेकिन जब सिंचाई में जो पैसा देने की बात होती है तो पैसा रोक दी जाती है, पैसा नहीं दिया जाता है। इसमें भी 60 और 40% का रेशियो का प्रावधान है। प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति के माध्यम से पीएम अजय योजना चला रखी है, लेकिन ऐसे शर्त रखी गई है कि 50% जहां अनुसूचित जाति के लोग रहेंगे या 500 की आबादी की संख्या में रहेंगे वहीं पर ये योजना दी जाएगी। लेकिन झारखंड सरकार ने इसके लिए 5 जिला को चुना है, पलामू, चतरा, बोकारो और हजारीबाग, जिसके लिए प्रत्येक गांव को 45 लाख की राशि उपलब्ध करा दी गई है। द्वितीय चरण में भी 23 जिलों में 1259 गांवों को चयन किया गया है। उप चरण के लिए 20 लाख प्रति ग्राम निर्धारित किया गया है। 20 लाख रुपया की राशि निर्धारित की गई है। साथ ही साथ ग्रामीण कार्य विभाग में 26-27 के लिए बजटीय प्रावधान रखा गया है, जिसमें ग्राम सड़क योजना के माध्यम से जो 60-40 का रेशियो होता है केंद्र और राज्य सरकार का, उसमें भी पैसा देने में विलंब किया जाता रहा, जिसके वजह से योजना पूरी नहीं हो पाती है। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से लगभग हम लोगों ने 1500 किलोमीटर का जो यहाँ से सरकार के द्वारा कार्य करने का निर्धारित की गई है, जो अब तक लगभग 1200 करोड़ रुपया व्यय हो चुका है। 1826 किलोमीटर पथ का निर्माण हो चुकी है। मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना के माध्यम से सड़कों को, पुलों को और रोडों को बनाने का काम किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ग्राम सुदृढ़ीकरण के माध्यम से जो है स्कूल, कॉलेजों को और कार्यालय, स्वास्थ्य कार्यालय, अस्पतालों, बाजार हाटों को भी बनाने का काम इस योजना के माध्यम से किया जा रहा है। 26-27 द्वितीय वर्ष मुख्यमंत्री ग्राम सड़क सुदृढ़ीकरण योजना के माध्यम से बजटीय प्रावधान 1600 करोड़ का है। आगामी वित्तीय वर्ष में जो 5600 किलोमीटर पथों का निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। दूसरी ओर पंचायती राज व्यवस्था के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि भारत संविधान के 73वें संविधान संशोधन में पंचायती राज व्यवस्था को कायम किया गया, जिसके माध्यम से पंचायती व्यवस्था को दुरुस्त करने का काम स्वशासन को किया गया है। और साथ ही साथ 15वें वित्त आयोग जो 25-26 के लिए 1340 करोड़ राशि प्राप्त होने की संभावना है। इस राशि से लगभग जलापूर्ति के लिए 30%, स्वच्छता के लिए 30% और स्थानीय आवश्यकता के अनुसार 40% खर्च राशि करने की आवश्यकता है। इस तरह से झारखंड सरकार पूरे लगन के साथ, पूरी वचनबद्ध के साथ कार्य करने में लगी हुई है। मैं माननीय दीपिका पांडे जी को, मंत्री जी को और हमारे झारखंड सरकार के अगुआ माननीय हेमंत सोरेन जी, महागठबंधन के तमाम कैबिनेट के साथियों को मैं तहे दिल से बधाई और शुभकामना देना चाहता हूं कि इन्होंने पेशा एक्ट कानून जो 1996 जो दिलीप सिंह भूरिया कमेटी के माध्यम से जो इसका गठन किया गया था, पेशा एक्ट, जिस समय हमारे प्रधानमंत्री स्वर्गीय पीवी नरसिंह राव जी थे, उनके ही दिशा निर्देश पर दिलीप सिंह भूरिया कमेटी का गठन किया गया था। पेशा अध्यक्षता में पेशा एक्ट कानून बनाया गया और आज 25 साल बीत जाने के बाद भी हमारा इस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के 16-17 सालों तक शासन काल में कभी भी पेशा एक्ट पर चर्चा किया, न परिचर्चा किया। लेकिन हमारे सरकार, अगुआ सरकार में जैसे ही सरकार बनी और इस पर चिंता और मंथन करने लगा, हमारे महागठबंधन के हमारे प्रभारी के राजू का दिशा निर्देश पर हम लोगों ने होमवर्क किया। कई बार हम लोग की बैठकें हुई, कई लोगों से विचार विमर्श लिया गया। उसके उपरांत पेशा एक्ट कानून 2 जनवरी को यहाँ लागू कर दी गई। लेकिन मैं माननीय दीपिका पांडे जी से कहना चाहूंगा कि आपने जो भी खमियां रह गई है उसमें अमेंडमेंट लाकर उसको जोड़ा जाए। अभी हेमलाल जी बोल रहे थे, रामेश्वर बाबा भी इसमें आपत्ति दर्ज कर चुके हैं। जो भी हमारे जो सीनियर लीडर आपको सुझाव देते हैं उसमें अमेंडमेंट लाने का काम करें। अगला बार जब कैबिनेट की बैठक हो तो निश्चित रूप से उसको सुधारने का आप काम करेंगे। मेरा एक सुझाव है, इसमें सुझाव है कि जो हम अबुआ आवास, हम लोग जानते हैं अबुआ आवास के नाम से जो यहाँ चलाया जा रहा है, मेरा प्रस्ताव है और सुझाव है दिसुम गुरु अबुआ आवास के नामकरण किया जाए। मेरा सुझाव है दिसुम गुरु अबुआ आवास के नाम से अगला बार अबुआ आवास दिया जाए। और साथ ही साथ
टेंडर के बारे में हम लाल जी कह रहे थे, और कई लोगों ने भी बाहर के ठेकेदार से लेकर कई लोगों ने परिचर्चा करते हैं कि 10% से बिलो से ही लिया जाए, उससे ऊपर में कोई भी टेंडर नहीं लिया जाए। इस पर पुनर्विचार कैबिनेट को करना चाहिए। इन्हीं बातों के समय अपनी बात को समाप्त करता हूँ। सबको जोहार करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। माननीय सदस्य चंद्रदेव महतो, क्या सूचना है? कार्यवाही समाप्त होने के बाद होली मिलन समारोह भी है। जी जी। सांकेतिक रूप से अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री आपके आसन के माध्यम से माननीय मंत्री महोदय को आग्रह करना चाहते हैं कि रोड और पुल दोनों का हम लोगों ने लिख के दे दिया है। डीपीआर अभी तक आया नहीं है अध्यक्ष महोदय, डीपीआर मंगवा लिया जाए क्योंकि काम हम लोग शुरू करवाएं। और दूसरा अध्यक्ष महोदय, प्रखंड विकास पदाधिकारियों का हम लोगों के यहाँ बहुत घोर अभाव है। सीओ हैं वो प्रभार में है, प्रखंड विकास पदाधिकारी। तो मेरा आपके आसन से आग्रह है कि कम से कम वीडियो जो है हर प्रखंड में दिया जाए। ठीक, चलिए। माननीय सदस्य चंद्रदेव महतो जी, आपके लिए आवंटित समय 2 मिनट, उसी के अंदर अपना बातों को रखिए। अध्यक्ष महोदय जी, सीमित समय में बातों को रखना है। चूंकि झारखंड का ग्रामीण विकास विभाग बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग है और इस मायने में महत्वपूर्ण है कि झारखंड की लगभग 75% आबादी ग्रामीण क्षेत्र में रह रहा है और उनका बजट, उनका अर्थव्यवस्था, उस अर्थव्यवस्था में उन लोगों को आत्मनिर्भर बनाना, इन सारे चीजों को समेटना 2 मिनट में कोशिश करेंगे। महोदय, ग्रामीण विकास विभाग की जो योजनाएं चल रही है, निसंदेह वो योजना धरातल पर ही बहुत हद तक कारगर है। ग्रामीण विकास की योजनाओं के माध्यम से ही हम लोग अभी देख पाते हैं कि लोगों की जो तत्काल स्वास्थ्य सुविधा का जरूरत पड़ता है, तब वैसा स्थिति कहीं नहीं है। जो बिना गाड़ी के लोग जाते हैं, एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाता है, यह स्थिति झारखंड से लगभग खत्म होने वाला है। और सारी जो योजनाएं हैं वो भी ग्रामीण विकास से जुड़ा हुआ है। कृषि की योजनाओं को यदि देखें तो वो भी, पशुपालन का विभाग का योजना यदि देखें तो वो भी ग्रामीण विकास से जुड़ा हुआ है। पशुधन की योजना है तो उसके लिए सेठ ग्रामीण विकास बनाएगा, मनरेगा से बनेगा। तो इन सारे चीजों को यदि समन्वय करके किया जाए और समेकित करके कोई मॉनिटरिंग का एजेंसी हो या सेल हो जो इन सब को मॉनिटरिंग, लगातार मॉनिटरिंग करे, तो हम समझते हैं कि योजनाओं को समय पर पूरा किया जाएगा। अब वो आवास की योजना पिछले बजट में जो प्रावधान था, निश्चित रूप से अभी जो लंबित है, उन लंबित मामलों पर यदि मॉनिटरिंग सही ढंग से हो तो समय पर पूरा होगा, तो अगले साल के लिए वो आसान होगा कि अगला बजट पर हम लोग काम कर सके। जो भी योजना है उसको सही मॉनिटरिंग करके किया जा सकता है। दूसरा जो पंचायती राज का ही है, पंचायती राज में ग्राम सभा का महत्व हर योजना में है और अभी पैसा आने के बाद उसका महत्व और बड़ा है। अधिसूचित क्षेत्र में अलग ढंग से महत्व है और गैर अधिसूचित क्षेत्र में जो पंचायत है वहाँ का महत्व कुछ अलग है। लेकिन कुल मिला के ग्राम सभा को यदि हम लोग को मजबूत करना है तो कहीं कहीं उन लोगों को सम्मान भी देने की जरूरत है। मुखिया ग्राम सभा की अध्यक्षता करते हैं, योजनाओं को ग्राम सभा में पारित करते हैं। योजना जब धरातल में आती है तो उनको लगता है कि इसका श्रेय कहीं हमारा नाम नहीं है, शिलापट में नाम नहीं है, तो एक मन में उनका कसक रहता है कि हमने जो मेहनत किया उस मेहनत को नजरअंदाज किया जा रहा है। तो ऐसे जो छोटे छोटे ही है, इन चीज को करके हम लोग निचले स्तर पर प्रोत्साहित कर सकते हैं, योजना को और अच्छा ढंग से जमीनी रूप दे सकते हैं। तो ये सारे बातें हैं। और RWD का जो योजनाएं हैं सड़क के संबंध में, क्या जो योजना है, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना, मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण योजनाओं में है। जहाँ रोड नहीं है, लोगों उन जगहों पर ग्रामीण क्षेत्रों में रोड देने का काम इन्हीं योजनाओं से होता है, इन्हीं योजनाओं से पुल बनता है। हम लोग आए दिन सुनते हैं कि हाथी का इसे
कई घर क्षति हो गए, लोग हताहत हो गए, मर गए, और उन सारे जगहों पर पहुंचने में काफी समय लगता है। तो ये योजना यदि रुक जाता है तो निसंदेह लोगों को बहुत ही कठिनाई होती है। और सभी मान्यों में ये आशंका है, ये शंका है कि पता नहीं इस वित्तीय वर्ष की राशि विमुक्त होगा कि नहीं, हम लोग को मिलेगा कि नहीं। तो जवाब में ये चीज आए कि मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के राशि हम लोग को मिल पाएगा कि नहीं पाएगा। और बहुत ज्यादा नहीं, बहुत बड़ा ये है तो बहुत समय भी नहीं है, तो बाकी हम लिखित में भिजवाते हैं। इसी के साथ अपना विषय जवाब। माननीय सदस्य जयराम कुमार महतो जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। आज ग्रामीण विकास, ग्रामीण कार्य और पंचायती राज के बजट पर चर्चा है। भारत जैसे देशों में जहां अधिकांश आबादी, झारखंड में भी लगभग 75% आबादी गांवों में रहती है, लेकिन यदि हम गांव और शहर का तुलनात्मक अध्ययन करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में मासिक प्रति व्यक्ति खर्च लगभग 2,946 रुपए के आसपास है, जबकि शहरी क्षेत्रों में यह काफी अधिक है, लगभग 5,393 रुपए है, जो ग्रामीण और शहरी जीवन के बीच एक महत्वपूर्ण आर्थिक खाई को दर्शाता है। महोदय, इसमें लगभग दुगने का फर्क है। अतः मैं, चूंकि माननीय मंत्री महोदया काफी कुशल हैं, मैं चाहूंगा कि सबसे पहले गांव और शहर की खाई जो है उसे पाटने का काम करें। हो जाएगा। और गांव की जो योजनाएं हैं, विशेषकर मनरेगा की योजनाएं, अबुआ आवास की योजनाएं, इन योजनाओं में आज भी कहीं ना कहीं बिचौलिए बहुत ज्यादा हावी हैं, जिस कारण क्या है कि ये योजनाएं गांव पे आती हैं, धरातल पर आती हैं, इस बात में दो मत नहीं है, लेकिन लाभुक को रिश्वत देकर उन योजनाओं का लाभ लेना पड़ता है। महात्मा गांधी जी का वो कथन याद आया जो कहते थे कि रिश्वत लेना अन्याय है, लेकिन सरकारी बाबू बहुत पढ़े लिखे होते हैं, उन्होंने गांधी जी के कथन को बड़ा अच्छा से लिया। अन्याय को उन्होंने लिया, अन्य को तोड़ा और फिर बचा आय, यानी अन्याय बना लिया। अन्याय शब्द एकदम सेम है दीदी, अन्याय आधा नौ यो में आकार यो, अन्याय। अब उसको कैसे तोड़ा आपके सरकारी बाबुओं ने? अन्य, और बचा क्या? आय। और ये सच्चाई है। और मैं आपको सचेत भी करना चाहूंगा दीदी, क्योंकि आपके विभाग के 3 पूर्व मंत्री, आलमगीर साहब अभी जेल में हैं, एनोस साहब, हरिनारायण साहब जेल की यात्रा कर चुके हैं। ये एक ऐसा विभाग है जिसपे पूरे राज्य की नजर है और इसका इतिहास भी आप देख लीजिए। इसलिए मैं आपको सचेत भी करना चाहूंगा कि आप सावधान रहिएगा, बड़ी मेहनत से यहाँ तक आई है। थोड़ा सा जेएसएलपीएस की मैं बात कर लूं। महिला सशक्तिकरण और आजीविका पर काम करती है। लाह, रेशम, तसर रेशम उत्पादन और वनोपज पर आधारित उद्योग जैसे टोकरी बनाना, पत्तल बनाना आदि स्थानीय रोजगार के महत्वपूर्ण साधन है। और मैं मानता हूं, और आप विशेष इस बात पे ध्यान दें, क्योंकि अगर गोवा की आज औसत आय 3.57 लाख रुपए और सिक्किम की औसत आय 2.92 लाख रुपए हैं, जिनमें महिलाओं का एक महत्वपूर्ण योगदान है। अध्यक्ष महोदय, ग्रामीण विकास में सड़क निर्माण, पुल निर्माण बड़े महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि विधायकों की एक जवाबदेही बनती है। और बहुत सारे विधायकों ने इस बात को उठाया कि पिछले वित्तीय वर्ष में कई ऐसी अनुशंसाएं हुई जिनमें कार्य नहीं हुआ है। इस बात को मानिए, मैंने आपको कई बार कहा है। दूसरी बात, शिक्षा विभाग में ऊपर में क्या हो रहा है, स्वास्थ्य विभाग में ऊपर में क्या हो रहा है, जनता को मालूम नहीं है। लेकिन अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय, आपका जो विभाग है ये गांव की जनता जानती है, वो सीओ बीडीओ को समझती है। और जमुआ में हाल ही में एक घटना घटी थी जिसमें शायद सीओ थे अथवा बीडीओ थे, जिनकी गाड़ी पर खूब पथराव किया गया था। इसका मूल कारण है रिश्वत लेना। इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं, गांव, आज हम लोग बजट पे चर्चा कर रहे हैं, बजट पे बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं और बहुत बड़ा बजट भी है, लेकिन गांव के लोग ब्लॉक को समझते हैं, अंचल को समझते हैं और थाना को समझते हैं। अधिक 30 सेकंड दे दिए, कोई नहीं, आप बोलिए। इसलिए कम से कम काम आप करिए, हमारा काम हम कर रहे हैं। बोलिए। इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा इस पर विशेष ध्यान दिया जाए। और चूंकि जो काम होते हैं, चाहे सड़क निर्माण का कार्य हो, पुल निर्माण का कार्य हो, अगर उसमें जनता का एक फीडबैक रहने दीजिए। अगर जनता ने 70%, 80% जनता ने फीडबैक दिया कि हाँ काम ठीक ठाक हुआ है, तो बढ़िया उसको इनाम दीजिए। लेकिन जनता ने अगर उस काम को नकारा तो ऐसे ठेकेदारों पर, संवेदकों पर और जो संबंधित अधिकारी हैं उन पर जांच होनी चाहिए और उस एजेंसी को ब्लैक लिस्टेड भी करना चाहिए। और मैं एक सुझाव देना चाहूंगा
जो योजनाएं जो शिलापट बनता है उसमें एक QR कोड लगा दीजिएगा, ताकि स्कैन हो कि वो कितने की राशि है, योजना कितने से कितने वर्ष में कंप्लीट हुई, कब की है, और उस योजनाओं में किनका योगदान है। मैं आपसे आग्रह करूंगा वो QR कोड उसमें लगाने का काम करेंगे। और ज्यादा समय नहीं लेंगे अध्यक्ष महोदय, चूंकि आज आपको भी बहुत जल्दी निकलना है। धन्यवाद आपका। चलिए, माननीय सदस्य धनंजय सोरेन जी। ग्रामीण विकास विभाग आबुआ दिसंबर बजट 2026-27 के ग्रामीण विकास विभाग के बजट पर अपना मंतव्य अथवा बोलने देने के लिए धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, ग्रामीण विकास मंत्रालय का मुख्य उद्देश्य देश या राज्य के ग्रामीण क्षेत्र में जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना है। ग्रामीण विकास विभाग ग्रामीण क्षेत्र में आर्थिक विकास एवं बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा देने का कार्य करता है। महोदय, 2020-26-27 का ग्रामीण विकास का बजट लगभग 12,386 करोड़ 89,81,000 राशि का प्रावधान किया गया है, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था का सशक्त और अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचाने वाला एक दृढ़ीकरण एवं संतुष्टि बजट है। यह 12,386 करोड़ 89,81,000 का आवंटन ग्रामीण विकास के लिए अत्यंत ही ऐतिहासिक, गांवों को सशक्त करने, गांव में रहने वाला लोगों के जीवन में बढ़ावा लाने में यह बजट बहुत ही उपयोगी है। जिस मकसद से झारखंड राज्य का निर्माण हुआ है उसे पूरा करने में यह ग्रामीण विकास का बजट मील का पत्थर साबित होगा। यह ग्रामीण विकास के लिए प्रगतिशील बजट एवं सराहनीय बजट है, जो झारखंड के बुनियादी ढांचे के निर्माण एवं लोगों के भविष्य को उज्जवल कराएगा। ग्रामीण विकास विभाग के लिए 5,081 करोड़ 74,45,000 की आवंटित राशि राज्य के ग्रामीण सड़कों का निर्माण में अत्यंत ही उपयोग होगा, जो विकास का एक पैमाना माना जाता है, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करेगा। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। माननीय सदस्य अमित यादव जी, आसन के बाध्यता को, समय के बाध्यता को एकदम ध्यान में रखते हुए सरकार का उत्तर होना है। बहुत शॉर्ट में बोलेंगे अध्यक्ष महोदय, बहुत अच्छा बात बोलेंगे अध्यक्ष महोदय। ठीक बोलिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग है ग्रामीण विकास विभाग, और किसी भी राज्य के लिए विकास के लिए बहुत ही लंबी चौड़ी और बहुत ही मजबूत विभाग है अध्यक्ष महोदय। और माननीय मंत्री जी ने 12,346 करोड़ 89,71,000 रुपया का बजट इन्होंने वित्त विभाग से लिया अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, जी राम जी के बारे में अभी माननीय हमारे काके के विधायक जी ने बता रहा था। अध्यक्ष महोदय, अगर मनरेगा से अगर तुलना करें जी राम जी का अध्यक्ष महोदय, तो पहले मनरेगा में जो हम लोगों के कार्य होते थे वो एक सीमित क्षेत्र में कार्य होते थे। जैसे हम लोग क्या बनाते थे गांव में अध्यक्ष महोदय, टीसीबी बनाते थे, या फिर हम लोग कुछ ऐसा कार्य करते थे जो कार्य की गुणवत्ता भी नहीं हो पाता था, कार्य भी पूरा नहीं हो पाता था, और उसका पैसों का पूरा बंदरबाट होता था अध्यक्ष महोदय। सभी माननीय विधायक जानते थे कि प्रखंड मुख्यालय में उसका क्या हाल है अध्यक्ष महोदय। अभी जी राम जी के आने से अध्यक्ष महोदय मनरेगा में जो विस्तार हुआ उसमें सभी कार्यों को लिया जाएगा। जैसे जो कार्य भी विधायक कर रहे हैं, नली का, गली का, या स्कूल का, या फिर पंचायत भवन का, हॉस्पिटल का, वो सारे कार्य अब उसमें निहित होंगे अध्यक्ष महोदय। तो ये कार्य की जो उपयोगिता है, कार्य का जो विस्तारण हुआ अध्यक्ष महोदय, निश्चित रूप से काफी उपयोगिता है इसका, और मुझे लगता है कि इसे समर्थन करना चाहिए राज्य सरकार को भी, और केंद्र सरकार ने ये प्रस्ताव हम सबको भी लाया अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, अबुआ आवास
जो गरीबों को सपना दिखाई है, अबुआ सरकार भी कहला रही है, हेमंत सोरेन पार्ट 2 सरकार जो अबुआ सरकार कहलाती है अध्यक्ष महोदय। अभी अबुआ आवास की ये हालत है अध्यक्ष महोदय पूरे राज्य में कि पिछले 2 वर्षों से जो आवास बना, पिछले फर्स्ट किस्त जिनको 40,000 रुपया आया अध्यक्ष महोदय, वो 40,000 रुपया आने के बाद वो ऐसा फंसा है आवास में कि वो अपने मजदूरी के पैसे से वो ढलाई नहीं कर सकता अध्यक्ष महोदय। चूंकि तुरंत वीडियो वहां पे जाती है, जो पदाधिकारी संबंधित वो जाते हैं, बोलते हैं कि अगर तुम ढालेगा तो फिर जियो टैग में आ जाएगा, तो फिर तुमको नेक्स्ट किस्ती भी नहीं मिल पाएगा अध्यक्ष महोदय। तो हमारा सरकार से आग्रह है कि उनको पैसा, उनको जो किस्त होता है अबुआ आवास को उनको दिलाने का प्रयास किया जाए अध्यक्ष महोदय। अंबेडकर आवास के बारे में आपने चर्चा किया, लेकिन सबको पता है कि अंबेडकर आवास जो गरीब आदमी का घर किसी का जल जाता था, बरसात में गिर जाता था, कोई बहनें हमारी विधवा हो जाती थी, उनको ये अंबेडकर आवास मिलता था अध्यक्ष महोदय। लेकिन पिछले 2 वर्षों से अंबेडकर आवास का एक भी टारगेट कोई भी जिले में, कोई भी प्रखंड मुख्यालय में अभी तक नहीं जा पाया अध्यक्ष महोदय। सखी मंडल के बारे में आपने बहुत ही विस्तार से इसका जिक्र किया अध्यक्ष महोदय। माननीय मंत्री जी को एक आग्रह करना चाहते हैं कि आपने अपना नजर थोड़ा सा इसमें खोल के रखें। सखी मंडल की बहनें हमारी काफी मेहनत करती है, कुछ पैसे जमा करती हैं, और आजकल छोटे छोटे जो बैंक है दलाल के माध्यम से उनके लोन देने का काम करते हैं अध्यक्ष महोदय। लोन देते भी हैं और लोन कलेक्शन करने के नाम से ऐसा लोगों को टॉर्चर किया जाता है। कितनी बहनों का आत्महत्या हो गया अध्यक्ष महोदय, आपको भी जानकारी होगा, माननीय मंत्री जी को भी जानकारी होगा। तो इसका एक प्रोसेस बने कि हमारी बहनों को लोन जो मिले एक अच्छे बैंक से मिले, ब्रांडेड बैंक से मिले, और आत्महत्या के लिए उसको प्रेशराइज नहीं करना पड़े, ये हम लोग को देखना पड़े चाहिए अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, पंचायती राज मजबूत करने की हम बात कहते हैं। माननीय मंत्री जी का ये किताब है अध्यक्ष महोदय, पंचायती राज के बारे में इन्होंने लिखा है, और इन्होंने स्पष्ट लिखा है अध्यक्ष महोदय कि इनका पंचायती राज में कोई बजट नहीं है अध्यक्ष महोदय। पंचायती राज में कोई बजट नहीं, इन्होंने लिखा अध्यक्ष महोदय, राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा पर पंचायतों को लगभग, अध्यक्ष महोदय इनका जरा भाषा का थोड़ा अच्छा से पड़ेगा, पंचायतों को लगभग 600 करोड़ रुपए प्रदान करने की पूरी तैयारी कर ली है अध्यक्ष महोदय। पैसा दिया नहीं जा रहा है, तैयारी कर ली जा रही है अध्यक्ष महोदय। ये तो किताब पिछले बार भी छपा था, इस बार भी अध्यक्ष महोदय छपा था। अध्यक्ष महोदय, मुखिया को ना आप फंड दे रहे हैं, ना जिला परिषद को फंड दे रहे हैं, ना प्रमुख को फंड दे रहे हैं अध्यक्ष महोदय। हमारा कहना त्रिस्तरीय पंचायत समिति का आपने चुनाव कराया अध्यक्ष महोदय, और अगर 3-3 साल से उनको फंड नहीं मिलेगा अध्यक्ष महोदय, 27 में फिर उनका चुनाव आने वाला है। तो अगर विकास गांव का अगर विकास हम अध्यक्ष महोदय नहीं करते हैं, तो कहीं ना कहीं त्रिस्तरीय पंचायत का हम लोग अवहेलना कर रहे हैं महोदय। और निश्चित रूप से जो मुखिया का, पंचायत समिति प्रमुख, जिला परिषद अध्यक्ष का जो मानदेय अध्यक्ष महोदय, निश्चित रूप से उस पर विचार करना चाहिए कि आज की इस महंगाई के दौर में 1,000 रुपया, 1,500 रुपया, 2,500 रुपया कुछ नहीं होता, 7,500 रुपये होते हैं, इसलिए उसमें तुरंत ही उसका कुछ विचार करना चाहिए अध्यक्ष महोदय। निश्चित रूप से मैं सरकार को बहुत बहुत बधाई देता हूं, विशेषकर ग्रामीण विकास को। मैं बधाई देता हूं अध्यक्ष महोदय, क्योंकि पिछले बार इन्होंने सड़क सुदृढ़ीकरण का कार्य कराया अध्यक्ष महोदय, मजबूतीकरण का कार्य कराया, निश्चित रूप से बेहतरीन कराया। पूरे राज्य में जो सड़कों का मरम्मती हुआ, विशेष मरम्मती हुआ अध्यक्ष महोदय, निश्चित रूप से पूरे राज्य में बहुत ही बेहतर हुआ। उस कार्य को आपको और बढ़ाने की आवश्यकता है, क्योंकि पिछले बार आपने जो किया वो आलमगीर आलम बेचारे जेल में है, मैं उनके बारे में चर्चा नहीं करना चाहता, लेकिन माननीय मंत्री जो अभी हैं, पिछले साल 2025 में आपने टारगेट दिया, 2026 में चल रहा है, तो सड़कों के साथ, नए सड़कों के साथ अगर पुराने सड़कों का भी अगर उन्नयन करें, अगर सुदृढ़ीकरण करें अध्यक्ष महोदय, तो हमारी सड़कें अच्छी हो सकती है। अगर एक तरह से हम नए सड़कें बनाते हैं, यार पुराने सड़कों को हम छोड़ते हैं अध्यक्ष महोदय। पिछले बार हमारा कुछ सड़क है जो आज के दिन में टेंडर में फंसा हुआ पिछले 2 सालों से अध्यक्ष महोदय, बरकट्ठा से लेकर तेतरवन मोड़ का पीडब्ल्यूडी में अध्यक्ष महोदय 2 सालों से फंसा हुआ, टेंडर फाइनल नहीं हो रहा अध्यक्ष महोदय। NH2 से सिलाडी का रोड फाइनल नहीं हो रहा अध्यक्ष महोदय, NH2 से लेकर झुरझुरी का रोड फाइनल नहीं हो रहा अध्यक्ष महोदय। और बहुत ही मतलब बेहतरीन एक हमारा यहाँ मंदिर है अध्यक्ष महोदय, पुनाई का जो बजरंगबली का बड़ा मंदिर है, लाखों श्रद्धालु वहां पे जाते हैं। खैरा से झुमरा एक सड़क है, झुमरा आपके रास्ते में आते जाते पड़ता होगा अध्यक्ष महोदय, वो रोड का अब सरकार का ग्रहण लगा हुआ, किसका ग्रहण लगा हुआ अध्यक्ष महोदय? अध्यक्ष महोदय, मैं आग्रह करना चाहता हूं कि नए कार्यों के साथ साथ पुराने कार्यों पर भी सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए अध्यक्ष महोदय। आज निश्चित रूप से कोई भी विधायक बनते, कोई सांसद बनते हैं, यहाँ पे योजनाएं आती, योजनाएं जाती है अध्यक्ष महोदय। सबसे ज्यादा अगर लोगों का ध्यान रहता है तो ब्लॉक में, थाना में और ग्रामीण हॉस्पिटल में अध्यक्ष महोदय। आज जाकर के ब्लॉक और अंचल का हाल जाके देखिए अध्यक्ष महोदय, आज जाके पंचायत सेवक का रुतबा जाके देखिए अध्यक्ष महोदय। हम लोग तो विपक्ष के विधायक हो सकता है हम लोग का नहीं सुनता होगा अध्यक्ष महोदय, लेकिन कभी कभी एक कैसेट सत्ता पक्ष के मंत्री लोग से भी सुनाई पड़ता है हम लोग को अध्यक्ष महोदय
सुनता है, हम लोग का थाना नहीं सुनता अध्यक्ष महोदय। और थाना और वीडियो क्या नहीं सुनता अध्यक्ष महोदय? कमीशन का बात नहीं सुनता अध्यक्ष महोदय। वो कमीशन के लिए अगर डांटिएगा कि पैसा कहाँ ले रहा अबुआ बाबू, कहाँ ले रहा वृद्धा पेंशन विधवा पेंशन में, तो उसका जवाब आता है आपको जहां जाना वहां जाइए, हमको पैसा ऊपर तक पहुंचाना पड़ता है अध्यक्ष महोदय। ये हालत हमारे क्षेत्र में अध्यक्ष महोदय। माननीय मंत्री जी का एक इसमें ऊपर तक जाना पड़ता है, ऊपर तक कहाँ है भगवान जाने अध्यक्ष महोदय। हम लोग तो उतना ऊपर नहीं पहुंचे, हम लोग विपक्ष में अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय यहाँ पे एक मामला है अध्यक्ष महोदय, इनका बहुत ही खूबसूरत इनका है कि मृत्यु प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र हम पंचायतों में बनाएंगे अध्यक्ष महोदय। इनका किताब में लिखा हुआ अध्यक्ष महोदय कि हम पंचायत स्तरीय उनको प्रमाण पत्र बना के दे देंगे अध्यक्ष महोदय। आप पता कर लिए अध्यक्ष महोदय, जन्म प्रमाण पत्र तो छोड़िए, मृत्यु प्रमाण पत्र में भी पैसे लिए बिना किसी का मृत्यु प्रमाण पत्र अंचल में नहीं बनता, ब्लॉक में नहीं बनता अध्यक्ष महोदय। ये विडम्बना है, मतलब कफन में भी कमीशन अध्यक्ष महोदय। ये विडम्बना हमारे अध्यक्ष महोदय। माननीय सदस्य, मैं ज्यादा ना बोलते अध्यक्ष महोदय, मैं इतना कहना चाहता हूँ अध्यक्ष महोदय, मैं बस इतना कहना चाहता हूँ अध्यक्ष महोदय कि आने वाले दिनों में जब माननीय मंत्री जी का बजट आ रहा है, मजबूत बजट आया है, सबसे लंबा चौड़ा बजट है, सबसे बड़ा विभाग भी है, शरीर के ये आंख कान और नाक है ग्रामीण विकास अध्यक्ष महोदय। आदमी के शरीर में आत्मा धड़कन चल रहा है नहीं चल रहा, आत्मा उसके ऊपर आंख ही कान और नाक ही देखता है अध्यक्ष महोदय। इनका काम ही ग्राम में बोलता है, गाँव में बोलता है अध्यक्ष महोदय। इसलिए कहना चाहता है कि पिछले बार का 10 करोड़ का पैसा आपका पड़ा है अध्यक्ष महोदय, सारे विधायकों का पड़ा हुआ है, 81 का पड़ा हुआ है अध्यक्ष महोदय। वो पैसा खर्च नहीं हुआ है और 10 करोड़ इस बार फिर आप दे रहे हैं अध्यक्ष महोदय, तो इस हिसाब से 20-20 करोड़ रुपया सबका होता है। इसलिए कम से कम उसको ज्वाइंट करके सभी को रोड और पुल पुलिया का अनुशंसा सरकार मांगे अध्यक्ष महोदय। और हम लोग जो दिए अनुशंसा, चाहे विशेष मरम्मति का सुदृढ़ीकरण का हो या फिर नए रोड और पुल पुलिया का अध्यक्ष महोदय, उसको सरकार तुरंत क्रियान्वयन में लाए ताकि बरसात के पहले रोड और सड़क का सरकार का उत्तर, माननीय सरकार का उत्तर, सरकार का उत्तर। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। सालाना बजट AFC 2026 में शामिल गैर भारित व्यय, नॉन चार्ज एक्सपेंडिचर के वे सभी अनुमान जो राज्य से संचित निधि से खर्च किया जाना है को अनुदान की मांग के रूप में मैंने सदन के समक्ष सदन के अनुमोदन प्राप्त करने के लिए रखा है। यह एक संवैधानिक व्यवस्था है और बजट पारण की चरणागत एक प्रक्रिया है। मांग सरकार लेकर के आती है और सदन अनुदान देता है। अध्यक्ष महोदय, आज महगामा की जनता के आशीर्वाद से, आसन की अनुमति से, राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के मार्गदर्शन से सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष के सहयोग से दूसरी बार ग्रामीण विकास विभाग, ग्रामीण कार्य और पंचायती राज विभाग के अनुदान मांग पर विभागीय मंत्री होने के नाते बोलने का मौका मिला है। अध्यक्ष महोदय, आदरणीय वित्त मंत्री जी ने अबुआ दिशोम बजट में ग्रामीण कार्य, ग्रामीण विकास, पंचायती राज को बहुत महत्ता दी है। अगर केंद्र से कंपेयर करें तो जहां 5 से 6% इन विभागों को बजट मिलता है, वहीं हम लोगों के राज्य में अबुआ सरकार ने हमें करीब 12% बजट का हिस्सा देने का काम किया है। वित्त मंत्री जी ने बजट में ऋण प्रबंधन इतना बेहतर किया है कि ब्याज का बोझ राजस्व आय की तुलना में 5% से भी कम है। साथ ही कर्ज का अनुपात राज्य की GDP के तुलना में 25.5% है, जो एक सराहनीय इम्प्रूवमेंट है। मैं कह सकती हूँ अध्यक्ष महोदय कि गठबंधन सरकार का फिस्कल विजडम बहुत ही अच्छा है। अध्यक्ष महोदय, सत्ता पक्ष के अनुदान के मांग पर माननीय सदस्य मीरा यादव जी ने कटौती प्रस्ताव लाने का काम किया है। आदरणीय हेमलाल जी ने अपनी बातों को रखा है। प्रदीप प्रसाद जी ने अपने सुझावों को और चुनौतियों को रखा है। सुरेश बैठा जी ने अपनी बातों को यहाँ रखा। चंद्रदेव महतो जी ने अपनी बातों को यहाँ पर रखा है। जयराम महतो जी ने सदन में अपनी बातों को रखा है। माननीय सदस्य धनंजय सोरेन जी ने अपनी बातों को रखा है और माननीय सदस्य अमित यादव जी ने
अपनी बातों को यहाँ पर रखने का काम किया है। सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों ने विभाग के द्वारा संचालित योजनाओं की सराहना के साथ कई अच्छे सुझाव भी दिए। मैं उन सुझावों को ग्रहण करती हूँ और साथ ही विपक्ष के द्वारा उठाए गए सवालों और विभाग को दी गई चुनौतियों को भी स्वीकार करती हूँ। अध्यक्ष महोदय, जब हम गांव की बात करते हैं तो मैं इस समय अपने बातों की शुरुआत मैथिली शरण गुप्त जी की इन पंक्तियों से करना चाहूँगी। आहा ग्राम जीवन भी क्या है, क्यों ना इसे सबका मन चाहे, थोड़े में निर्वाह यहाँ है, ऐसी सुविधा और कहाँ है। यह शहर की बात नहीं है, अपनी अपनी घात नहीं है, आडंबर का नाम नहीं है, अनाचार का नाम नहीं है। यहाँ गलकट्टे चोर नहीं है, तरह तरह के शोर नहीं है, सीधे साधे भोले लोग हैं, ग्रामीण मनुष्य निराले। अध्यक्ष महोदय, जो 3 विभाग है मेरे, उसमें हम लोगों ने अपने फोकस में, अपने विजन में ग्राम को रखा है। इसमें गांधी जी भी हैं और राम जी भी हैं, तो हम लोगों को किसी के नाम बदलने को लेकर के कहीं कोई समस्या नहीं है। लेकिन जब मैं अबुआ सरकार के ग्राम की बात करती हूँ तो ग्राम में जी गवर्नेंस, जिसको आज स्थापित कर रहा है डिजिटल पंचायत या फिर पैसा रूल्स, जो नियमावली जो हम लोगों ने लाया। आर की बात करें तो रोड्स एंड रूरल कनेक्टिविटी की बात हम लोग करते हैं, जो सड़क पुल की मांग आप लोग रख रहे हैं। ए से आवास और एसेट्स, अबुआ आवास और साथ ही साथ बिरसा हरित ग्राम जो योजना मनरेगा के माध्यम से लाया गया, उसकी बात करूंगी मैं। और एम से मनरेगा की बात होगी, महिलाओं की बात होगी। अध्यक्ष महोदय, महात्मा गांधी जी ने कहा था कि भारत की आत्मा गांव में बसती है। हम उस गांव की तस्वीर और वहां गुजर बसर करने वाले लोगों की तकदीर बदलना चाहते हैं। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने हमें सिखाया है, लोकतंत्र तभी जीवित रहेगा जब सत्ता की पहुंच नीचे तक हो। हमारी सरकार ने इन दोनों विचारों को आत्मसात कर आगे बढ़ने का संकल्प लिया है। अध्यक्ष महोदय, मैं पेशा नियमावली के लागू होने से शुरुआत करना चाहूंगी। अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, उनके गाइडेंस पे और पूरे कैबिनेट के साथियों का मैं धन्यवाद आभार करना चाहूँगी, इस सदन का धन्यवाद आभार करना चाहूँगी कि जब यह कानून जो हमारे राज्य के आदिवासियों की सुरक्षा कवच के रूप में इसको लाया गया, उस पर सबका साथ सहयोग मिला। आज हम लोग 25 साल के लंबे इंतजार के बाद जनवरी 2 को 2026 में सरकार ने नियमावली को अधिसूचित कर राज्य के 16 जिलों, 13 पूर्ण और 3 आंशिक में प्रभावी कर दिया है। आज हम ऐसे कानून पर चर्चा कर रहे हैं जो हमारे झारखंड के जल, जंगल और जमीन की रक्षा का असली कवच है। पेशा यानी पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम 1996, इसको कांग्रेस की सरकार ने लाने का काम किया था, लेकिन झारखंड में 25 साल के इंतजार के बाद यह पूर्ण हो पाया है। यह कानून मात्र नियमों का पुलिंदा नहीं, बल्कि यह ग्राम सभा को गांव का असली मालिक बनाता है। ये सत्ता के विकेंद्रीकरण का वह माध्यम है जहां दिल्ली या रांची से नहीं, बल्कि गांव की चौपाल, ग्राम सभा से विकास के निर्णय लिए जाएंगे। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य हेमलाल मुर्मू जी का इस पर सुझाव आया है, मैं उसके बारे में उनसे कहना चाहूँगी कि ग्राम सभा की बैठक को बुलाने या उसकी अध्यक्षता का अधिकार सिर्फ ग्राम प्रधान को है। आज जो बैठक के लिए हम लोगों ने इस रूल्स में जो प्रावधान किया है, वो उसी गांव के किसी सार्वजनिक जगह पर वो बैठक बुलाया जा सकता है, या फिर कोई बंद स्कूल हो, धमकुड़िया भवन हो, कोई ऐसे सार्वजनिक जगह हो, वहाँ किया जा सकता है। लेकिन आपका यह सुझाव कि ग्राम सभा के लिए एक प्रॉपर मीटिंग स्थल होना चाहिए, मुझे लगता है उस पंडाल या मीटिंग स्थल के काम को हम लोग आगे बढ़ाने का काम करेंगे, मैं उनको आश्वस्त करती हूँ। और जहाँ तक पंचायत सचिव, सहायक सचिव की बात है, उसमें हम लोगों ने स्पष्ट किया है कि उसमें प्राथमिकता महिलाओं को देना है, और जो भी कार्रवाई, जो कागज बनाना है, लिखना है, उसको डॉक्यूमेंट करना है, उसमें वो ग्राम प्रधान का
सहयोग करेंगे। उनकी आशंका है कि जो मुखिया हैं वो हावी होने का प्रयास करेंगे। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि कानून बनाना तो एक कदम था, लेकिन उसे प्रभावी रूप से लागू करना वो हम लोगों की सरकार के आने वाले समय की प्राथमिकता में होगा, जब हम लोग पूरे तरीके से, पूरे जागरूकता से, और विभाग इस पर पिछले 1 साल से पहले से काम कर रहा है, जहां हम लोग ग्राम प्रधानों के, जो पारंपरिक ग्राम प्रधान है, माझी, मानकी, मुंडा, महतो, जो पारंपरिक हमारे ग्राम प्रधान हैं, उनकी ट्रेनिंग हो रही है ताकि उन्हें ना कोई दिग्भ्रमित कर सके और उनको उनके अधिकारों के बारे में और सजग किया जा सके। मैं आपको आश्वस्त करती हूँ कि जब मुखिया त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव भी जब राज्य में हो रहे थे तो यही कहा जाता था कि मुखिया के जो अधिकार हैं उस पर विधायक, सांसद हावी होंगे। तो ये विकेंद्रीकरण का जो काम है, समय तो जरूर इसमें थोड़ा लगेगा, लेकिन हम लोग यह सुनिश्चित करेंगे कि जो जल जंगल जमीन का राज्य जो आदरणीय दिशोम गुरु जी ने हम लोगों को दिया है, उसमें यहाँ के आदिवासियों के जो अधिकार हैं, जो अनुसूचित क्षेत्र में उन्हें जो सुरक्षा कवच देना चाहिए, वह हम लोग सुनिश्चित करेंगे। बहुत सारे भ्रम पेशा को लेकर के इस राज्य में फैलाए जा रहे हैं, विवाद कराने का भी प्रयास हुआ, लेकिन मैं यही कहना चाहूँगी कि हम लोगों को भी उसके बारे में जागरूक रहते हुए यह सुनिश्चित करना है कि इसे एक लड़ाई का मुद्दा ना बनाने। मैं दावे के साथ कह सकती हूँ, और मेरे पास लंबी सूची है अन्य राज्यों से कंपेयर करने के लिए, लेकिन वो बहुत लंबी बात हो जाएगी। उन चीज़ों को आप लोगों के से व्यक्तिगत रूप से भी हम लोग साझा कर पाएंगे। लेकिन आज के दिन जो नियमावली बना है झारखंड में, जो बना है वो देश में के अन्य राज्यों में जहाँ पेशा लागू है, वो बेस्ट रूल्स झारखंड ने आदरणीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में बनाने का काम किया है, और उसको उतने ही प्रभावी ढंग से हम लोगों का विभाग पंचायती राज उसको लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। अध्यक्ष महोदय बैठिए। मीरा जी थोड़ा देर सुन लीजिए। राम जी का भी बात है, राम जी की बात हो रही थी। थोड़ा देर जिस गांधी जी ने मरते माननीय सदस्य हमारे ग्रामीण विकास के महिला मंत्री जवाब दे रहे हैं, उनको उन्हीं के इसलिए जरा सुनिए। आएगा। अरे रुकिए ना, आएगा। मेरा विभाग लंबा चौड़ा है मैडम, माननीय मंत्री समय लगेगा। माननीय मंत्रियों, अभी आप इतना जल्दी रोड आपको थोड़ा देने वाला है। अभी सुनिए, लास्ट में देंगे रोड, लास्ट में देंगे। बैठिए, लास्ट में रोड देंगे ना आपको। अध्यक्ष आप रोड लेके जाएंगे। बैठिए। इनको मजदूरों से, ग्रामीणों से, उनकी व्यवस्थाओं से कोई मतलब नहीं। ये मनरेगा के बारे में सुनना ही नहीं चाहते हैं। नाम बदल करके भी अगर व्यवस्थाओं को, जो रोजगार की गारंटी कांग्रेस की सरकार ने, यूपीए की सरकार ने देने का काम किया था, उसको सशक्त करते तो कोई परेशानी नहीं थी। ये मैं नहीं कह रही हूँ। अध्यक्ष महोदय, ये झारखंड का आंकड़ा है, ये आपको बताएगा। हम लोगों ने 12 करोड़ मैन डेज का, पर्सन डेज का टारगेट लिया था, और जनवरी के अंतिम सप्ताह तक हम लोगों ने 10 करोड़ मैन डेज जनरेट करने का काम किया है। लोगों के पास काम की जरूरत है, लोग उस मांग को रख रहे हैं, प्रखंडों में जाकर के काम मांग रहे हैं। यहाँ चाहे वो जो भी बोले, वो भी जानते हैं कि अगर कोविड में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बचाने का किसी अधिकार ने काम किया, ग्रामीण लोगों को पेट भर अनाज दिया, उन्हें काम का मौका दिया, तो वो मनरेगा है। झारखंड में मनरेगा का नाम आप बदल करके राम जी कर देते, हमें कोई परेशानी नहीं है। मैं इस मंच से, इस सदन में ये साफ करना चाहती हूँ, गांधी जी किसी योजना में उनका नाम हो, उससे उनकी पहचान नहीं है। आज विदेशों के कोने में आप चले जाइए, अच्छे शिक्षण संस्थान में, हॉस्पिटल में गांधी जी की मूर्ति लग कर विदेश के लोग भी पूजा करते हैं। गांधी जी को गोली मारने का काम इस देश में गोडसे की विचारधारा के लोगों ने किया, और अंतिम समय भी
गांधी जी हे राम ही बोल करके गए। उनका ये अपमान इन्हें करना नहीं चाहिए था, लेकिन नाम बदल दें, लेकिन रोजगार की गारंटी हम लोग कतई खत्म होने नहीं देंगे। मनरेगा में जो रोजगार की गारंटी है वो बीबी ग्राम जी में नहीं है। हम लोगों की आपत्ति उससे है। हम लोगों की आपत्ति इस बात से है कि राज्य सरकार पर जो यह वित्तीय बोझ डाला जा रहा है वो आखिर किस कारण से है? क्यों संघीय ढांचा को इस देश में कमजोर किया जा रहा है? इस संघीय ढांचा को कमजोर करके यह वित्तीय भार राज्य को देने का कोई कारण नहीं था। अध्यक्ष महोदय, जो बकाया, नीरज जी बकाया का सुन लीजिए ना, आप फिर आपको बताएंगे तो आप बोलेंगे कि बताए नहीं। पैसा लाके दे दीजिए कुछ राज्य में, आपके क्षेत्र में भी भेज देंगे हम लोग। कम से कम बकाया तो सुन के जाइए। नीरज जी, आप सहयोग की बात कर रही थी, बकाया तो सुन करके जाइए। यही है, ये इन लोग का असलियत यही है अध्यक्ष महोदय। ये सच सुनना नहीं चाहते और सदन में खड़े होकर के गरज के झूठ बोलते हैं। 15वीं वित्त का पैसा रोकने का क्या औचित्य था अध्यक्ष महोदय? 15वीं वित्त के पैसे से जन कल्याण का काम होता है। हॉस्पिटल का, अस्पतालों का पैसा बकाया 15वीं वित्त का, पीएचडी का उन्होंने डाटा दिया है। मनरेगा का अब तो जो वेजेस का पैसा है वो भी राज्य में नहीं आ रहा अध्यक्ष महोदय। आंकड़े बताएं तो आज कम से कम मनरेगा का हजारों करोड़ रुपया केंद्र पर बकाया है। बहुत प्रयास से 15वीं वित्त, पिछले सदन में भी बाबूलाल जी ने खड़े होकर यही कहा कि हम लोग को बताइए, हम लोग पैसे लाएंगे। पैसा के लिए विभाग हमारा प्रयासरत था। जो डॉक्यूमेंट जब भी मांगा गया है हम लोगों ने समय पर उपलब्ध कराया है, लेकिन ऊंट के मुंह में जीरा के हिसाब से पैसे रिलीज करते हैं। जब रिलीज करते हैं तो ऐसे निष्पर्श ऐसा डालते हैं कि हम लोग फर्श पर आ गए। जो पैसा छोटा बिल ग्रामीण विकास में बनता है, एक बिल को क्लियर करने के लिए महीनों इंतजार करना पड़ रहा है। तो इन तमाम बातों को सुनने की इनकी क्षमता नहीं है। लेकिन आज के दिन की हकीकत यही है कि मनरेगा में लोग हर प्रखंड में भारी संख्या में काम की मांग कर रहे हैं। नई योजनाओं की मांग की गई है और हम लोगों के सरकार का प्रयास यही रहेगा कि रोजगार की इस गारंटी को किसी हालत में खत्म ना होने दिया जाए। अबू आवास की बात पर मैं आना चाहूंगी। अध्यक्ष महोदय, यहाँ से चले गए ये लोग, सच सुनना नहीं चाहते। पिछले बार के बजट बुक को लेकर के आंकड़ा दिया उन्होंने, 19,000 अबू आवास के पूर्ण होने की बात की, जबकि हकीकत यह है कि पिछले वित्तीय वर्ष में हम लोग 19,000 से बढ़ के आज 1,90,000 आवास को पूर्ण कर चुके हैं। जो किस्तें दे दी गई हैं मैं उसके बारे में सदन के समक्ष रखना चाहती हूँ। अब तो पक्ष के लोग ही बचे हैं, उनके भी जानकारी में होना आवश्यक है कि पहली किस्त जिन लोगों को दी गई है वो 10,281 लोग हैं। दूसरी किस्त 1,80,000 लोगों को तकरीबन, तीसरी किस्त 1,27,000 लोगों को, चौथी किस्त 36,000 के आसपास जो है आवासों के लिए दिया गया है। मैं धन्यवाद करना चाहूंगी आदरणीय वित्त मंत्री जी का, जिन्होंने 4100 करोड़ रुपए अबू आवास के लिए हम लोगों को दिया है। और मैं ये कहना चाहूंगी जो सैंक्शन अबू आवास थे 6,30,000 के आसपास जो संख्या थी, उस पर काम शुरू कराने का काम हम लोग इस वित्तीय वर्ष में करेंगे। सिर्फ किस्त हम लोग नहीं दे सकते, उस काम को पूर्ण कराना भी विभाग की जिम्मेदारी है। नई योजनाएं नहीं, लेकिन जो योजनाएं चल रही हैं उसको प्रभावी तरीके से कैसे किया जाए, इसके लिए विभाग में कार्यरत सभी लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। और जैसे जैसे फेज वाइज जैसे लोग अपने आवास के काम को पूर्ण करते हैं, उनकी वह किस्त जारी की जा रही है। पैसे की उसमें कहीं कोई कमी नहीं है। जैसे काम पूर्ण होता है, लाभुक को उसके खाते में पैसा देने का काम किया जा रहा है। यही नहीं, 95 दिन मनरेगा की मजदूरी भी इस अबू आवास को पूर्ण करने के लिए दिया जा रहा है। लेकिन अब मनरेगा पर राज्य सरकार पर अलग 5,000 करोड़ का बोझ कैसे केंद्र सरकार देने की बात कर रही है, यह बहुत ही अजीब बात है। अध्यक्ष महोदय, अंतिम
जिस बात पे मैं आना चाहूँगी वो हमारे विभाग के JSLPS पर है, जो खास करके महिलाओं को सशक्त करने को लेकर काम कर रही है। और मैं ये कह सकती हूँ कि नारी शक्ति की बात अब हम लोग के राज्य में सिर्फ नारों में नहीं बल्कि निर्णयों में उनका प्रभाव दिख रहा है। इस राज्य में महिलाएं सिर्फ वोट बैंक के तरह नहीं बल्कि राज्य के मेन स्ट्रीम में अब शामिल हैं। जो समूह की महिलाएं हम लोगों ने बहुत समय से बताने का काम किया है कि 35 लाख महिलाएं जुड़ी हुई हैं, वो उन्हें चक्रीय निधि से जोड़ करके उनको कई तरह के काम और रोजगार से जोड़ा जा रहा है। लेकिन आज जो समूह की महिलाएं हैं वो सिर्फ अपने आर्थिक सशक्तिकरण के लिए ही काम नहीं कर रही बल्कि झारखंड में बहुत बड़ा बदलाव लाने का काम इन महिलाओं ने किया है। और मैं बहुत गर्व के साथ ये आपको बताना चाहूँगी अध्यक्ष महोदय कि झारखंड के ग्रामीण इलाकों का जो आबादी 2 करोड़ 70 लाख के तकरीबन है, उससे ज़्यादा वृक्ष हमारे महिलाओं ने बिरसा हरित ग्राम के माध्यम से लगाया है। 2 करोड़ 72 लाख वृक्षों को लगाने का काम स्वयं सहायता समूह की बहनों ने किया है। तो ना वो सिर्फ अपनी आजीविका बल्कि पर्यावरण, झारखंड के जल जंगल जमीन को और यहाँ के पर्यावरण को संरक्षित करने का भी काम वो लोग बहुत तेजी से कर रही हैं। उनके आर्थिक स्वावलंबन, सुरक्षा और सम्मान, शिक्षा और स्वास्थ्य, साथ ही साथ जो सामूहिकता है उसको हम लोग सशक्त करने का प्रयास कर रहे हैं। कैसे विमेन लेड डेवलपमेंट इस राज्य में हो उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। कन्वर्जेंस के माध्यम से, वो चाहे इंटर डिपार्टमेंट हो चाहे इंट्रा डिपार्टमेंट हो, आज अगर कृषि, पंचायत और ये समूह की महिलाएं साथ मिलकर के काम करेंगी तो एक बहुत बड़ा व्यापक बदलाव हमारे गांवों तक पहुंच रहा है। और जो हमारी बहनें हैं वो एक बदलाव का बहुत बड़ा चेन मेकर बन करके उभरी हैं। अध्यक्ष महोदय, इन बहनों को एक कदम और आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों ने नारी जैसी योजनाओं को तेजी से बढ़ाने का काम किया है, जिसका मतलब है कि नर्चरिंग एक्सेलरेटेड एक्शन फॉर रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन, जिसमें इन बहनों को कैसे उद्यमी वो खुद बने और साथ ही साथ ऐसे मौके बनाए जहां महिलाओं को वो नौकरियां दे सके, रोजगार दे सके। ये एक हम लोगों के महिलाओं के द्वारा लाया गया बदलाव आने वाले सालों में प्रमुखता से होगा। हम लोगों की सरकार की उपलब्धियां और विभाग के प्लान के बारे में तकरीबन सभी बातें साझा हो चुकी हैं। और क्योंकि होली का मौका है, मैं उस सेलिब्रेशन से आप लोगों को दूर नहीं रखना चाहूँगी। मैं बस आप सभी का धन्यवाद देते हुए इस बात के लिए, नीरा जी तो सदन से चली गई, बकाया राशि पर भी अब हम लोग को कोई सहयोग नहीं मिलेगा, लेकिन इस कटौती प्रस्ताव को वापस लेने की मांग मैं इस सदन में आपके समक्ष रखती हूँ अध्यक्ष महोदय। और ये उम्मीद करती हूँ कि संविधान ने हम लोगों को यह शक्ति दी है कि हम जो ये ग्रांट्स हम लोगों को मिलना है वो सदन के सहमति से, हाँ अध्यक्ष महोदय, विपक्ष के लोग चले गए लेकिन बहुत एक महत्वपूर्ण बात छूट गई। रोड और पुल के लिए इस वित्तीय वर्ष में आप सब जानते हैं हम में से कई पुराने सदस्य हैं। चुनावी वर्ष में हम लोगों ने बहुत सारे सैंक्शंस लिए थे और इस वित्तीय वर्ष में माननीय वित्त मंत्री जी ने हम लोगों को पैसे दिए हैं ताकि हम नई योजनाओं को भी ले सकें। तो मैं जो माननीय सदस्य हैं उनको आश्वस्त करती हूँ कि 15 किलोमीटर सड़क और पहला साल है, फिर बाकी और भी होगा, और 10 करोड़ रुपए पुल के लिए उस पर हम लोग योजना को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और साथ ही साथ जो आपके विधायक निधि का इस साल का जो पैसा है वो जल्द आप लोगों के पास अपने क्षेत्र के लोगों के काम के अनुरूप अनुशंसा के लिए पहुंचेगा। और एक बात और आई अध्यक्ष महोदय, सुझाव के तौर पर ही और चुनौती के तौर पे भी लोगों ने विभाग के कार्य प्रणाली को लेकर या पिछले दिनों जो भी विभाग में हुआ उसको लेकर के टीका टिप्पणी की है, क्योंकि हम लोगों के माननीय
सदस्यों का भी यहाँ पर नाम लिया गया। तो मैं कहना चाहूँगी कि विभाग के क्रियाकलापों पर जो आपत्तिजनक बातें हैं उसको हम लोग कैसे सुधारें, उसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं, सरकार प्रयास कर रही है। और जो अच्छे काम करने वाले लोग हैं उन लोगों को आगे बढ़ाना, जिम्मेदारी देना। और जो एक मिनट माननीय मंत्री जी, प्रश्न के माध्यम से लाए महोदय, बिलो टेंडर वाला जरूर कोई उपाय करे माननीय मंत्री, यही आग्रह है महोदय। चलिए माननीय मंत्री ज्यादा नहीं करे महोदय, सब हम लोग तरस है महोदय, गुणवत्ता नहीं हो पा रहा। भावना है उससे मैं भी सहमत हूँ। हम लोगों का भी अपना क्षेत्र है, वहाँ भी अगर इस तरह की कोई बात होती है तो जरूर काम की गुणवत्ता पर उसका असर पड़ता है। लेकिन मैं फिर बोलूँगी तो बोला जाएगा, रटा रटाया बोला जा रहा है, लेकिन पीडब्ल्यूडी कोड के अनुरूप हमें काम करना है। लेकिन इस बात को हम लोग कैबिनेट में माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष हम सभी मंत्रीगण रखेंगे, ताकि इस पर आगे कोई ऐसा निर्णय हो जाए जो राज्य हित में हो, क्षेत्र में काम की गुणवत्ता पर भी प्रभाव ना पड़े, और इस तरह से जो प्रचलन राज्य में शुरू हो गया है उस पर रोकथाम हो सके। आप सबका मैं धन्यवाद करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि कटौती प्रस्ताव जो है वापस लिया जाएगा। हमने उठाया था कि जब तक ये बिलो टेंडर वाला कुछ फैसला नहीं होता है तो अनुश्रवण का काम जो है इस पर एक व्यवस्थित तरीके से किया जाए, ताकि अनुश्रवण का काम मजबूती से हो। करते हैं और मैं विभाग में कार्यरत जो पदाधिकारी हैं, इंजीनियर्स हैं, उनको निर्देशित करती हूँ कि जिन लोगों ने बहुत बिलो टेंडर डाल करके काम लेने का काम किया है वो काम गुणवत्तापूर्ण कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, या फिर अगर नहीं कर रहे हैं तो उन पर किस तरीके से कार्रवाई हो। इन बातों के साथ अध्यक्ष महोदय मैं अपने वक्तव्य को समाप्त करती हूँ। हो गया। एक मिनट, बोलिए। हुजूर, 24 और 25 का जो सड़क और पुल हम लोगों से मांगा गया था हुजूर, मंत्री महोदय से 2 शब्द उस पर कहलवा दीजिए हुजूर। 25-26 का तो 15 किलोमीटर कह दी और 10 वर्ष में हमें नई योजनाओं को लेने के लिए जो हमने अभी डिमांड किया है वो मिला है। सभी पूरे सदन की सहमति और अनुदान हम लोगों को मिल जाता है तो नए सड़क और पुल बनाने का काम हम लोग इस वित्तीय वर्ष करेंगे। क्या माननीय सदस्य डॉक्टर नीरज यादव जी अपना कटौती प्रस्ताव वापस लेना चाहते हैं? अनुपस्थित। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है वह हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में है वह ना कहें। मैं समझता हूं कि प्रस्ताव के विपक्ष में बहुमत है, विपक्ष में बहुमत है, यह प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ। अब मैं मूल प्रस्ताव लेता हूं। प्रश्न यह है कि ग्रामीण विकास विभाग के संबंध में 31 मार्च 2027 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा उसकी पूर्ति के लिए 123 अरब 46 करोड़ 89 लाख 71 हजार रुपये का अनधिक राशि प्रदान की जाए। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है वह हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में है वह ना कहें। मैं समझता हूं कि प्रस्ताव के पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है, यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, मांग स्वीकृत हुई। मान्य सदस्यगण, सभा की कार्रवाई सोमवार दिनांक 9 मार्च, सोमवार दिनांक 9 मार्च 2026 के 11 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित की जाती है। आप सब